हेलो हाय सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। फ्लिकर आ रहा है क्या? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। ये सब फ्लिकर फ्लिकर आ रहा है क्या आपको? ये सर, गुड मॉर्निंग। कैमरा पे आ रहा है क्या? मेरे को दिख रहा है। जस्ट सेकंड। हाँ, थोड़ा ठीक हुआ, थोड़ा फ्लिकर आ रहा है, थोड़ा सेटिंग्स बदलते हैं। हाँ देखो, एकदम बढ़िया हो गया सर। ये सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हाँ जी सर, सुप्रभात। बढ़िया सर, आप सबकी दुआ है, सलाम दो। आशा करता हूँ आपका रविवार कैसा रहा, मतलब अच्छा रहा होगा। पर खैर, दुनिया की हालत तो ठीक नहीं है, आपकी हालत ठीक रहे होंगे सर। ये सर। हाँ सर, मेरा तो ठीक है, मैंने आराम किया। एक्चुअली तबियत थोड़ी नादुरुस्त थी, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। मतलब पिछले हफ्ते से तो ठीक लग रहा है। मतलब आज तो सुबह तो ठीक लग रहा है। मतलब मैंने वो मंडे मॉर्निंग की मोटिवेशन दी है। मतलब ओके, खुद भी मंडे ब्लूज ना है ना उसके लिए। सम समझ नहीं। हाँ, मंडे ब्लूज तो आते हैं ना सर। ऐसे तो मैं संडे काम करता हूँ, पर कल ही नहीं किया था। मतलब यस्टरडे आई डिडंट, मतलब सिस्टम पे भी नहीं बैठा कल तो। नॉर्मली मैं बैठ जाता हूँ सर। ओके, छोटा मोटा काम पास करने, अपडेट डालने हैं। कल तो वो भी नहीं किया, मतलब हो नहीं पाएगा सर। नहीं, मेरे को नहीं आई, वर्ल्ड कप में इंटरेस्ट नहीं है सर, कोई इंटरेस्ट नहीं है कुछ ना। बड़ा मैं रुचिहीन व्यक्ति हूँ सर। नहीं, वैसे कुछ हुआ नहीं है, बट आई डोंट वॉच दैट मच मैचेस। कुछ कुछ देख लेता हूँ कभी कभी। अरे भाई, हैप्पी बर्थडे। ऑफलाइन में होते बहुत, कितनी सारी हम चॉकलेट खाते हैं सर। क्लास को कितना सारा पार्टी मिलता है सर। ये नाइंसाफी है सर, है ना। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। एंड आप और मेहनत करो, और आपकी जितने भी इच्छाएं हैं, आपकी जितने भी सपने हैं सर, है ना, ऊपर वाला आपको हेल्प करे उसको अचीव करने में। अच्छा, कल हम लोग कहाँ पे थे? यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट मोहम्मद। और मोहम्मद के बारे में कल हम लोग देख रहे थे कि कैसे ये घटना बनी सर, है ना, समझे हाउ थिंग्स हैपेंड विद रिस्पेक्ट टू दी गजनवी इन्वेजन ऑफ इंडिया सर। ठीक है, तो वहाँ से आगे चलेंगे आज। और मोस्ट ऑफ दी गजनी गोरी दोनों को खत्म करके सल्तनत की तरफ चले जाएंगे, गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली सल्तनत, कि क्या हुआ दिल्ली सल्तनत में, एंड किस तरह से दिल्ली के सुल्तान जो है वो अपना एस्टैब्लिशमेंट करते हैं सर। ओके, सो इन द प्रीवियस सेशंस वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फॉरेन इन्वेजन ऑन इंडिया। एंड विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन इन्वेजन्स हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे अरब इन्वेजन हुआ। अरब के बाद विल सी द गजनीज इन्वेजन विल टेक प्लेस, एंड देन फाइनली द गुरिद इन्वेजन विल टेक प्लेस, है ना। गुरिद इन्वेजन होता है। तो गजनी के पॉइंट ऑफ से हमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तीन चार प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। वो तो एक तो पहला क्वेश्चन है, वो है मोटिव का क्वेश्चन, कि व्हाट वाज द मोटिव एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मोहम्मद गजनीज इन्वेजन ऑन इंडिया। सेकंडली हमें ये देखना है कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ गजनवी इन्वेजन ऑफ इंडिया, समझे। और तीसरी कहानी हमें ये भी देखनी है कि इसके पीछे के रीजंस क्या थे, कि व्हाई दी गजनी सक्सीडेड इन विनिंग ओवर इंडिया और अटैकिंग इंडिया ओवर 16 टाइम्स और 17 टाइम्स, है ना। 17 दफा वो जब आया उसके बाद खोखरों ने जाता है उसको निपटा दिया। ओके, तो हमें ये पांच छह पॉइंट्स से इतिहास को समझना है और देखना है कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और उसके साथ साथ हमें ये भी समझने की कोशिश करनी है कि ये जो गजनवी इन्वेजन जो हुआ सर, है ना, समझे, उसके मोटिव क्या थे। तो मोटिव हमने पिछले क्लास के अंदर देखे थे सर, है ना। और इसके ऊपर जो हिस्टोरिकल डिबेट है उसी के ऊपर हमको देखना है कि मोटिव में अलग अलग प्रकार की डिबेट चलती है। एक डिबेट ये चलती है कि गजनीज इन्वेजन जो हो रहा था उसके पीछे के मोटिव कुछ और थे सर, है ना, समझे। एंड ये मोटिव में इकोनॉमी के साथ साथ रिलीजियस मोटिव भी था, हाथी का मोटिव भी था, मल्टीपल मोटिव दैट वर हाइलाइटेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम सर, है ना। तो वी हैड सीन विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री की ये मूल तरह से गजनवी लोग जो थे अफगानिस्तान में रहने वाले लोग थे सर, है ना। गजनी करके एक प्रांत था सर। ओके, एंड अब्बासीड ओवर पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह से डोमिनेट करते हैं और उनके साथ ये लोग पहले अटैच होंगे। एंड ग्रेजुअली हमको देखने को मिलता है कि ये लोग समानीस के पास चले गए सर, है ना, समझे। तो हमें देखने को मिलता है कि ये गुलामी प्रथा के थ्रू, स्लेवरी सिस्टम के थ्रू निकल के आएंगे। उसमें अल्पगीन और सबुकतगीन करके दो गुलाम हुआ करते थे। अल्पगीन का ही गुलाम था सबुकतगीन, और सबुकतगीन का छोकरा था गजनी सर, ठीक है, समझे। एंड बाय द पीरियड ऑफ सबुकतगीन देयर वाज एन अटैक ओवर वी कैन से द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। और जब गजनी सत्ता के ऊपर आया, महमूद गजनी सत्ता के ऊपर आया, सुल्तान महमूद सत्ता के ऊपर आया, तो उसने अपने भाई के साथ संघर्ष किया, और भाई के साथ संघर्ष करने के बाद फाइनली ही वाज एबल टू डोमिनेट हिमसेल्फ, ठीक है, समझे। तो हमें ये पता चल रहा है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये पर्सिया के साथ अपने आप को लिंकेजेस करने की कोशिश करेगा। एंड हमें ये पता चला कि कैसे ये लोग भारत की तरफ आते हैं सर, ठीक है, समझे। तो एक्चुअली इसमें दो थे। इनिशियली दे वर पार्ट ऑफ द अब्बासिड एम्पायर सर, है ना, कैलिफेट के रूप में 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी में। लेटर ऑन दे वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द समानिड्स, दैट इज एक्चुअली द पर्शियन एम्पायर सर, ठीक है। तो इन्होंने दोनों के अंदर, मतलब इनिशियली जब ये लोग निकल के आए थे, जब दे वर पार्ट ऑफ द ग्रेटर पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ द कैलिफेट सिस्टम। हां, बट देन फाइनली समानिड्स के साथ काम करते हैं। मजे की बात ये है कि समानिड्स के साथ काम करते हुए बावजूद भी ये लोग खलीफा के थ्रू अपने रिलेशंस को अच्छे रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको पता था कि खलीफा इज द मोस्ट इंपोर्टेंट अथॉरिटी इन द होल मिडिवल वर्ल्ड सर, है ना, समझे। तो इस तरह से हमें पता चला कि गजनी के इन्वेजन हुए, गजनी के कोर्ट में ये फिरदौसी जैसे ऑथर्स हुआ करते थे, और गजनी को इंडिया के बारे में पता था कि भाई क्या क्या है, यहाँ का इतिहास क्या रहा है, एंड मेनी थिंग्स, क्योंकि ट्रेड रूट तब तक आ चुका था। अरब्स बड़ी मात्रा में भारत की तरफ आ रहे थे, तो अरब्स ने भी इंडिया के बारे में लिखा हुआ है सर, ठीक है। तो देयर मेनी अरब स्कॉलर्स एंड अरब ऑथर्स हु हैड कम टू इंडिया, दे हैड रिटन अबाउट इंडिया एज़ वेल, द वेल्थ दैट द इंडिया पोजेस्ड एंड मेनी अदर थिंग्स एज़ वेल। ओके, तो इन सब वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए सर, ऑल दिस थिंग्स कमिंग टुगेदर, दी महमूद डिसाइडेड टू अटैक ओवर इंडिया, है ना। तो महमूद ने बेसिकली इंडिया की तरफ अटैक किया। तो कहानी आपको ये मिलती है कि ये 16-17 बार आएगा, है ना। और मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्मली सितंबर अक्टूबर के महीनों से आता था, अप्रैल तक रुकता था और फिर वापस कट लेता था। ऐसे रूट्स को ये लोग पकड़ते था जैसा वहाँ वी विल सी कि नेचुरल टेरेन उसको तकलीफ ना दे सर, काइंड ऑफ। और हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि रेनी सीजन से पहले ये जाएगा सर। ओके, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं डिबेट के ऊपर है। डिबेट के ऊपर ये है कि उसने इतनी बार अटैक किया, तो एम्पायर बिल्डिंग करने का इसने कभी सपना किया था कि नहीं किया था। अब देखिए, एम्पायर बिल्डिंग का सीधा-सीधा सपना नहीं था, बट इन द लेटर पीरियड वी डू सी कि उसने पंजाब को अपना होल्ड बनाया था सर, है ना, समझे। सो कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान बाय 1022 पंजाब वाज पार्ट ऑफ द गजनवी एम्पायर। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये भी हमको पता चला कि थोड़ी बहुत एम्पायर बिल्डिंग की चीजें थी। एक ऑब्जेक्टिव वेल्थ का था। प्रोफेसर हबीब, मैंने बताया, अलीगढ़ स्कूल से बिलोंग करते हैं, इनका ये मानना था कि भाई पैसा लेने के लिए आ रहा था सर, ठीक है। बट वी विल सी कि पैसे उस पीरियड के अंदर टेंपल्स के अंदर से, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये भी एक प्रोमिनेंट अटैक के पोजीशंस बन जाते हैं। सेकंडली, टेंपल्स को अटैक करने से उसको दो चीज ये भी चीजें आपको मिलती है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, जो रेडिकल लोग थे, उनको सपोर्ट करते थे, क्योंकि रेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी में, इनका ये मानना था कि अगर ये टेंपल्स तोड़ेगा तो ग्लोरी होगी सर, एक तरह से रिलीजियस रेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि काफी सारे ऑथर्स इसको लिखते हैं कि भाई वो रिलीजियस प्रोपेगेटर, कुछ कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से आया था। दोनों का मिक्सचर था, इकोनॉमी और रिलीजियस, क्योंकि ये दोनों
के दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड थे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिलीजियस मोटिव था, हमारे पास क्लियर कट मिल रहा था, क्योंकि वी विल सी कि आके अपना बुट शिकन कहता है। इनफैक्ट बुट शिकन का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स, है ना, समझे? एंड वी विल फाइंड कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर से काफी लोगों ने लिखा और आइडेंटिफाई किया कि भाई देखो ये रिलीजियस ऑब्जेक्टिव से आ रहा है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये गजनी ने जब सोमनाथ के ऊपर और सेंट्रल इंडिया नॉर्थ इंडिया के ऊपर अटैक करके जब वापस गया, तो खलीफा ने इसको रिकॉग्नाइज किया था और उसके लिए स्पेशल दरबार या काइंड ऑफ मीटिंग बुलवाई थी, जहां इसको काफी सारे टाइटल्स के थ्रू बोला गया था सर। ओके, तो ये भी चीज दर्शा रही है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम रिलीजन इसके लिए बड़ा प्रोमिनेंट पार्ट था। अगर रिलीजन नहीं होता तो यू वुड गॉन टू मल्टीपल एरियाज, जहां वी विल सी कि उसने अटैक किया होता, बट नहीं किया था सर, ठीक है ना, समझे? जो अलीगढ़ स्कूल से ऑथर से इनका ये भी मानना है कि देखो गजनी ने इस्लाम के नियमों का पालन नहीं किया बाय अटैकिंग द होली प्लेसेस, है ना, समझे? एंड अल्टीमेटली ये रिलीजियस ऑब्जेक्टिव से शायद आया भी होगा, तो इसके कारण इस्लाम को नुकसान पहुंचा है, ना कि फायदा हुआ है, ठीक है? तो ये चीज बड़ी प्रोमिनेंट थी जो अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी से ऑथर्स इसको आइडेंटिफाई भी करके लिखेंगे। कुछ ऑथर्स ने ये भी कहा कि गजनी हाथी लेने आया था, खैर हाथी वाज नॉट द करेक्ट ऑब्जेक्टिव, बट देन वी विल सी कि हाथी का उपयोग कुछ जगह पे किया गया है। भारत में ट्रेडिशनली हाथी का उपयोग होता था इन द वॉरफेयर, और ये सबसे लास्ट फेज था जहां आपको एलिफेंट्स मिलेंगे सर, ठीक है? बाकी पैसे कमाने के लिए, प्रेस्टीज के लिए, ग्लोरी के लिए आया था, उसको पता था कि इंडिया के अंदर बड़ी फ्रेगमेंटेशन है। काफी लोग ये भी लिखते हैं कि वो यहाँ से कारीगरों को लेके गया था, है ना, आर्टिजन्स को लेके गया था सर, ओके? क्योंकि सेंट्रल एशिया में जो स्कल्पटर्स थे, आर्किटेक्ट्स थे, इंजीनियर्स थे उस पीरियड के अंदर, उन सबकी कमी हुआ करती थी, और भारत से ये लोग ये कारीगरों को उठा के लेके गया और उसके बाद उसने आक्रमण किया। इसके पीछे काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ही डिड नॉट वांटेड टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ एम्पायर, बट एम्पायर बिल्डिंग वाज सीन इन द लेटर स्टेजेस, जहां 1022 के आसपास हमको पता चला इसने पंजाब को एनेक्स किया, बट दैट टू वाज वेरी लेटर ऑब्जेक्टिव, ओके? तो रियलिटी वी विल सी कि एक से अधिक प्रकार के इसके ऑब्जेक्टिव्स हमको यहाँ से आ रहे हैं सर, ठीक है, समझे? एंड वी विल फाइंड कि द रियल ऑब्जेक्टिव वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल पार्ट्स, है ना, समझे? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी कि उसने ऐसी-ऐसी जगह के ऊपर टारगेट किया जहां रिलीजियस और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस दोनों हो, जैसे मथुरा हो गया, कन्नौज हो गया, सोमनाथ हो गया, नगरकोट हो गया, नगरकोट में विल सी कि कांगड़ा है, वहां ज्वालामुखी का मंदिर हुआ करता था, तो इट इज टू बी शक्तिपीठ एज़ वेल सर, ओके? तो ही हैड अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सबका मिक्सचर था, एंड वो बेसिकली उसे जीतने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरह से उसने इन्वेजन्स किए हैं। अब देखिए ये इन्वेजन्स को बॉल बाय बॉल हम लोग नहीं देखेंगे, बट मैं आपको खाली एक ओवरव्यू बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई देखो कैसे उसकी एंट्री हुई सर, ओके? तो सबसे पहले पंजाब से ऊपर हमको पता चलता है कि हिंदू शाही डायनेस्टी थी सर, ओके? और हिंदू शाही डायनेस्टी के ऊपर वो अटैक करेगा, वहां से अटैक होते 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 वो विल सी कि ही विल बी कमिंग टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट, और फिर वहां से विल सी कि ही विल कमिंग टुवर्ड्स द गुजरात एज़ वेल सर, है ना? तो इस तरह से उसने अलग-अलग पीरियड में, अलग-अलग टाइम में अलग-अलग शासकों को और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर उसने अटैक किया है सर, ओके? अब जैसे पहली बार उसने हिंदू शाहियों के साथ लड़ाई की सर, है ना? एंड हिंदू शाही वी विल सी कि उनको डेसिमेट कर देता है, वहां से बड़ी मात्रा में गुलाम लेके गया सर, ओके? फिर 1000 के अंदर उसने फिर से अटैक किया सर, है ना? तो वहां पे भटिया ट्राइब्स हुआ करती थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, उनके साथ लड़ाई करता है सर, ठीक है? मुल्तान में मुस्लिम डायनेस्टी हुआ करती थी, उनके साथ लड़ाई करेगा सर, ठीक है ना, समझे? एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम विल सी कि जयपाल जो हिंदू शाही डायनेस्टी का राजा था उनको भी खत्म कर देगा सर, ठीक है? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि हिंदू शाही के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलती रही। इनफैक्ट हिंदू शाही में दो राजाओं ने संघर्ष किया था, एक जयपाल और दूसरे थे आनंदपाल। जयपाल ने तो वी विल सी कि सबुकतगिन के सामने भी लड़ाई की, सबुकतगिन जो गजनी का फादर था मोहम्मद गजनी का, तो उसके सामने भी ये संघर्ष करता रहेगा सर, ठीक है ना, समझे? सेकंडली ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि लोकल रूलर्स भी कुछ-कुछ गजनी के फेवर में आए, और फिर उसने बाद फिर मुल्तान के ऊपर फिर अटैक किया। इनफैक्ट मुल्तान के ऊपर जब उसका फोर्थ अटैक होगा सर, ठीक है? वहां उसने वहां के लोकल मुस्लिम रूलर्स को ही डेसिमेट कर दिया था और कहा कि भाई ये जो मुसलमान रूलर्स है मुल्तान के, मेरे हिसाब से मुसलमान नहीं है। एक्चुअली अफगानिस्तान में अगर आप पश्तू कम्युनिटी को देखोगे, खास करके जहां से लोग आए हैं सर, ठीक है? तो इनका जो पख्तू वली या पश्तू वली चलता है, इनमें इस्लाम की परिभाषा बहुत अलग है। आप तालिबान आप देखिए, तो उनका इस्लाम कंपेयर टू बाकी सारे इस्लाम से बहुत डिफरेंशिएट होते हुए मिलेगा, ठीक है? तो वही चीज आपको यहाँ गजनी के साथ भी मिलेगी सर, है ना? और गजनी यही कह रहा था कि भाई देखो यहाँ के जो मुल्तान का रूलर है सब कुफ्र कर रहा है, काइंड ऑफ सर, ठीक है ना, समझे? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने पंजाब से लेके बाकी सारे रीजन के ऊपर अपना एस्टैब्लिशमेंट किया। वी विल आल्सो सी दैट 1000 के बाद कंटीन्यूअसली अटैक होते रहे और वहां के लोकल रूलर्स को उसने खत्म कर दिया सर, ठीक है ना, समझे? तो हमें ये पता चला है कि गुड नंबर ऑफ पीपल सर, है ना, समझे? जो उसके अंडर में भी आ गए थे, बट धीरे-धीरे करके उनको खत्म करता रहा सर, है ना? इसमें एक लड़ाई हुई थी वाहिंद की लड़ाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है? ये नॉर्थ वेस्ट में लड़ी जाती है, एंड इन दिस बैटल ऑफ वाहिंद वी विल कम टू नो कि आनंदपाल जो जयपाल के संतान हुआ करते थे शाही डायनेस्टी के, उन्होंने काफी संघर्ष किया था। इनफैक्ट ही वाज आल्सो हेल्प्ड बाय द लोकल रूलर्स ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, इंक्लूडिंग राजा भोज के साथ भी ये कहते हैं कि भोज हैड आल्सो ट्राइड टू हेल्प देम आउट सर, ओके? बट समहाउ वी विल सी कि द रिजल्ट वाज नॉट इन फेवर ऑफ द हिंदू शाही किंग्स हु कुड नॉट स्टॉप द ऑनस्लॉट ऑफ द गजनी, है ना, समझे? एक्चुअली आनंदपाल उस परेड में हाथी के ऊपर बैठे हुए थे और हाथी के ऊपर बैठ के जब लड़ाई कर रहे थे तो इट इज बट ऑब्वियस कि आपको तीर लगने की शक्यता ज्यादा है सर, ठीक है? तो वो रडार में आ गए, देन ही पास्ड अवे सर, ठीक है? उसके बाद उसने पहाड़ों से ही, मतलब आप देखिए पंजाब से वो पहाड़ों की तरफ गया सर, ओके? सो ही देन वेंट टुवर्ड्स नगरकोट सर, है ना? नगरकोट से वहां पे ज्वाला देवी और वहां के जो इंस्टीट्यूशंस थे उसको उसने लूटा बड़ी मात्रा के अंदर, विल सी कि गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड की ज्वेलरी को उसने कंट्रोल किया, एंड देन फाइनली उसने मुल्तान मुल्तान होते हुए कंसोलिडेट करते हुए फिर वो नॉर्थ की तरफ आया। मतलब पहले 10 साल अगर आप गजनी के देखोगे ना, 1000 से लेके 1010 तक सर, ओके? वो खाली पंजाब और उत्तर के पहाड़ी विस्तार तक ही सीमित था सर, ओके? उसके बाद ग्रेजुअल सेंस के अंदर हमें ये पता चलता है कि उसने सेंट्रल इंडिया की तरफ आने की कोशिश की सर, ओके? अब नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की तरफ क्यों आएगा उसके पीछे की दो कहानियां आपको मिलती है सर, ओके? एक्चुअली हुआ क्या कि आनंदपाल की तो मृत्यु होगी और आनंदपाल के बाद शाही डायनेस्टी में आखिर के राजा आए थे त्रिलोचन पाल सर, ओके? त्रिलोचन पाल ने डिसाइड किया कि आई विल कंटिन्यू टू फाइट। देखिए नाम ही है पाल सर, है ना? पीछे पाल का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टर सर, ठीक है ना, समझे? सो द शाहीज वर लाइक, हम झुकेंगे नहीं सर, है ना? हम लड़ते रहेंगे कंटिन्यूअसली एंड मोमेंट तक सर, ओके? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस विल सी कि व्हेन द गजनवी इन्वेजन कंटिन्यूड द शाहीज डिसाइडेड टू टेक हेल्प ऑफ द चंडेल्स एट दैट टाइम सर, है ना, समझे? तो चंडेलों के साथ इन्होंने साथ किया। विद्याधर करके राजा थे जिनके बारे में मैंने बताया था कि चंडेल डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी ऑलमोस्ट, मतलब उनके पहले तो और भी राजा थे बट विद्याधर सबसे प्रोमिनेंट थे सर, ओके? इन्होंने फिर वो गढ़वालों को भी पलटाया सर, ओके? तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब गुर्जर प्रतिहारों के साथ संघर्ष किया था चंडेलों ने। तो हमें पता चलता है कि उसके साथ संघर्ष हुई, उसके बाद उसने थानेसर और मथुरा के ऊपर अटैक किया, फिर कश्मीर की तरफ गया नहीं गया, एंड फिर फाइनली ये कन्नौज की तरफ आया। कन्नौज के पॉइंट ऑफ व्यू से वी वर डिस्कसिंग, हाँ, 1014 तक, मतलब 1013-14 तक ऐसा कहते हैं कि आनंदपाल वाज स्टिल देयर सर, है ना, समझे? आनंदपाल को बेसिकली उन्होंने गुलाम बना के रख दिया था और आनंदपाल के साथ ऐसा हुआ था कि ही वाज वेरी स्मार्ट डिप्लोमेट, है ना? डिप्लोमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट ही यूज्ड टू डू इज कि जब जब गजनी आता था तो उनके अंडर में वो स्वीकार लेता था सर, ठीक है, समझे? सो यूज्ड टू मेक श्योर कि भाई हो सके उसने गजनी के सामने सीधा संघर्ष ना करे सर, ठीक है, समझे? गेटिंग ऑफ, ओके? तो वी विल सी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब गजनी आएगा तो वो उसके अंदर में उसकी सुज़ेनिटी को स्वीकार लेंगे। जैसे ही वो जाएगा तो उसके बाद ये रिबेल करके अपने आप को फिर से इंडिपेंडेंट कर लेंगे सर, है ना? इन बिटवीन काफी बार ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे स्थानिक रूलर्स थे जिन्होंने गजनी के प्रभाव में इस्लाम को स्वीकारा, है ना, समझे? बट जैसे गजनी वापस गया तो दे यूज्ड टू कम बैक टू द ओरिजिनल आइडेंटिटी, घर वापसी करते थे, फिर विद्रोह कर देते थे सर, ठीक है, समझे? क्योंकि दे न्यू कि दे वुड नॉट बी एबल टू लाइक नो स्टैंड अप टू द फोर्सेस ऑफ गजनी टिल हिज हियर सर, ओके? बट बिकॉज़ गजनी का तो फिक्स टेन्योर था, इनको भी समझ में आ गया था कि आएगा 2 4 6 महीने आके लूट-फाट करके प्लंडरिंग करके अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करेगा, फिर ये कटेगा वापस सर, ओके? गजनी को दो कारण थे ना सर, क्योंकि उसको पता था कि इफ ही एस्टैब्लिश हिमसेल्फ इन इंडिया देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि उसका सेंट्रल एशिया का एम्पायर टूट जाएगा सर, है ना, समझे? सो ही वाज नॉट रेडी टू गिव द सेंट्रल एशियन एम्पायर एज़ वेल, साइमल्टेनियसली, कि अफगानिस्तान से लेके जहां से ओरिजिनली बिलॉन्ग कर रहा है सर, क्योंकि इंडिया में तो श्योरिटी है नहीं 100% कंसोलिडेट कर पाए, तो प्लंडरिंग से जितना पैसा कमा रहे हो उतना कमाओ, उसके बाद करते हो सर, है ना, समझे? तो इसने कश्मीर के ऊपर भी जाने की कोशिश की बट समहाउ नॉट सक्सेसफुल सर, फिर वो कन्नौज गया सर, ओके? कन्नौज में तो गुर्जर प्रतिहारों के आखिर के राजा थे राज्यपाल, है ना, मैंने आपको बताया था राज्यपाल कि वही राज्यपाल है जो भाग गया था सर, है ना? वो कन्नौज से भागते हुए ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो विद्याधर के पास गए सर, ओके? और विद्याधर जो चंदेल डायनेस्टी के राजा थे इनके ही सामंत थे, वो कह रहे थे कि भाई तू कैसे राजा है सर, है ना, तू कैसा गवर्नर है ना, तू विदेशों से नहीं लड़ पा रहा है सर, ठीक है, और तू हमारा बड़ा राजा के रूप में है सर, ठीक है, और हम तुम्हारे सामंत हैं।
और तुम ये सोच रहे हो कि हम तुम्हारी मदद करेंगे सर, ठीक है ना? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम विल सी कि फिर राज्यपाल की भी पूरी बच जाती है सर, है ना? तो ये सब बहुत सारी कहानियाँ आपको इसके अंदर से मिलती रहती है और उसने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को, टेम्पल्स को उसके ऊपर अटैक किया सर, ठीक है ना? समझे? तो मथुरा के ऊपर अटैक हुआ, मथुरा थाने सर से लेके फिर वो राज्यपाल के ऊपर लड़ाई करता है 1018 में ही सर, ठीक है? तो कन्नौज में 2 एक्सपीडिशंस है। पहले एक्सपीडिशन में ही वाज़ नॉट एबल टू गेट दी मतलब है ना राज्यपाल तब तक वो सर्वाइव कर पाता है। फिर उसके बाद वी विल सी कि राज्यपाल को उसने पलटा दिया सर, है ना? समझे? इनफैक्ट ये एक्सपीडिशन बड़ा प्रोमिनेंट था जहाँ हमको ये पता चलता है कि राज्यपाल का तो पलटता है शाही डायनेस्टी, हिंदू शाही ऑलमोस्ट 15 साल तक ये लड़ी थी। मतलब 999 से लेके 1018 1020 तक इनफैक्ट ये सर्वाइव करते रहे। 3-4 राजा आपको मिलते हैं। तो जयपाल थे, आनंदपाल थे, फिर उनके बाद त्रिलोचन पाल थे, फिर एक और राजा थे भीमपाल करके सर, ठीक है? इन सबको इसने खत्म कर दिया सर, है ना? तो 1020 तक आ जाते हैं तो शाहीज़ कुड नॉट सर्वाइव सर, ओके? एंड देन फाइनली वी विल कम टू नो कि पूरी कहानी बदलती है। सेंट्रल इंडिया की तरफ ही आता है सर, है ना? क्योंकि अब इनके लिए रास्ता खुल गया था, कन्नौज का रास्ता खुल गया था। कन्नौज से सेंट्रल इंडिया की तरफ आया। फिर उसने गोंडों के साथ लड़ाई की थी एक्चुअली। एंड उस पीरियड के अंदर भी वी विल सी दैट भारत की जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी वो गजनी के फेवर में गई सर, है ना? एंड समहाउ ही वाज़ एबल टू विन ओवर द सेंट्रल इंडिया एज़ वेल, है ना? वो ग्वालियर की तरफ गया, वो ग्वालियर की तरफ भी जीता और ग्वालियर के बाद फाइनली किसी ने कहा कि भाई देखो तुम गलत जगह के ऊपर अटैक कर रहे हो सर, ठीक है ना? तो अगर तुम्हें जाना है, अटैक करना है तो देन यू आर सपोज्ड टू गो टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जहाँ सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज है सर, ठीक है? समझे? सो बाय द टाइम ही हैड गॉन टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री सर, है ना? जब उसने ये सब कन्नौज और यहाँ पे अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश कर दिया था, तो उसके बाद फाइनली उसका ध्यान गुजरात की तरफ गया। फिर गुजरात की तरफ पहले भी गया था, बट ही वांटेड टू मेक श्योर कि भाई बाकी सारे रीजन्स में अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करे सर, ठीक है? समझे? सो ही वाज़ एबल टू विन ओवर द रिसोर्सेज, मनी, मटेरियल इंक्लूडिंग द गोल्ड दैट ही हैड सर, है ना? एंड दैट ऑल थिंग वाज़ फंडेड इन द सोमनाथ एक्सपीडिशन सर, है ना? समझे? तो आप देखिए कि पहले 20-25 साल तक सर, है ना? समझे? क्यों सोमनाथ यूज्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल्स ऑफ दैट टाइम सर, ओके? उस दौर के अंदर चालुक्य शैली का जो सबसे बड़ा मंदिर था, उनमें से सोमनाथ था सर, ठीक है? और उसके ऊपर अटैक करना बहुत प्रोमिनेंट था क्योंकि ही वाज़ एबल टू हैव गुड नंबर ऑफ मनी एंड मटेरियल एट हिज डिस्पोजल। आप देखिए उसके पहले उसके पास रिसोर्सेज बहुत सारे आ चुके थे सर, ओके? तो उसने कुछ हज़ारों की संख्या में ऊँटों को इकट्ठा किया था। ग्रेजुअल सेंस में अपनी आर्मी को बड़ा कर रहा था सर, है ना? समझे? मर्सनरीज़ को साथ में किया था सर, ओके? और 1025-26 के ट्रांजिशन में फिर उसने अटैक किया सर, है ना? समझे? तो वही रूट की तरफ आता है। भीमदेव वन उस टाइम पे गुजरात में सोलंकी डायनेस्टी के राजा थे। उन्होंने इनिशियली रास्ते में उसको ब्लॉक किया था, बट समहाउ दे कुड नॉट स्टॉप हिम आउट सर, ओके? एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि इसके ऊपर अटैक हुआ। सोमनाथ शहर के लोगों ने इसको 3-4 दिन तक इसको झेला था, बट समहाउ दे कुड नॉट स्टॉप द ऑनस्लॉट ऑफ मोहम्मद गज़नी सर, है ना? समझे? एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि इसको इन्होंने खत्म कर दिया। इनफैक्ट सोमनाथ टेम्पल और सोमनाथ की जो शिवलिंग थी उसके बारे में ये अरब ऑथर्स ने और सेंट्रल एशिया के बहुत सारे ऑथर्स ने इसके ऊपर लिखा है सर, है ना? समझे? तो एक ऑथर था अल कज़विनी सर, है ना? अल कज़विनी। कज़विनी ने करीबन 13th सेंचुरी में लिखा था। उसने लिखा था और उसने ये अल बरूनी को भी कोट किया हुआ है कि ये लोग जब गए सोमनाथ मंदिर के अंदर सर, है ना? तो इन्होंने वी विल सी कि जो शिवलिंग देखा था, शिवलिंग को उड़ते हुए देखा, उड़ते हुए समझ में आ रहा है सर, ठीक है ना? तो शिवलिंग वाज़ नॉट एक्चुअली लाइंग ऑन द ग्राउंड सर, है ना? समझे? सो इट वाज़ हार्डली वी कैन से फ्यू फीट अबव फ्रॉम द ग्राउंड, है ना? समझे? और वो काइंड ऑफ फ्लाइंग था, सस्पेंडेड कंडीशन में था सर, ठीक है ना? समझे? एंड वी विल सी कि दे वर वेरी मच सरप्राइज्ड टू सी कि ये कैसे हो गया है सर, गेटिंग ओके? वो वहाँ तक कहते हैं कि हज़ारों की संख्या के अंदर यहाँ सोमनाथ के अंदर से जो पैसा और ये सब निकाल के गया था सर, ठीक है ना? गेटिंग ओके? एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने बेसिकली सोमनाथ से जिस तरह से पैसे कमाए हैं और जिस प्रकार की जो उसने इकोनॉमिक वेल्थ अचीव की थी सर, ठीक है ना? समझे? ओके? तो वहाँ से उसने सेंट्रल एशिया के अपने बहुत सारे कैंपेन्स को और अपनी लेजिटिमेसी को प्रूव किया सर, है ना? समझे? तो वी विल सी कि सोमनाथ टेम्पल की अपनी खुद की प्रासंगिकता थी एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि अल बिरूनी तो लिखता है, अल बिरूनी के बाद और भी ऑथर्स इसके बारे में लिखने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है ना? समझे? एंड वी विल फाइंड कि सोमनाथ के जो टेम्पल्स के जो शिवलिंग थे उसको तोड़ के ही वो अपने आप को बुत शिकान के रूप में और लेजिटिमाइज़ करता है। बुत शिकान क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि बुत शिकान वाज़ एक्चुअली द टाइटल दैट वाज़ टेकन बाय द डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स, है ना? उसका मतलब ये होता है कि भाई देखो मैं आइडल्स को तोड़ रहा हूँ, तो उससे उसकी लेजिटिमेसी मिल रही थी सर, ठीक है ना? समझ गए? ओके? एंड वी विल सी दैट जब सोमनाथ अटैक करके वो वापस गया तो उसके बाद वी विल सी कि उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती है। खैर उसके बाद भी वो एक आध दफा आने की कोशिश करेगा सर, समझे? बट समहाउ वी विल सी दैट वो सक्सेसफुल नहीं होता है सर, ठीक है ना? समझे? तो दिस वाज़ द 17th एक्सपीडिशन, 16वें के बाद 17वें नंबर के ऊपर सोमनाथ के ऊपर आया। इसके पहले के एक्सपीडिशन जो सोमनाथ के एक्सपीडिशन इसके बाद भी एक एक्सपीडिशन होगा, सॉल्ट रेंज में होगा मतलब नॉर्थ वेस्ट में। तो वहाँ जाट्स ने बेसिकली इसके सामने विद्रोह किया था सर, ओके? एंड इसका प्लान ये था कि मैं जाट और खोखर 2 कम्युनिटी थी उनको जाके पनिश करूँगा सर, ठीक है? बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि वहाँ के स्थानिक रिबेलियन के चक्कर में ये भाई साहब फँस गया और फँसने के बाद फिर उसकी मृत्यु हो गई। कुछ 1028 या 30 के अंदर आपको ये मिलती है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर, है ना? गज़नी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोमनाथ की इम्पैक्ट बहुत ही प्रोमिनेंट है सर, है ना? समझे? क्योंकि ये जिस तरह से सोमनाथ के ऊपर अटैक किया था सर, ठीक है ना? समझे? वी विल सी कि ये दर्शा रहा है कि इंडिया की पॉलिटिकल वीकनेस बहुत थी सर, है ना? आप देखिए कि एक राजा 17 बार आपके ऊपर अटैक करके गया सर, है ना? समझे? और कुछ हम लोग नहीं कर पाते, यहाँ के स्थानिक राजा कुछ नहीं कर पाए। तो दैट शोज़ द लैक ऑफ द कॉन्फेडरेसी और लैक ऑफ द यूनिटी इन द राजपूत कॉन्फेडरेसी दैट वाज़ स्टिल कमिंग अप सर, ओके? तो इंडिया के किंग्स बेसिकली ये फॉरेन इन्वेशंस के सामने क्यों हार गए सर, ठीक है? उसके पीछे का सबसे फंडामेंटल रीज़न ये आपको मिलेगा, है ना? तो आपको यूपीएससी ने इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे हैं सर, ठीक है? कि असेस द कॉजेस ऑफ डिफीट ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स अगेंस्ट तुर्किश इन्वेजन, ओके? तो इसमें गज़नी और घुरी दोनों इन्वेजन के ऊपर आपको जनरलाइज़ मतलब दोनों के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है कि भई ये क्यों हुआ था सर, ठीक है ना? समझे? इंटरनल स्ट्राइफ एंड कॉन्फ्लिक्ट बीसेड विद पर्सनल एम्बिशन वाज़ इनफ फॉर इन्वेजन फ्रॉम द फॉर घुरिड्स टू इन्वेड इंडिया सर, ठीक है ना? समझे? तो ये भी एक बहुत बड़ा देखो इंटरनल स्ट्राइफ जहाँ-जहाँ होती है ना वहाँ ये कांड हो जाता है। इज़राइल अभी इंटरनल स्ट्राइफ से गुज़र रहा था सर, ठीक है? इसके चक्कर में ये हमास घुस गया सर, ठीक है? तो इनका बहुत बड़ा ये इंटेलिजेंस और मिलिटरी फेलियर है। पर वहाँ वो क्या है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत नहीं थी सर, है ना? 1-2 साल से आप देखोगे वो यूनिटी गवर्नमेंट चल रही है, कोalition सरकारें चल रही है। सरकार के सामने आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे थे। इन प्रोटेस्ट की हालत ये थी कि बिकॉज़ वो जुडिशियल रिफॉर्म्स आपको पता हो गया सर, ठीक है ना? इज़राइल के अंदर निकल के आए। तो ये जुडिशियल रिफॉर्म्स के चक्कर में वहाँ की सरकार के ब्यूरोक्रेसी के भी लोग भी आ गए थे, इंक्लूडिंग आर्म्ड फोर्सेस के लोग भी नेतन्याहू के सामने पड़े हुए थे। उनका ध्यान यहाँ से हटा क्योंकि वो सब इसके ऊपर पड़े थे कि नेतन्याहू ने ये गलत किया, वो गलत किया और वहाँ से ये कांड हुआ। और भी कांड होंगे पर इंटरनल स्ट्राइक से एक सबसे बड़ा फैक्टर आपको मिलता है सर, ठीक है? कि भाई लेथार्जिक हो गए या बेसिकली ध्यान नहीं दे पाए। तो भारत के अंदर भी यही चीज़ आपको मिलता है सर, ठीक है? हमास के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें तो आएगी सर ना, देखो आगे क्या होता है। पर ये रीअलाइनमेंट है, ये रीअलाइनमेंट ईरान ने करवाया होगा, रशिया ने करवाया होगा, अमेरिका ने खुद करवाया होगा सर, ठीक है ना? समझे? बहुत चाइना ने करवाया होगा। कितने लोग इसके अंदर होंगे सर इन्वॉल्व हमें पता ही नहीं चलेगा। लेयर बाय लेयर बहुत सारे खिलाड़ी लोग हैं जो ये चाहते नहीं है कि भाई नॉर्मलाइजेशन हो चीज़ों का सर, ठीक है? समझे? नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही है कि इवन तुर्की ने भी करवाया होगा सर, ठीक है ना? समझे? क्योंकि तुर्की इसके लिए क्योंकि तुर्की का भी कर रहा है सर अल्टीमेटली तो ये पूरा नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में सऊदी से लेके बहुत सारे खिलाड़ी लोग थे जो चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने के लिए पड़े हुए थे सर, ओके? तो मल्टीपल बेसिकली एजेंसीज़ वर इन्वॉल्वड इन दैट। मजे की बात ये है कि हमास इज़ अ सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है और हिजबुल्लाह जो है वो शिया है, हिजबुल्लाह का कट गया है इसमें सर, है ना? क्योंकि हिजबुल्लाह वाले कह रहे हैं कि यार हम सबसे बड़े काइंड ऑफ लेजिटिमेट रूलर्स हैं फिलिस्तीन के और हम शिया है सर, ठीक है ना? समझे? और हमास जो है वो बेसिकली सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है और वो ईरान को थैंक्स कर रहा है सर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? मतलब बड़ी बड़ी गेम है पीछे की हमें नहीं समझ हम गोलू है सर, ठीक है ना? समझे? इसके पीछे अलग ही प्रकार की गेम चल रही है सर। खैर लेट्स होप दैट ये ब्लडशेड रुके सर, है ना? बट दिस विल नॉट स्टॉप, ओके ना? समझे? क्योंकि अब तो क्या है कि आपने वो फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर को जगाया है सर, ओके? तो फ्लैटन कर लेगा इज़राइल तो अब सब, है ना? पर इज़राइल की कैपेबिलिटी के ऊपर भी सवाल है। एक्चुअली क्या हुआ है कि आप देखोगे तो ये एक मिथ बनाया जाता है सीआईए का ये मोसाद का शिन बेत का सर, ठीक है? कि भई ये क्या काइंड ऑफ इनविंसिबल है सर, ठीक है? और ये मिथ तोड़ दिया गया इनके द्वारा सर, ओवररेटेड थोड़ा बहुत है ना? कहानियों के थ्रू, डॉक्यूमेंटरीज़ के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू, है ना? कि भई ये एजेंसीज़ को कुछ नहीं कर सकता, कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये नहीं हो सकता। तोड़ दिया ना सर, ठीक है ना? समझे? तो ये चीज़ बेसिकली बहुत प्रोमिनेंट मतलब है ना सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के रूप में यूज़ होती थी सर, है ना? कि ये देखो ये कैसे काम करते हैं और किस तरह से इनका ऑपरेशनल है, तो बट देन वी विल फाइंड कि इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें तो पता नहीं है कि क्या होगा। बट लेट्स होप कि इसका सॉल्यूशन जल्दी आए, टाइम बिंग तो नहीं आएगा सर, ठीक है? इन द एंड पीपुड़ी तो बजेगी सर, है ना? और बड़ी वाली बजने वाली है। इनफैक्ट आज अभी देखोगे तो ऑयल प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा।
वी विल फाइंड कि क्या कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पूरा वी विल सी कि रीअलाइन हो रहा है, सर, है ना? समझे? मतलब आप देखिए कि अफगानिस्तान खत्म होता है, अज़रबैजान अर्मेनिया शुरू हुआ, फिर उसके बाद आप देखोगे तो यूक्रेन रशिया शुरू करवाया, फिर अभी देखोगे तो ये इज़राइल फ़िलिस्तीन वाला मैटर को आग लगाया, सर, ठीक है ना? समझे? मतलब मैं कब से वही देख रहा था ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ-कहाँ गेम हो रही है, सर, और सब जगह पे आपको रशिया का हाथ देखने को मिलता रहेगा, सर, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? क्योंकि जहाँ-जहाँ नाटो अलाइज़ है या अमेरिकन अलाइज़ सिस्टम चल रही है, सर, ठीक है? समझे? तो इन दोनों जगह के ऊपर रशिया और अमेरिका की गेम है, सर, समझे कि नहीं समझे? अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और रशिया का जो ग्लोबल रीअलाइनमेंट अपना जो से है वर्ल्ड पावर के अंदर, सर, तो उसके भी साया कहीं न कहीं आपको मिल रहा है। मतलब इसमें पता नहीं मतलब लंबी कहानी है, बट द मल्टीपल प्लेयर्स इन्वॉल्व हो गए हैं, डबल क्रॉस भी किया होगा बहुत लोगों ने। डबल क्रॉस चाइना भी है, सर, क्योंकि चाइना ने बीच में अभी सऊदी और ईरान के बीच में समझौता करवा दिया था कि बोले साथ में हो जाता है, सर, ठीक है ना? समझे? अमेरिका को बाईपास करके, सर, है ना? समझे? तो एक साइड के ऊपर बिडेन कह रहा है कि भई देखो हमारे साथ ये सब समझौते के रूप में करे, सर, और रशिया अपने हिसाब से गेम करवा रहा है, रशिया अपना करवा रहा है, सर, ठीक है ना? समझे? तो मतलब मेनी थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन, जो ग्रेट गेम का पार्ट है, सर, ओके। और इसमें इज़राइल फिलिस्तीन पे एक थिएटर है। थिएटर का मतलब ये है मल्टीपल वॉर थिएटर्स व्हिच आर गोइंग ऑन, सर, है ना? समझे? तो एक नगोर्नो-कराबाख वाला थिएटर है, दूसरा यूक्रेन इज़राइल मतलब रशिया वाला चल रहा है, तीसरा ये वाला खड़ा करवाया है, अभी कहीं और चौथा होगा, सर, ठीक है? तो यू वेट फॉर सम टाइम, है ना? कहीं और लगाया जाएगा, सर, समझे? हाँ, तो ये बड़ी और फिर इसमें प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी बहुत है, सर, तो 2 दिन से आप देखोगे, है ना? तो सब कुछ इधर-उधर की टैटू टू चल रही है। खैर चलिए लेट्स गेट टू दिस, इसके ऊपर बहुत वीडियोज़ बन चुके हैं 2 दिन से और आपने भी देख ही रहे होंगे कि क्या चल रहा है, सर, खैर। हाँ, इंडिया में खालिस्तान का कच्चा चिट्ठा या कश्मीर की आग लगाएँगे फिर से, सर। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में तो कश्मीर वाला मुद्दा है। इनफैक्ट कल ही वहाँ से 2-3 रेडिकल जो मुल्ला लोग हैं पाकिस्तान में बैठा हुआ, उसने कर दिया कि हमास कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, सर, ठीक है, समझे? है ना? समझे? तो दे आर लाइक कि भई, है ना? समझे? अगर हमास कैन डू दैट इन इज़राइल, वी कैन डू इन कश्मीर एज़ वेल, वन मोर टाइम, सर, समझे? एंड ये खालिस्तानी वाला भी टैटू करना शुरू कर दिया है, सर, तो ये मतलब है ना, ये गलतफ़हमी में रह रहे हैं अभी भी, सर। मतलब व्हाट इज़ खैर चलिए लेट्स कम बैक टू पॉइंट। बहुत सारी चीज़ें हम तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कहाँ कौन किसका काट रहा है, मतलब सारी भाषा में। आप मैं कल थोड़ा बहुत देख रहा था, मैं पढ़ भी रहा था, सर, इंटरनेट के ऊपर ये वो जेरूसलम टाइम्स, टाइम्स ऑफ इज़राइल, सर, है ना? फिर मैं मिडल ईस्ट के 2 न्यूज़पेपर्स देख रहा था। सबके अपने-अपने नैरेटिव्स है। वॉशिंगटन टाइम्स का अपना नैरेटिव था, गार्डियन पढ़ रहा था मैं, इंग्लैंड से न्यूज़पेपर आता है, ठीक है? एंड एवरीवेयर इट वाज़ द नैरेटिव्स दैट वर बीइंग सेट अप, सर, समझे? और नैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी प्रोमिनेंट चीज़ें मतलब बिकॉज़ हम क्या इंटरनेशनल रिलेशंस यूपीएससी के कारण चर्चा में मतलब समझ में आने लग गया है और 10-12 साल से ऑब्जर्व तो कर ही रहे हैं, चलो पढ़ाना छोड़ दिया। बट देन यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ द नैरेटिव्स आर बीइंग सेट अप, है ना? ये चेस की गेम है पूरी की पूरी, पहले सेट किया जा रहा है किसको कहाँ पे गेम करवानी है। तो ये गेम के अंदर मिडल ईस्ट में बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इन्वॉल्व है, सर, ओके, समझे? और ओवरलैपिंग खिलाड़ी हैं, समझे कि नहीं समझे, है ना? तो वी विल फाइंड कि जस्टिफाई करना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्टिफाई किया जा रहा है, सर, ओके, समझे? तो बहुत अलग ही गेम चलेगी, सर, है ना? उसकी इम्पैक्ट कहीं न कहीं इम्प्लीकेशन इंडिया के ऊपर भी पड़ेगी, सर। तो ये पर समझ में नहीं आएगा, सर, सब हाथ के ऊपर हाथ धरे बैठे हुए अपना-अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं। यहाँ ये होगा, इसके कारण ये हुआ है, सर, ठीक है? तो थिंग्स आर वेरी लाइक नो वो है कि जो दिखता है वो सत्ता ही नहीं है, सर, है ना? समझ में आया कि नहीं आपको, सर, है ना? तो अलग ही कहानी आपको मिलती है इसमें, सर। खैर चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशंस तो होंगी, अब मिलिट्री ऑपरेशंस में फ्लैटनिंग होगा, फ्लैटनिंग में अब वहाँ एक्चुअली क्या है, देखो इज़राइल का स्केल और इंडिया का स्केल लोग कंपेयर कर रहे हैं 9/11 ऑफ इज़राइल और 27/11, यू शुड नॉट कंपेयर एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स, ओके? द रीज़न इज़ दैट कि यू हैव टू सी कि हाउ बिग इंडिया इज़, है ना? समझे? हाउ बिग इज़राइल इज़, ओके? इज़राइल कच्छ से भी छोटा है, मतलब आप कच्छ डिस्ट्रिक्ट पूरा देख लोगे ना, पूरा कच्छ का जो रीजन है, उससे भी छोटा एरिया है, सर, इज़राइल का। उनकी टोटल पॉपुलेशन में अगर आप कंपेयर करने की कोशिश करो, सर, है ना? समझे? इफ यू ट्राई टू कंपेयर द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, सर, ओके? और उसके रेशियो में नंबर ऑफ पर्सन्स हू गॉट किल्ड, ओके, ना, इनटू दिस होल हमास टेररिस्ट अटैक्स, है ना? समझे? तो वो हमें समझ में आएगा इट इज़ वे लार्जर देन द प्रोपोर्शन दैट इंडिया और अमेरिका हैज़ फेस्ड, समझे? मतलब आप ज्योग्राफी और पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे 250 लोग नहीं मरे साहब, 20,000 लोग मरे। 20-22,000 लोग या 25,000 लोग इनटू आपको 10 टाइम्स या 20 टाइम्स, 100 टाइम्स करना पड़ेगा, सर, समझे? उनमें अगर 1000 लोग वुंडेड हैं, 1000 वुंडेड नहीं साहब, 1 लाख लोग वुंडेड। उसकी टोटल आबादी कितनी है इज़राइल की? यू सी द टोटल पॉपुलेशन, you see the total area of the land mass that the Israel possesses, okay, and you see the total number of people who are wounded and the total number of people who got killed into this war, है ना? समझे? तो हमें पता चलेगा कि it is the scale of the destruction is way larger than any other scale that India और अमेरिका और any other countries जिन्होंने ये टेरर अटैक्स में फेस किया है, सर, है ना? समझे? तो वो रिटेलिएट तो करेगा ही ना, समझ में आया कि नहीं आपको? दे गोना रिटेलिएट डाउन, सर, ओके। एक्चुअली इज़राइल की सोसाइटी के बीच में थोड़ा वो कल्चर में बहुत चले गए थे, सर, ठीक है, समझे? सो वी विल फाइंड कि थोड़ी बहुत नींद से उठे, सर, है ना? कि भई देखो ये कुछ ज़्यादा टू मच लिबर चीज़ें, सर, है ना? समझे? तो ये तो हमें दोबारा की सही जगह, सर। खैर चलते लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यार अंडर दी कॉर्नर चलती है, हमें तो समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, सर। खैर चलिए और मिडल ईस्ट में भी अलग-अलग रीअलाइनमेंट है। अब देखिए इजिप्ट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, सर, और इजिप्ट में कल इज़राइल टूरिस्ट के ऊपर अटैक हो गया, सर, ओके। यूसी सऊदी ने बैलेंस करके रखा है क्योंकि सऊदी स्टेटमेंट कल दिया कि रिस्ट्रेंट रखना चाहिए, उसने थोड़ा बहुत इज़राइल को ब्लेम किया पर उतना भी नहीं किया क्योंकि उसको पता है कि उसकी इज़राइल के साथ इंटरेस्ट अभी मर्ज हो रहे हैं, नायम सिटी के अंदर मर्ज हो रहे हैं। सऊदी न्यू फॉर्म ऑफ इस्लाम की डेफिनेशन लेके आ रहा है ना सलमान, कि वो कह रहा है कि भई हमें जो रेडिकल जो पर्सपेक्टिव है उसको छोड़ के मॉडरेट पर्सपेक्टिव की तरफ जाना चाहिए, सर, ठीक है। लेबनान कूद पड़ा है क्योंकि लेबनान के पास कुछ है नहीं, सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? क्योंकि लेबनान तो ऑलरेडी खड्डे में चला गया, वो तो है ना, वो तो भिखमंगा हो गया, सर, ठीक है। तो लेबनान बेसिकली ट्रेडिशनली इसका साथी रहा है ना, सर, ओके ना? 2006 के कॉन्फ्लिक्ट में लेबनान था, सर, पर अब तो क्या है लेबनान को मौका मिल गया मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि चलो अपनी दुकान चल जाएगी थोड़ी बहुत, सर, ओके। आप देखिए फिलिस्तीन बनेगा, अगर फिलिस्तीन को लैंड की आवश्यकता है, आधी लैंड तो सीरिया और जॉर्डन लेके बैठे हुए हैं, सर। आप समझने की कोशिश करिए, ये संघर्ष ज़मीन की है ना, सर, ओके। अगर यहूदियों ने बेसिकली सेटलमेंट किए हैं अपने, तो जितनी यहूदियों ने की है उससे ज़्यादा ज़मीन तो लेबनान, सीरिया और जॉर्डन लेके बैठा है फिलिस्तीनियों की, सर, ठीक है। वो क्यों नहीं वापस देते हैं, सर? व्हाई डोंट दे कम एंड अलाउ एंड सेटल द फिलिस्तीनी पॉपुलेशन? तो वो नैरेटिव पूरा चला गया है, सर, ठीक है। तो हम तो क्या गोलू है इसके अंदर से, सर, कभी बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, सर, ओके। खैर चलिए लेट्स मी कम बैक, है ना? तो मैं बात कर रहा था इंटरनल स्ट्राइक के बारे में, सर, ओके। इंटरनल स्ट्राइक का मतलब ये है कि भारत की समाज भी उस पीरियड के अंदर इंटरनल स्ट्राइक के ऊपर गुजर रही थी। शासक भी इंटरनल स्ट्राइक के ऊपर गुजर रहे थे, सर, ठीक है ना? समझे? एंड इनके बीच में यूनिटी ना होना एक बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में आपको यहाँ से मिलता है, सर, ठीक है ना? समझ गए? ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर ओवर पीरियड ऑफ टाइम गजनी का आक्रमण हुआ, सोमनाथ ने रेजिस्ट किया 3 दिन तक। इनफैक्ट सोमनाथ के ऊपर किताब है कन्हैयालाल मुंशी की, सर, है ना? समझे? कन्हैयालाल मुंशी ने किताब लिखी है जय सोमनाथ, सर, है ना? समझे? ये जय सोमनाथ किताब के अंदर इन्होंने सोमनाथ की ग्लोरी के बारे में और सोमनाथ के डिस्ट्रक्शन के बारे में भी हाइलाइट किया है कि क्या हुआ था एक्जेक्टली, सर, ठीक है ना? समझे? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि इसके अंदर इन्होंने बताने की कोशिश की कि कैसे इसके ऊपर आक्रमण किया गया, वो 2 हफ्ते तक वहाँ पे रुका है, किस तरह से उसने वहाँ पे तोड़-फोड़ किया एंड उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो वापस चला था उसने गुजरात वो सोलंकीज़ के साथ संघर्ष करने की कोशिश की थी बट समहाउ ही डिड नॉट स्टेड बैक क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा हो गया एंड देन फाइनली वो वापस गया, वापस जाके उसने सोमनाथ का जो पैसा है और सोमनाथ की जो संपत्ति थी उसने भर-भर के डिस्ट्रीब्यूट की, सर, है ना? वहाँ तक किया कि उसने अपने एरिया में कुछ सालों तक टैक्सेस माफ कर दिए थे, सर, है ना? समझे? तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ मनी दैट ही गेन्ड फ्रॉम सोमनाथ, सर, है ना? द रिसोर्सेज दैट ही गेन्ड फ्रॉम सोमनाथ, सर, ठीक है ना? समझे? एंड वी विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम वहाँ के खलीफा को जाके देखे आना, ये सब चीज़ें उसकी लेजिटिमेसी को दर्शाती है। तो उसके बाद तो कहानी खत्म हो गई। कहानी ये हुई कि गजनी की मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद तो पूरी इंप्लीकेशन चेंज हो जाती है और फिर घुरिड्स निकल के आएँगे। एक्चुअली गजनी के बाद घुरी ऐसे निकल के आए कि गजनी ने जब सेंट्रल एशिया में और अफगानिस्तान में अपना जब एम्पायर बनाया था ना, उसमें एक एरिया है जिसका नाम है घुर, है ना? समझे? तो ये जो घुर करके एरिया है, ये घुर एरिया में भी अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश किया
और घुर एक ट्राइब थी जिनके नाम से ये एरिया जाना गया है। तो घुरिड्स वर एक्चुअली सबऑर्डिनेटेड बाय द गजनविड्स, ओके, एंड देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी दैट द घुरिड्स विल बी कमिंग टू पावर। वैसे ही लॉर्ड वसाल रिलेशनशिप के अंदर हुआ कि भाई घुरिड्स जो है वो गजनविड्स के अंडर में आए, और 100 साल के बाद ऐसा दौर आया जहां हमें पता चल रहा है कि गजनविड्स को सबड्यू कर दिया गया और घुरिड सत्ता के ऊपर आया, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि गजनी की मृत्यु के बाद उसके छोकरों ने सत्ता तो संभाली थी, सर, है ना। तो हिज फैमिली मेंबर्स, हिज सन, इमीडिएट सन्स केम टू पावर, बट समहाउ दे वर नॉट दैट मच पावरफुल एंड स्ट्रांग लाइक मोहम्मद गजनी यूज्ड टू बी, सर, ठीक है ना। जिस तरह से उसने सेंट्रल एशिया में उसका डोमिनेशन किया था, ठीक है। तो गजनी के कोर्ट में बहुत सारे स्कॉलर्स थे, ये स्कॉलर्स ने इंडिया के बारे में लिखा है। इनफैक्ट उसकी पीरियड में राइटिंग में आपको मिलता है, जैसे फिरदौसी था, शाहनामा लिखे हुए, उतबी था, अल-बिरूनी था, है ना। अल-बरूनी से आपको 2-3 बार सवाल आए हुए हैं। इनफैक्ट यहाँ से ही हिस्टोग्राफी की शुरुआत होती है। हिस्टोग्राफी इनिशियली अरबिक हिस्टोग्राफी थी, और अरबिक के साथ-साथ पर्शियन हिस्टोग्राफी भी मिलेगी, सर, है ना, समझे। तो जैसे मैं आगे की क्लास में जाऊँगा ना, आई टेक अ सेपरेट सेशन अबाउट द अरबिक एंड द पर्शियन हिस्टोग्राफी, द नेचर ऑफ द अरबिक एंड द पर्शियन हिस्टोग्राफी, क्योंकि बहुत सारे ऑथर्स ने मल्टीपल पीरियड्स में लिखा है। मतलब जैसे अब हम लोग ग्रीस की तरफ जाएँगे और फिर गुरिड के समय तक हमें ताजुल मसीह देखने को मिलती है, या मिन्हाज सिराज है, हसन निज़ामी है, सर, ठीक है ना। ज़ियाउद्दीन बारनी आपको मिलेगा, सर, ठीक है। तो इनकी जो राइटिंग्स है इसके ऊपर आएँगे, तो तब मैं बेसिकली ये ओवरऑल थीम आपको बता दूँगा कि इनके द्वारा क्या-क्या चीज़ें लिखी गई है। इनफैक्ट ये 3 के सिवा बैकी करके एक और ऑथर भी था, सर, ठीक है ना, समझे। तो अरबिक हिस्टोग्राफी आपको मिलती है। अरबिक हिस्टोग्राफी के साथ-साथ ग्रेजुअल सेंस में पर्शियन हिस्टोग्राफी का भी उदय आपको देखने को मिलता है, सर, ठीक है। तो दिस इज़ द पीरियड वेयर वी विल फाइंड बोथ द हिस्टोग्राफिकल डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस। वन इज़ अरबिक हिस्टोग्राफी एंड द सेकंड वन इज़ द पर्शियन हिस्टोग्राफी, सर, ठीक है। तो इन दोनों को साथ में कर देंगे, सर, बट खाली आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ था, सर, ठीक है, समझे। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि आफ्टर गजनी हिज सन्स कंटिन्यू टू रूल ओवर सेंट्रल एशिया, सर, ठीक है। बट समहाउ वी विल सी कि दे वर नॉट दैट मच पावरफुल, सर, है ना। सो ग्रेजुअली अगले 100 साल के अंदर द घुरिड्स कम टू पावर, सर, है ना, समझे। तो गजनीज के बाद थोड़ा बहुत डिसइंटीग्रेशन भी हुआ। बाजू में ईरान में आपको सेल्जुक डायनेस्टी मिलती है, सेल्जुक टर्क्स, और ये लोग फिर धीरे-धीरे सत्ता के ऊपर आएंगे, सर, ठीक है ना, समझे। सो गजनीड्स कंटिन्यू टू रूल, सर, बट दे वर नॉट दैट मच प्रोमिनेंट। ये हमारे लिए बड़ा प्रोमिनेंट पार्ट होता है। अब हमारे लिए क्या है यहाँ से सवाल, सर, है ना। पहला सवाल ये आता है, वो है कि व्हाट वाज़ द इंपैक्ट ऑफ गजनीज़ इन्वेजन ऑन इंडिया, सर, ठीक है, समझे, कि हाउ पावरफुल हिज इंपैक्ट वाज़, सर, है ना, समझे। तो प्रोफेसर हबीब, मैंने आपको बताया कि अलीगढ़ स्कूल से इरफान हबीब, सर, है ना, और मोहम्मद हबीब, सर, ठीक है। तो अलीगढ़ हिस्टोरियंस इसके बारे में लिखते हैं कि ही केम अप विद द बैनर ऑफ इस्लाम इन इंडिया, सर, ठीक है, समझे। एंड वी विल सी कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने इस्लाम की एंट्री करवाई। बट प्रोफेसर हबीब ये भी लिखते हैं कि भाई जिस तरह से उसने जो काम किया है, सर, ठीक है ना, जो कार्य उसने किया था, ही वाज़ वन ऑफ द वर्स्ट एनिमीज ऑफ इस्लाम, सर, है ना। क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसके जो एक्शंस थे वो सब अन-इस्लामिक थे, सर, ओके। उसने जिस तरह से डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया है, उसने जिस तरह से डैमेज क्रिएट किया है, एक प्रकार से अगर आप समझने की कोशिश करें, मुल्तान के अंदर भी जो मुस्लिम डायनेस्टीज़ थी, उनको जिस तरह से उसने ट्रीट किया है, तो कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चल रहा है कि वो कोई जायज़ चीज़ नहीं थी, इट वाज़ वेरी मच फैनेटिकल, सर, है ना। तो यू सीन एज़ एन एक्सेप्शन अराउंड, सर, है ना, कि गजनी जो है वो एक्सेप्शन के रूप में है, सर, ठीक है ना, समझे। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि इसकी एक इंपैक्ट आपको यहाँ से मिलती है। दूसरी इसकी इंपैक्ट में ये होती है, वो है इंडिया की पॉलिटिकल वीकनेसेस को खोल दिया उसने, सर, ओके। सो द सेकंड मोस्ट वी कैन से इंपैक्ट लाइक implications of Ghaznavi's invasion was this only कि the 17 expeditions actually highlighted the weaknesses that India had faced, है ना, getting forward, okay. The reason, one of the point is that कि इस दौर के अंदर भारत के अंदर जो फॉल्ट लाइन्स थी, पॉलिटिकल यूनिटी का अभाव था, वो सब उसने निकाल दिया। डिफेक्ट थी इंडिया की सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। देखो इकोनॉमिकली भले इंस्टीट्यूशंस बन रहे थे, टेंपल्स थे, वी विल सी की वेल्थ थी, बट आप सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से और वी विल सी की राजकीय रूप से आप एक नहीं होते तो क्या होता है, सर, ठीक है। तो दिस इज बट नेचुरल, इट इज बट क्लियर कि भाई ये जो फॉल्ट लाइन्स थी उसको एक्सप्लॉइट किया गया है, सर, ठीक है। और ये फॉल्ट लाइन्स के एक्सप्लॉइटेशन के कारण बड़ा नुकसान हुआ भारत को, सर, ठीक है। तो भारत की इकोनॉमिक पॉइंट से तो हमको देखने को मिल रहा है, पॉलिटिकल और रिलीजियस पॉइंट से बहुत नेगेटिव इंप्लिकेशंस हमको यहाँ से मिलती है। इनफैक्ट अल-बिरूनी जो गजनी के साथ आया था, इसने किताब लिखी थी, किताबुल हिंद, सर, है ना, समझे। वो पंजाब तक आया था, पर उसने कहा है कि यहाँ के जो हिंदूस थे ना, वो सिंधु के रहने वाले साइड में, ये सब बेसिकली एटम बन गए थे, काइंड ऑफ एक डस्ट के, है ना, समझे। तो उस तरह से उनको गायब कर दिया गया था। तो यू कैन इमेजिन कि क्या कहानी इसके अंदर से आपको मिलती है, ठीक है। तो वी विल सी दैट इसके रिपीटेड एक्सपीडिशन के कारण कोई भी डायनेस्टी अपना एम्पायर नहीं बना पाई, सर, ओके। एम्पायर नहीं बनाने का मतलब ये हमको मिल रहा है कि बिकॉज़ ही यूज्ड टू कंटीन्यूअसली कम एंड अटैक ओवर इंडिया फॉर 17 और ऑलमोस्ट 20 इयर्स, ओके ना, समझे। इट बिकेम वेरी ऑब्वियस कि नो वन कुड फाउंड द एम्पायर, सर। कोई भी राजा अपने आप को यूनिफाई नहीं कर पाया, कंसोलिडेट नहीं कर पाया। ऊपर से कुछ राजाओं ने गजनी को बेसिकली सरेंडर कर दिया था ग्रेजुअल सेंस के अंदर ही, सर, ठीक है। और यहाँ से पैसा भी लूट के गया, सर, है ना, समझे। तो इंडिया कुड नॉट यूज इट्स ओन वेल्थ, है ना, द मनी वाज़ बीइंग ड्रेन्ड आउट टू सेंट्रल एशिया, सर, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ से पैसा लूट के जाता है। आप देखिए सोमनाथ मंदिर से लेके, कन्नौज से लेके, मथुरा से लेके, नगरकोट से लेके, ग्वालियर, ये सब प्लेसेस कैसे हुआ करते थे। दे वर द प्लेसेस ऑफ कमर्शियल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंपोर्टेंस एज़ वेल, सर, ठीक है ना, समझे। और सोमनाथ से जितना पैसा लेके गया उसके बाद तो उसने खलीफा में डिस्ट्रीब्यूट किया, सेंट्रल एशिया में अपने वसाल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, अपने टैक्सेस को उसने नाबूद कर दिया। ये सब चीजें दर्शा रही है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि वो मॉनेटरी बहुत लाभ करके गया और इंडिया से पैसा बड़ी मात्रा में गया, सर, ठीक है ना, समझे। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की शुरुआत होती है, भारत के टेंपल इंस्टीट्यूशंस को तोड़ दिया एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के कल्चरल नुकसान बहुत हुए। अब देखिए कल्चरल नुकसान का मतलब क्या है, सर, ठीक है। सो उसने इंस्टीट्यूशंस को तोड़ा। अब देखिए सोमनाथ का मंदिर उसके बाद रिवाइव ही नहीं हो पाया। मिडिवल इंडिया में यू डू नॉट फाइंड लार्जर ग्लोरी ऑफ द सोमनाथ टेंपल। नो डाउट इट वाज बिल्ट, जैसे भीमदेव ने फिर से बनवाया था, सर, ओके। पर जितनी ग्लोरीफाइड वे के अंदर सोमनाथ पहले हुआ करता था वो कभी नहीं बन पाता, सर, ठीक है। वो तो फिर आजादी के बाद फिर से रिवाइव हुआ जब वल्लभ भाई पटेल को ये चीज समझ में आई कि यार ये तो हमारे अस्तित्व का सवाल है, सर, ठीक है ना, समझे, कि जिसके कारण हम यहाँ पे हैं, सर, ठीक है ना। वो कभी है ही नहीं और उसकी हालत इतनी खस्ताहाल हो चुकी है। तो देन वल्लभ भाई डिसाइडेड टू बिल्ड अप दिस टेंपल। तो जब बना तो उनके फिर मतभेद हो गए थे नेहरू जी के साथ भी। नेहरू जी कह रहे थे कि भाई आप क्यों बनवा रहे हो। वल्लभ भाई ने कहा कि मैं सरकार के पैसे नहीं बनाऊंगी तो क्राउड फंडिंग से बनेगा, सर, ठीक है। तो लोगों की आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। सो दे विल हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेंपल, ओके ना, समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि उसको फिर से रिवाइव किया गया और फिर जब राजेंद्र प्रसाद को इनवाइट किया गया था तभी भी थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि भाई उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो प्रसाद साहब ने, राजेंद्र प्रसाद ने बहुत क्लियर कट कहा कि भाई देखो मैं राष्ट्रपति के रूप में नहीं जा रहा हूँ, मैं एक सामान्य नागरिक के रूप में जाऊंगा, पर उसका इनोवेशन करूंगा, सर, ठीक है। तो यूपीएससी में पिछले साल इसके लेके सवाल आया था 2021 में कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उसका इनोवेशन किया था, सर, ठीक है ना। जब राजेंद्र प्रसाद इनॉग्रेटेड 1950 में और इसकी फाउंडेशन या इसकी जो पूरी की पूरी कल्पना जो थी कि नई तरह से बनाना, वो वी विल कम टू नो कि इनके द्वारा वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद रखवाई थी, सर, ओके। तो हुआ क्या कि भारत का आर्किटेक्चर पूरा समाप्त हो गया। देखिए मिडिवल इंडिया के अंदर आपको टेंपल आर्किटेक्चर का अभाव मिलता है। क्यों? क्योंकि भारत के जितने भी रिसोर्सेज थे वो सब बेसिकली मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होने लगे। तो भारतीय जो स्थानिक राजा थे इनके पास कोई रिसोर्सेज बचे नहीं थे, जो थे वो सेना में उपयोग हो रहा था। तो आर्ट एंड कल्चर को बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ, सर, ठीक है ना, समझे। इनफैक्ट पंजाब को अनेक्स करने के बाद पंजाब बिकेम द एंट्री पॉइंट टुवर्ड्स इंडिया, सर, ओके। पंजाब एंट्री पॉइंट बना इसके कारण ही हमें पता चलता है कि दिल्ली से लेकर नॉर्थ इंडिया जो है वो पूरी तरह से कंसोलिडेट हो पाया बाय द फॉरेन इन्वेडर्स, ओके। आप देखिए इतिहास में कहा गया है कि जिस दिन पंजाब गिर गया उस दिन भारत गिर जाता है, सर, ठीक है ना। द डे पंजाब विल फॉल डाउन, सर, इवेंचुअली इंडिया के ऊपर कंटीन्यूअसली अटैक होते रहेंगे, सर, ठीक है। सो ही मेड पंजाब हिज ओन टेरिटरी, सर, और ट्रेडिशनली इसके बाद जितने भी अफगान राजा है सबने कहा कि पंजाब हमारा है। अब ये चीज अब्दाली तक देखने को मिलती है, तो थर्ड पानीपत होगी, सर, ठीक है। तो मराठाओं ने जब आके पंजाब को रिवाइव किया, रिकैप्चर किया, अपने अंडर में ले लिया, तो अब्दाली कह रहा है कि ये तो सदियों से हमारा पार्ट रहा है, सर, ठीक है। कि भाई सेंट्रल एशिया की जितनी भी ट्राइब्स और डायनेस्टीज हो पंजाब को इंडिया के पार्ट में नहीं मानती, वो अपने बैकयार्ड के रूप में मानती है। और ये चीज कंटीन्यूअसली होती रही क्योंकि वी विल फाइंड कि गजनी ने रास्ता दिखाया था कि क्या करना है, सर, ठीक है। सो द इंप्लिकेशंस ऑफ गजनीज इंपैक्ट कैन बी सीन एवरीवेयर।
एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि गजनी जो था उसने एक रास्ता क्रिएट किया एंड इसके बाद कंटिन्यूअसली घुरिद इन्वेजन जब होने की शुरुआत हुई, घुरिद इन्वेजन के ट्रांजिशन तक आ जाते हैं, पूरी कहानी बदल जाती है और इंडिया बेसिकली तुर्किश रूलर्स का अंडर में आ जाएगा सर, ठीक है ना समझे। तो ये पूरी स्टोरी थी, आपको ये गजनवी इन्वेजन की इंप्लिकेशंस पता होनी चाहिए कि व्हाट हैज बीन द इंप्लिकेशंस ऑफ द गजनवी इन्वेजन। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसको लेके जो अलग-अलग प्रकार की डेफिनेशन है और डिबेट है वो क्यों हुई सर, ठीक है ना समझे। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि वो एम्पायर बिल्डिंग के ऑब्जेक्टिव से आया नहीं था सर, ठीक है ना। उसको यही था कि अपने रिसोर्सेज को कंसोलिडेट करके सेंट्रल एशिया में मनी को ड्रेन आउट किया जाए सर, है ना समझे। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि व्हेन ही रियलाइज्ड दिस पार्ट है ना, जब उसने अटैक किया तो उसने मुल्तान के ऊपर देखा, उसने शाहियों में देखा, दोनों ने रेजिस्टेंस किया सर, ठीक है। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसको ये चीज समझ में आ गई कि यहाँ के स्थानीय राजाओं के पास सत्ता नहीं है, ना ही इनके पास यूनिटी है सर, ठीक है ना समझे। So that is one of the reasons we will find he will be invading over India, sir. Okay, he wanted to build his own empire in Central Asia, and he needed money and resources for that, sir. Okay, and one of the prime reasons is this only, जहाँ उसने प्लंडरिंग करने की कोशिश की, बट इसकी इम्पैक्ट ये होती है कि जेल क्या मेहता लिखते हैं कि भाई एक कई प्रकार का होलोकॉस्ट था। होलोकॉस्ट इसके लिए क्योंकि ऑब्वियस है कि जिस प्रकार का कत्लेआम हुआ, हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, तो बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट आपको यहाँ से मिलेगी सर, ठीक है ना समझे। सेकंडली ही वांटेड टू हैव अ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सर, है ना समझे। और उसको ये भी चीज पता थी कि मुझे इस्लाम की ग्लोरी भी एस्टैब्लिश करनी है, जो रिलीजियस ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता है। तो प्रोफेसर हबीब ये कहते हैं कि उसने उलेमा को नहीं माना था सर, है ना। उलेमा को नहीं माना मतलब काइंड ऑफ उसने जो अपने कोर्ट के अंदर जो आलिम लोग थे इस्लामिक स्कॉलर्स थे, बट उसके एक्शंस कहीं ना कहीं अगर आप समझोगे तो वी विल फाइंड कि रिलीजियस मोटिव्स को हाईलाइट कर रहे थे। वो हो सकता है कि वो नॉन रिलीजियस होगा, वो अपने आप को मतलब है ना काइंड ऑफ खुद ही खलीफा के रूप में कंसीडर करवाता होगा, बट वो जितने भी एक्शन थे वो कहीं न कहीं अपने इस्लामिक कम्युनिटी को खुश करने के लिए कर रहा था सर, है ना समझे। क्योंकि उसको पता था कि अपने कैंप के अंदर, अपने दरबार में, आजू-बाजू के किंगडम्स में, सेंट्रल एशिया में मुझे लेजिटिमेसी तब नहीं मिलेगी कि जब मैं अपने आप को गाज़ी के रूप में आइडेंटिफाई करूँ, मैं बुर्ज खान के रूप में आइडेंटिफाई करूँ। इनडायरेक्टली भले मैं एम्पायर ना बना पाऊँ सर, ठीक है ना समझे। बट आई नीड टू मेक श्योर कि मैं अपने इमेज को इस तरह से पोर्ट्रे करूँ जहाँ मुझे बेसिकली दिखाया जाए कि आई एम द चैंपियन ऑफ अ सेक्ट जो बेसिकली ये अच्छा काम करके आया है सर, ठीक है ना समझे। तो ये प्रकार की चीज़ें आपको बहुत प्रोमिनेंटली मिलती है। जैसे अकबर भी आपको मिलता है, अकबर भी अपने आप को गाज़ी कहेगा सर, ठीक है ना समझे। तो द टाइटल ऑफ गाज़ी विल बी टेकन बाय मल्टीपल किंग्स, ओके ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो देयर पॉलिसीज माइट बी प्रैक्टिकल इन नेचर, है ना। मतलब प्रैक्टिकल इन नेचर का मतलब ये है कि जैसे अकबर के कोर्ट में भी हमको मिला, मानसिंह से लेके बहुत सारे रूलर्स हमको मिलेंगे जो राजपूत डायनेस्टी से बिलॉन्ग कर रहे थे सर, ठीक है। उसके बावजूद भी वो अपने आप को गाज़ी के रूप में कंसीडर करेगा सर, ठीक है ना समझे। तो वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने जो भी काम किया है उसने अपने आप को जिहाद के रूप में फाइट करवा, उसने कहा कि मैं होली वॉर कर रहा हूँ। देखो जिहाद के अलग-अलग इंटरप्रिटेशन है। एक इंटरप्रिटेशन ये है कि बुराई के सामने लड़ाई करना सर, ठीक है ना। सो दैट वाज़ द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन, बट बाय द टाइम द रेडिकलिज्म एंटर्ड, है ना, ये गज़नी जैसे शासक थे, इनका ये मानना था कि बाय किलिंग ऑफ द नॉन मुस्लिम्स, ओके ना, आई एम डूइंग अ जिहाद सर, आई एम डूइंग अ होली वॉर सर, ठीक है। सो दैट वाज़ अ बैड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द गज़नवीड साइड, बट देन द सोसाइटी वाज़ नॉट इंटेलेक्चुअल एट दैट टाइम। समाज तो इंटेलेक्चुअल था नहीं, समाज के अंदर जो वर्ग है ज्यादातर है वो बेसिकली ब्रेन वॉश है सर, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम उससे तो उसको लेजिटिमेसी मिली सर, ओके। तो उसकी इंटेंशन भले एम्पायर बनाने की नहीं थी सर, समझे, बट उसकी इंटेंशन वैसी हुआ करती थी जहां हमें ये पता चल रहा है कि ही इज ट्राइंग टू प्रूव कि भाई देखो मैं इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा चीज करने के लिए आया हूं सर, ठीक है ना समझे। सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम गज़नवीड इन्वेजन आपको यहां से मिलती है। इनफैक्ट सिंध और गजनी के इन्वेजन के बीच में बहुत फर्क था सर, ठीक है ना। आपको कंपैरेटिव सवाल भी आ सकता है। अब देखिए सिंध में अरबों का इन्वेजन हुआ सर, समझे नहीं समझे। बट देन सिंध में अरबों का इन्वेजन और गजनी के इन्वेजन के बीच में फर्क है, क्योंकि अरब सिंध के बाहर नहीं जा पाए। गजनी तो गुजरात तक आ चुका है, सेंट्रल इंडिया आ चुका है, ग्वालियर तक आ चुका है, गोंडवाना किंगडम तक आ चुका था, कन्नौज तक जा चुका था, कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश, नगरकोट कहां पे आया है, कांगड़ा, कांगड़ा ज्वालामुखी टेंपल सर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में शक्तिपीठ हुआ करता था। तो आप समझने की कोशिश करिए कि इतने सारे विस्तारों तक वो पहुंचा है। तो ऑब्वियस है कि एम्पायर बिल्डिंग उसका सक्सेसफुल रहा है सर, ठीक है। सिंध के अंदर वी विल सी कि अरब्स को लोकल्स की रेजिस्टेंस बहुत झेलनी पड़ी थी और उनको उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में लिया था सर, ठीक है ना समझे। बट देन वी विल सी कि इंडियन रूलर्स वर एबल टू स्टॉप द अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया सर, ओके। तो सिंध तक ही सीमित रहते हैं सर, है ना, नॉर्थ एरिया के अंदर वो भी ज्यादा टिक नहीं पाएंगे सर। पर गजनी को देखोगे तो 17 ईयर्स तक या 17 टाइम्स तक ऑलमोस्ट फॉर 20-25 ईयर्स उसने अटैक करना कंटिन्यू रखा सर, ओके। वो अपने आप को एम्परर के रूप में मानता है, वो अपने आप को बुर्ज खान के रूप में मानता है सर, ठीक है ना समझे। उसने जिस तरह से इंडिया के अंदर प्लंडरिंग किया तो उसकी इंपैक्ट बड़ी ग्रेटर रही थी कंपेयर्ड टू वी कैन से द अरब्स इन्वेजन सर, है ना समझे। एंड वी विल फाइंड कि ही हैड अ ग्रेटर थॉट ऑफ एस्टैब्लिशिंग हिज एम्पायर आफ्टर 1022 इट वाज बट क्लियर, क्योंकि उसने पंजाब को भी जीता है। पंजाब जीतने के बाद हो सकता है वो नॉर्थ इंडिया के ऊपर भी आता सर, है ना समझे। बट समहाउ ही वाज नॉट बेसिकली एबल टू विन ओवर द अदर एरियाज, क्योंकि 1030 तक वो जाटों ने विद्रोह किया नॉर्थ वेस्ट के अंदर, तो उसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाया सर, ठीक है ना समझे। पर आपको कंपैरेटिव सवाल आपको जरूर से पूछेगा यूपीएससी कि भाई अरब इन्वेजन हुआ है, गजनवी इन्वेजन हुआ है, इन दोनों की इंप्लिकेशंस के ऊपर बताइए सर, ठीक है ना समझे। तो गजनी का भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सेटअप करके गया सर, ठीक है ना समझे। बट देन वी विल सी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम गजनी की जो इंपैक्ट है वो बड़ी मात्रा में रही है सर, ठीक है ना समझे। एंड वी विल सी दैट गजनी के आक्रमण के बाद भारत के राजाओं के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी खुद को रीऑर्गेनाइज करने की, पर कोई कर नहीं पाएगा सर, है ना समझे। तो हुआ क्या कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द गजनवी इन्वेजन वेंट ओवर सर, ओके, देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन किंग्स टू रीऑर्गेनाइज आल्सो, ओके। बट ये नहीं हो पाएंगे सर, है ना। अरब्स बेसिकली लिमिटेड एरिया तक थे, ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरल एक्सचेंजेस अरबों के समय पे ज्यादा हुए थे। इनफैक्ट इंडिया ने अरब्स को बहुत सारी चीजें दी थी कल्चरल एक्सचेंज के रूप में। गजनवी इन्वेजन में ये भी बदल जाता है क्योंकि गजनी से प्लंडर करके गया था सर, है ना। तो गजनी ने ह्यूमिलिएशन ज्यादा किया है, प्लंडरिंग ज्यादा की है, मैसेकर ज्यादा किया है सर, ठीक है ना। तो ये चीज हमारे लिए बड़ी प्रोमिनेंट आपको यहाँ से देखने को मिलती है। तो मजूमदार साहब को हम लोग कोट करेंगे सर, वो लिखते हैं कि महमूद अपीयर्स टू द हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया नाइदर मिशनरी नॉर एन एम्पायर बिल्डर सर, ठीक है ना। वी विल आल्सो सी द मेन इंटेंशन वाज द एक्विजिशन ऑफ वेयर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मोरल सर, ठीक है ना। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज अ गाजी और चैंपियन ऑफ वेथ एंड ही ट्राइड टू एक्सपीरियंस द इन्फिनिटी इन इंडिया सर, ठीक है ना, कि इन्फिडेंस को हटाएंगे और अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे। तो इस तरह से उसकी सिग्निफिकेंस आपको यहाँ से मिलेगी। महमूद के लिए कुछ लोग अच्छा पार्ट बहुत लिखते हैं और लिखते हैं कि भाई देखो महमूद पॉलिटिकली जैसा था वैसा था सर, ठीक है ना, एक शासक के रूप में। पर महमूद के कोर्ट में बहुत सारे ऑथर्स हुआ करते थे, कोर्ट ऑथर्स सर, ठीक है ना। ही वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, ही वाज अ मैन ऑफ कल्चर सर, ठीक है। एंड बिकॉज़ ही वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, कल्चर्स एंड ही हैड गुड इंटरेस्ट इन द लिटरेचर, तो ही इनवाइटेड वी कैन से स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर सेंट्रल एशिया, फ्रॉम पर्शिया टू खुरासान इन हिज कोर्ट सर, है ना। तो इसके लिए उतमी जैसे स्कॉलर्स आपको मिलते हैं, फिरदौसी जैसे स्कॉलर्स आपको मिलते हैं। वी विल फाइंड कि अल बरूनी जैसे स्कॉलर्स आपको मिलेंगे सर, ठीक है। अल बरूनी के ऊपर शायद 2023 के मुख्य परीक्षा में आपको सवाल भी पूछ दिया था। हमने एक बार वो जीएस पेपर 1 का या ऑप्शनल के पेपर 1 का डिस्कशन किया, तो उसके अंदर हमने अल बरूनी के बारे में चर्चा भी की थी कि व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ अल बरूनी ऑन इंडियन सोसाइटी सर, है ना। एंड वी विल फाइंड कि अल बरूनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये चर्चा की थी कि अल बरूनी क्या-क्या चीजें इंडियन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व किया है सर, समझे। तो 3-4 ऑथर्स आपको पता होने चाहिए, जैसे फिरदौसी था सर, ठीक है ना, समझे। तो फिरदौसी वाज वन ऑफ द कोर्ट पोएट्स ऑफ दी गजनी सर, ठीक है। एंड उसने शाहनामा करके किताब लिखी थी सर, है ना। तो प्रॉमिस ये किया गया था कि उसको 6000 या 60000 मिशकल्स मिलेंगे सर, ठीक है ना, समझे। तो काइंड ऑफ गोल्ड कॉइंस देने की बात की गई थी सर, ना, ओके। बट देन जब उसने लिखा तो उसकी जगह उसको सिल्वर के या चांदी के सिक्के दे दिए और कहा कि बेटा कट लो, हमारी उड़ान उतनी है सर, ठीक है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिरदौसी गजनी तो छोड़ के चला गया, फिर उसने फिर महमूद की पिपूड़ी बजाई थी सर, है ना। पिपूड़ी कैसे बजाई थी, तो मैंने बताया था कि शाहनामा का सेकंड पार्ट लिखा गया सर, है ना। तो सेकंड पार्ट के अंदर फिरदौसी ने बताया कि राजा के बारे में मैंने पिछले पार्ट में लिखा था वो सब गलत था सर, है ना। रियलिटी ये है सर, ठीक है ना, समझ, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि गजनी ने अपने सेनापतियों को भेजा, पकड़ा कि बोले ये फिरदौसी को ढूंढ के लेके आओ, उसने क्या-क्या लिख दिया मेरे बारे में, ठीक है। बट देन बाय द टाइम फिरदौसी हैड पास्ड अवे सर, फिरदौसी की मृत्यु हो चुकी है और फिरदौसी अपनी उसको दफनाने लेके जा रहे थे। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि गजनी कभी रेक्टिफाई नहीं कर पाया अपनी गलती को सर, ठीक है ना, समझ।
तो एक ब्रिटिश ऑथर थे, उन्होंने बेसिकली फिरदौसी की शाहनामा को वी विल सी की हाइलाइट किया था, फिर उसके बाद क्रिटिसाइज़ किया था ना, तो फिरदौसी ने सटायर लिखा शाहनामा के अंदर सर, है ना, सब देखने गेटिंग ऑफ इट। एंड सटायर के अंदर उसने लिखा कि गज़नी बड़ा लो ओरिजिन का व्यक्ति है, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, उसके कार्य अच्छे नहीं है, सर इस प्रकार की बातें वो लिखेगा सर, है ना, समझे। बाकी अगर आप देखोगे आपको उत्वी जैसे ऑथर्स मिलेंगे, उत्वी ने किताब लिखी थी तारिक-ए-यामनी सर, है ना, समझे। तो उसमें महमूद के बारे में है, बट खासियत ये है कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें वी विल सी दैट इसके अंदर से आपको मिलेगी सर, गेटिंग ऑफ इट, ओके। तो वी विल सी दैट ही गिव्स अबाउट द डिटेल्स अबाउट गज़नी, द राइट ऑफ स्टाइल ऑफ राइटिंग, बट द डेट्स एंड द डिटेल्स आर मिसिंग, ओके। तो जो हमें तारीख मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी सर, ओके। बाकी आपको बैकी भी मिलता है, आपको असाद भी मिलेगा और फराबी भी मिलेगा। उसमें हमारे लिए प्रोमिनेंट कोई एक नहीं है, वो है आपका अल-बरूनी सर, ठीक है ना, समझे। तो अल-बरूनी ने लिख दिया है, तो हम बेसिकली अच्छा ये गज़नी के ऊपर ये आपको ओपिनियंस पूछे जाएंगे ना, तो इसमें आप 3 ऑथर्स के बारे में पूछ सकते हो सर, ठीक है ना। एक तो प्रोफेसर हबीब के बारे में सर, ठीक है ना, समझे। दूसरे आपके आर.सी. मजूमदार के बारे में और तीसरे ईश्वरी प्रसाद के बारे में। इन तीनों का कॉम्बिनेशन लिखोगे और कॉम्बिनेशन में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये ट्रायंगल के रूप में बनाओगे कि पॉलिटिकल, है ना, इकोनॉमी एंड रिलीजन सर, है ना, इन तीनों का मिक्सचर था, जब कंक्लूजन के ऊपर आएगा सर, है ना, समझे। कि भाई इसके तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव्स दिख क्या रहे हैं कंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंक्लूजन में इन तीनों का मिक्सचर हम लोग लिख देंगे ना। बाकी नेचर ऑफ द क्वेश्चन आपको पूछता है, कभी-कभी डू यू एग्री है, कमेंट आपको पूछ देता है ना, सब्सटेंशिएट करने की बात आएगी सर, ओके। तो वी कैन राइट ऑल द 3 ऑब्जेक्टिव्स, ओके ना, ओपिनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमें तथ्यों को कोट करना है। बाकी इन तीन ऑथर्स को देखोगे, ईश्वरी प्रसाद, आर.सी. मजूमदार है, हबीब है सर, आगे अभी देखोगे निजामी आएंगे सर, ठीक है। तो देयर विल बी मल्टीपल ऑथर्स विल बी कोटिंग डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। तो इन तीनों के मिक्सचर के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि पॉलिटिकल पंजाब का एनेक्सेशन में था, रिलीजन लेजिटिमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्लोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी तो था क्योंकि ही वांटेड टू हैव मनी एंड टेक बैक टू द गज़नी एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो अपने डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहा था सर, ठीक है। तो ये कहानी आपको इसके अंदर से, बाकी लेनपुल है, ब्राउन है, जूडिथ ब्राउन करके ऑथर है, वो इसके ऊपर लिखते हैं। द मल्टीपल ऑथर्स विल बी हाइलाइटिंग द गज़नविद कॉन्फ्लिक्ट। जैसे ताराचंद अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो वो अपने बारे में लिखने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। एल्फिंस्टोन लिखता है, ब्रिटिश ऑथर है, एल्फिंस्टोन सर, है ना। तो ऐसे तो बहुत सारे ऑथर्स आपको मिल जाएंगे, बट हम ये 2-3 को कोट कर देंगे सर, करेंगे ऑफ इट, ओके। एंड वी विल सी कि इन तीनों को कोट करके हम ये कह सकते हैं कि भाई इन तीनों के मिक्सचर के रूप में चीजें मिल जाएगी सर। खैर चलिए, तो लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट एंड लेट अस ट्राई टू सी कि व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय अल-बरूनी इन इंडिया सर, ओके। अब देखिए अल-बरूनी का इंपॉर्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू द हिस्टोरिकल पास्ट, ओके। एंड आपको यूपीएससी ने शायद तक अल-बरूनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल यहाँ पे पूछे हैं गजनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, द ऑब्जर्वेशंस ऑफ अल-बरूनी यहाँ पे ये पूछ दिया था, द असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, जीएस में पूछ दिया था। और इसके सिवाय अल-बरूनी के ऊपर इस बार सवाल आया था सर, ठीक है। सो इन 2023 मेंस एग्जामिनेशन ऑप्शनल में आपको ये पूछा था कि अल-बरूनी ने क्या ऑब्जर्व किया था विद रिस्पेक्ट टू इंडियन सोसाइटी सर, ओके। अब देखिए कि अल-बरूनी था कौन सा, समझे, और कहाँ से ये निकल के आया ये खिलाड़ी सर, ओके। तो एक्चुअली हुआ क्या कि ही यूज्ड टू बिलोंग टू सेंट्रल एशिया सर, समरकांड के आजू-बाजू वाले रीजन से बिलोंग करता था ये खिलाड़ी। और इसके साथ ये हुआ कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम गजनी ने जब सेंट्रल एशिया कैप्चर किया तो अल-बरूनी इसके लपेटे में आ गया सर, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब गजनी इसको जीतता है सेंट्रल एशिया को, तो अल-बरूनी को कहा कि तू भी मेरे साथ आ जा। तो इनिशियली थोड़े हेजिटेट हो रहे थे, ऑब्वियस है सर, ओके। बट देन ही रियलाइज्ड दिस पार्ट कि जहाँ उसकी पॉलिटिकल पैटर्नेज लाई करती है वहाँ पे उसको जाना चाहिए सर, ठीक है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम खरीजमा से बिलोंग करने वाला ये व्यक्ति वो फाइनली गजनी के कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में पहुंचने के बाद देन ही लर्नड मेनी थिंग्स। देखिए सेंट्रल एशिया वाज अ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस एट दैट टाइम, सो देयर वर पीपल फ्रॉम द ग्रीक बेसिकली जिनके पास ग्रीक नॉलेज था, अरबिक नॉलेज था, पर्शियन नॉलेज था सर, ओके। तो उन सब की चीजों को पहले से ही पता थी सर, ओके। तो जब महमूद भारत की तरफ आए 1015-17 के बाद सर, ओके, पंजाब की तरफ पहुंचा सर, ओके ना, जब उसने शाहियों को खत्म किया था पंजाब के लिए उसकी एंट्री हुई। तो ग्रेजुअल सेंस में वी विल सी दैट वो भारत की तरफ ही आएगा और तभी अल-बरूनी को भी लेके आया सर, ठीक है। तो अल-बरूनी एट दैट टाइम लर्न अबाउट संस्कृत एज़ वेल। संस्कृत क्यों? क्योंकि बाय दैट टाइम वी विल सी कि बगदाद यूज्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर अब्बासिड कैलिफेट, और अब्बासिड कैलिफेट अभी भी सर्वाइव कर रहा है ना, 1249 तक अब्बासिड कैलिफेट वाज सर्वाइविंग, ओके। उसके बाद वो हलाकू खान ने आके मंगोलों ने आके तोड़ दिया सर, ठीक है। तो उस पीरियड में संस्कृत का नॉलेज भी इसको मिल गया था। तो ही वाज अवेयर अबाउट द संस्कृत लैंग्वेज एंड मेनी थिंग्स, बट ही वाज नॉट अवेयर अबाउट द लैंग्वेज एज़ सच, ओके, समझे। सो ग्रेजुअल सेंस में ऐसा हुआ कि ये 1015-16 के बाद जब पंजाब की तरफ गजनी आया तो ये उनके साथ आ गया सर, है ना। देन ही स्टेड बैक इन पंजाब सर, ओके। सो व्हाइल स्टेइंग बैक इन पंजाब ही केम टू इनटू कांटेक्ट विद द प्रीस्ट, है ना, पंडित जी को मिले थे। उनके साथ उसने संस्कृत पहले खुद सीखा, थोड़ा बहुत नॉलेज था उसको सेंट्रल एशिया से जब से आया था। बट देन ग्रेजुअल सेंस में उसने वहां पे प्रीस्टली क्लास के साथ इंटरेक्शन किया। ये इंटरेक्शन करने के बाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही लर्न अबाउट द संस्कृत लैंग्वेज। अब संस्कृत लैंग्वेज में उसने पुराण पढ़ी सर, है ना, थोड़ी बहुत उसने हिस्टोरिकल टेक्स्ट पढ़ी, धर्मशास्त्र से इसको दिए गए थे स्मृति के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन सब चीजों के ऊपर देखिए उसने इंडिया के ऊपर अपना ओपिनियन बनाया सर, है ना। अब आप देखिए कि जो व्यक्ति पंजाब तक सीमित है सर, है ना, समझे, पंजाब से बाहर ज्यादा गया नहीं है सर, ठीक है। उसको जो भी नॉलेज मिला है वो बेसिकली लिमिटेड बुक से मिला है, जो कभी इंडियन सोसाइटी के अंदर 100% फॉलो नहीं की गई, और उसके ऊपर उसने जो भी अपना ऑब्जर्वेशन बनाया होगा या अपनी थॉट्स दी होगी, तो क्या आपको लग रहा है कि 100% करेक्ट होगा सर? समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। सो मेजॉरिटी ऑफ हिज थॉट्स और मेजॉरिटी ऑफ हिज राइटिंग्स, ओके ना, समझे, वो जो भी आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश कर रहा था वो कैसी थी सर, है ना, इट वाज बेस्ड ऑन द हियरसे, इट वाज बेस्ड ऑन मेनली द बुक्स, ओके ना, समझे। ये बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप समझोगे तो इट वाज नॉट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन सर, समझे, समझे। तो हम जब बेसिकली इनकी बात करते हैं क्या कह सकते हैं कि अपने अल-बरूनी की सर, ठीक है ना, तो अल-बरूनी की राइटिंग के अंदर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, ये ड्रॉबैक हम लोग को यहाँ से मिलता है सर, ठीक है। एंड इसके कारण यूपीएससी ने जो इस बार मुख्य परीक्षा के अंदर सवाल पूछा था 2023 के अंदर सर, ओके, उसमें यही पूछा था कि एग्जामिन द डिफेक्ट्स ऑफ अल-बरूनीज ऑब्जर्वेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ठीक है ना। तो हमने शायद तक पिछले जब वो पेपर सॉल्यूशन किया था इसके अंदर मैंने आपको ये क्वेश्चन के ऊपर चर्चा भी की थी और कहा था कि भाई देखिए कि अल-बरूनी जो भी ऑब्जर्व करेगा इंडियन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, सोशल क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें लिमिटेशंस आपको मिलती हैं सर, ओके। सो दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी सर, ओके। और ये पूछा गया था कि एग्जामिन करना है आपको सर, कोई भी वस्तु को एग्जामिन कैसे करोगे सर, ओके। तो अल-बरूनी ने किताबुल हिंद लिखी, वो टाइम एंड स्पेस के डायमेंशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। सेकंडली उसने इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी ऐसे किया है जो टेक्स्ट बुक अप्रोच था, जो कभी पॉसिबल ही नहीं है सर, ठीक है ना, समझे। तीसरी कहानी हमको ये मिल रही है कि ही हैड नॉट ट्रैवल्ड टू इंडिया, neither he had gone to other parts of the country as well, sir, ठीक है ना, समझे। he had limited knowledge about संस्कृत and he himself accepts the fact कि भाई मेरे को संस्कृत का बहुत लिमिटेड नॉलेज था सर, ठीक है ना, समझे। सो ओवरऑल चीजें जो इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा वो बहुत लिमिटेशंस के रूप में आपको मिलती है सर। अब जैसे धर्मशास्त्र उसने देखे थे, तो धर्मशास्त्र में लिखा गया था कि वर्ण आधारित व्यवस्था है और वर्ण और जाति का डेवलपमेंट हो चुका है, पनिशमेंट सबको वर्ण आधारित मिलती है सर, ठीक है ना, समझे। उसके बाद उसने वी विल कम टू नो इंडियन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी है जो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी सर, ठीक है ना, समझे। सो वी विल फाइंड कि वो जैसे लिमिटेशंस की बात करता है, वो कहता है कि इंडिया जो है बड़ा इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड मतलब बाहर के लोगों के साथ संवाद नहीं करते इंडियंस, और वो अपने ही वी विल सी के आइडिया के अंदर पले बड़े हैं और अपने अंदर ही बात करते हैं सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल सी कि वो ये इसके लिए कर रहा है क्योंकि उसके खुद के पास ही नॉलेज नहीं था इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो हुआ क्या कि अल-बरूनी आया तो सही सर, ठीक है ना, समझे। वो ये कह रहा है कि मैंने इंडियन फिलोसफिकल टेक्स्ट को पढ़ा सर, है ना, समझे, ओके। एंड मैं बेसिकली इनके टेक्स्ट को पढ़ के इंडिया को बताने आया हूं कि भाई क्या रियलिटी इनके समाज की सर, समझे। तो ये ख्वारिज़्म से बिलोंग करता था, समरकांड के पास मतलब उज़्बेकिस्तान के अंदर है सर, ठीक है। और उस पीरियड में ख्वारिज़्म में भी बहुत सारी इंडियन कल्चर, इंडियन नॉलेज सिस्टम बहुत पॉपुलर हो चुकी थी। एंड ही वाज वेरी मच अवेयर अबाउट द अदर लैंग्वेजेस, ओवर पीरियड ऑफ संस्कृत के अंदर भी पॉपुलराइज हुआ सर, मतलब उसको नॉलेज मिलता है, तो उसको फिलोसफी के बारे में नॉलेज था थोड़ा बहुत। एंड देन मोहम्मद गजनी ने जब सेंट्रल एशिया जीता तो ये उसके कोर्ट में आ गया सर, ठीक है ना, समझे। तो इसके द्वारा ये हुआ कि इसने ट्रांसलेशन का काम किया है सर, है ना। उसने भारत के ब्राह्मण फ्रेंड्स मतलब उसके जो पिछली क्लास के मित्र थे उनके साथ मिलकर उसने ये किया था काम सर, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि उसको नॉलेज नहीं था लैंग्वेजेस का, उसके बावजूद भी ये कर रहा है और ओपिनियन दे रहा है सर, ओके। तो गजनी ने जब ख्वारिज़्म जीता ना सेंट्रल एशिया, तो उसने बहुत सारे स्कॉलर्स को जीता था, पोएट्स को जीता था अपने कोर्ट में सर, ओके। उसमें अल-बरूनी को भी लेके आया, तो अल-बरूनी को उसके बाद कहा गया कि तू मेरे लिए यहाँ पे लिख सर, ओके। तो अल-बरूनी ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब गजनी के साथ इंडिया आया तो उसकी कहानी आगे चलती है सर, समझे।
अल-बिरूनी को इंडिया के बारे में पहले से ही नॉलेज था, क्यों? क्योंकि 8th सेंचुरी ऑनवर्ड से जब से अरब्स इंडिया में आए थे, अरब्स ने ट्रांसलेशन का काम करना शुरू किया था सर, ठीक है? एंड बिकॉज़ दे हैड स्टार्टेड द वर्क ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन टेक्स्ट, तो ग्रेजुअल सेंस में हमें पता चला है कि ही वाज़ अवेयर अबाउट व्हाट हैज़ बीन द रोल ऑफ इंडिया सर, ठीक है? और फिर पंजाब की तरफ ही आता है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने यहाँ के प्रीस्टली क्लास के लोगों के साथ संवाद किया, उनसे संस्कृत पढ़ा और उसके बाद उसने रीइंटरप्रेट किया। अब देखिए कि उसकी ट्रैवल थी ना किताबुल हिंद सर, ओके? किताबुल हिंद के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी, पॉलिटिक्स, कल्चर एंड इंक्लूडिंग द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ द कंट्री एज़ वेल सर, ठीक है? समझे? तो वी विल फाइंड कि कुछ-कुछ बातों में ये लिखने की कोशिश करेगा सर, ओके? तो वो पंजाब तक आया था, नॉर्थ इंडिया तक थोड़ा बहुत आया होगा सर, ठीक है? समझे? उसने अरबिक में लिखा है, ऑब्वियस है कि देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि कहीं न कहीं इंटरप्रिटेशन के अंदर से प्रॉब्लम्स आपको मिलती रहेगी सर, है ना? ये किताब में टोटल 80 चैप्टर्स है सर, अरबिक हिस्टोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये 80 चैप्टर्स में फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री की बात की है, मैनर्स है, कस्टम है, मॉरल ड्यूटीज, इन सब की बात कर रहा है, थोड़ी बहुत लीगल सिस्टम के बारे में बताएगा सर, ठीक है ना? और खासियत ये है कि उसने बीबीसी के सांस्कृतिक ट्रेडिशंस के साथ बाकी सारे वेस्टर्न कल्चर को कंपेयर किया, मतलब जो प्रॉब्लम मेगास्थनीज के साथ थी, वही प्रॉब्लम अल-बिरूनी के साथ भी आपको मिलेगी। ये क्यों होती है, आप समझने की कोशिश करिए सर, ठीक है? मेगास्थनीज जब इंडिया में आया तो उसने कंपैरेटिव लिटरेचर लिखा था सर, कि भई हमारे यहाँ ऐसा, इंडिया में ऐसा, है ना? अरे वही वैसा नहीं कंपेयर कर, तो फिर आप उसी चश्मे से देखोगे ना चीज़ों को सर, ठीक है? तो यू विल सी द थिंग्स विद द सेम ओल्ड ग्लासेस, ओके ना समझे? तो आप पुराने चश्मे से देखोगे तो मतलब क्या है सर, गेटिंग ओके? तो वी विल फाइंड कि सांस्कृतिक ट्रेडिशंस को और हमेशा कंपेयर करने की कोशिश करोगे, तो होता है क्या कि आप बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर देते हो, जो करने की आवश्यकता नहीं होती है सर, ठीक है ना समझे? तो ये चीज़ आपको यहाँ से मिलती है। दूसरी चीज़ अगर आप समझोगे तो उसने थोड़ी मैथमेटिकल ओरिएंटेशन देने की कोशिश की थी सर, ठीक है ना समझे? तो उसकी जो राइटिंग है, ये राइटिंग के अंदर भी कुछ-कुछ आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे सर, गेटिंग ओके? तो वी विल सी कि उसने एस्ट्रोनॉमी से लेके मेडिसिन से लेके सबके ऊपर टिप्पणी की है। उसको खुद भी पता था कि उसने जो टास्क शुरू किया है सर, ठीक है ना? उसमें बहुत सारे बैरियर्स थे। बैरियर्स क्या-क्या थे सर, है ना? जैसे अल-बिरूनी खुद लिखता है कि भाई देखो मुझे अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम किस तरह से आ रही थी कि संस्कृत भाषा अरबिक और पर्शियन से बहुत अलग है, उसके बावजूद भी मैं उसको पढ़ रहा हूँ। मेरे लिए बहुत टफ है कि मैं उसको ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ। आई कुड नॉट बी ईज़िली ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज सर, ठीक है ना समझे? तो वो कह रहा है कि इफ यू वांट टू कॉन्कर दिस डिफिकल्टी दैट इज़ द लर्निंग ऑफ संस्कृत, यू विल नॉट फाइंड इट ईज़ी बिकॉज़ द लैंग्वेज इज़ ऑफ एन इनॉर्मस रेंज बोथ इन वर्ड्स एंड इन्फ्लेक्शन, समथिंग लाइक द अरबिक कॉलिंग वन एंड द सेम थिंग बाय वेरियस नेम्स, है ना? कि एक ही चीज़ को अलग-अलग नाम से अलग-अलग इंटरप्रिटेशन होता है। मैंने आपको बताया था सर, ठीक है ना समझे? तो वी विल फाइंड कि एक ही शब्द है पर उसकी इंटरप्रिटेशन टाइम एंड स्पेस के हिसाब से बदलते रहते हैं। बदलते कि नहीं बदलते हैं सर, ठीक है? तो वन वर्ड हैज़ डिफरेंट कनोटेशंस, ओके? किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, वो बहुत मैटर करता है सर, है ना समझे? और हमारे लिए बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट इंडियंस को तो पता था, उसको थोड़ी पता होगा सर। जैसे शब्द है ब्राह्मण, अब ब्राह्मण ब्रह्म भी है, ब्राह्मण अल्टीमेट सुप्रीम कॉन्शियसनेस के रूप में भी है। ब्राह्मण अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हमें देखने को मिलता है कि एक जाति वर्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मिलता है सर, ठीक है? आपको धर्म मिलता है, धर्म का मतलब क्या है? रिलीजन थोड़ी है, धर्म का मतलब तो ड्यूटी भी होता है सर, ओके? तो देयर आर मेनी थिंग्स ना सर, है ना? तो वो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। अब जो व्यक्ति डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है तो हमें लग रहा है कि भई वो इंटरप्रेट सही करेगा सर, है ना समझे? तो उसने खुद ही लिख दिया है कि भई देखो यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं सर, ठीक है ना? देयर इज़ अ प्रॉब्लम बिटवीन रिलीजियस बिलीफ एंड द प्रैक्टिसेस, क्योंकि बिलीफ सिस्टम उसने किताबों से पढ़ी थी। उसने टेक्स्ट पढ़ी थी धर्मशास्त्र, उसने टेक्स्ट पढ़ी थी पुराण, उसने रिलीजियस लिटरेचर को स्टडी किया था। अब देयर इज़ अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द सेम, इन दोनों के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है सर, ठीक है ना समझे? तो प्रैक्टिसेस में उसको कुछ और दिख रहा है, ये सीन के यार भारत कुछ अलग प्रकार का है सर, ठीक है ना समझे? साथों-साथ ये भी कह रहा है कि इंडियन सोसाइटी बड़ी सेल्फ ऑब्जर्व्ड है, इंसुलेटेड है सर, है ना समझे? और वो हमारे साथ बात नहीं करते, तो फिर बेसिकली इंडियन सोसाइटी इंसुलेटेड क्यों थी? क्योंकि ऑब्वियस है, क्योंकि आप विदेशी शासक के साथ आए हो, वो आके लूट-पाट कर रहा है सर, ठीक है? और वो प्लंडरिंग के लिए जाना गया है, तो ऑब्वियस है कि उसके कोर्ट के कोई व्यक्ति के साथ क्यों कोई बात करेगा सर, ठीक है ना समझे? सो दे विल नॉट ट्राई टू ओपन अप सर, है ना? डर भी लगता है एक प्रकार का सर, करेंगे ओके? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि अल-बरूनी का जितना भी कार्य है, इट वाज़ एक्सक्लूसिवली बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द वर्क ऑफ द ब्राह्मणस, दैट इज़ द पुराण, वेद और द बुक्स ऑफ मनुस्मृति एज़ वेल सर, ठीक है? सो व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी बेस्ड ऑन द वर्क्स ऑफ मनुस्मृति और व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोशियो रिलीजियस कंडीशंस, ओके, डू यू थिंक इट वाज़ 100% करेक्ट बाय अल-बरूनी टू इंटरप्रेट Indian as particular forms? No sir. तो द मेजर लिमिटेशंस वाज़ दिस ओनली सर, है ना समझे? तो अ पर्सन हू इज़ हिमसेल्फ एडमिटिंग टू द फैक्ट, ओके ना, ये व्यक्ति खुद एडमिट कर रहा है कि मेरे से गलती हो गई है सर, ठीक है ना समझे? और गलती होने के बाद वी विल सी कि वो जो इंटरप्रिटेशन करेगा वहाँ गलती प्रॉब्लम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आपके आंसर के अंदर अल-बिरूनी के फ्लॉज़ आने चाहिए सर, समझे कि नहीं समझे? गेटिंग ओके? एंड ये फ्लॉज़ में डिफेक्ट्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि इंडियन सोसाइटी नहीं, ओवरऑल इंडिया के बारे में उसने गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया सर, ओके, है ना समझे कि नहीं समझे? अब जैसे आज की तारीख में इधर बैठे-बैठे मैं हमास और वो फिलिस्तीन और है ना अरब सोसाइटी और यहूदियों के बारे में मैं कमेंट करूँगा, मेरे को कैसे पता चलेगा सर, ठीक है? क्योंकि मेरे को जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसमें से आधी से ज़्यादा तो समझ लेना सर, ठीक है? प्रोपेगेंडा के पार्ट के रूप में है सर, ठीक है ना? इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा कैंपेन, इन्फॉर्मेशन कैंपेन के रूप में, वॉरफेयर के रूप में है सर, ठीक है? तो वो चीज़ बेसिकली प्रेस करी जा रही है, ऑथेंटिक सोर्स तो है नहीं। अब अज़रबैजान के वीडियोज़ यहाँ वायरल हो रहे हैं ट्विटर के ऊपर। अज़रबैजान ने नगोर्नो-कराबाख जीता तो वहाँ आर्मेनियन जनरल्स को पकड़ा, मिलिट्री वाले जो आर्मेनियन मिलिट्री के जो सेनापति थे ना उनको पकड़ के गाड़ी में से उतार रहे हैं। 1-2 वीडियो एक महीने पहले का है सर, ठीक है? वो वीडियो भी इज़राइल का दिखाया गया है सर, ठीक है? कहा गया कि भई देखो ये फिलिस्तीनी हमास के आतंकवादी इज़राइली मिलिट्री ऑफिसर्स को पकड़ के, है ना समझे, इधर से लेके आ रहे हैं। अरे भाई कहाँ सर, तुम कहाँ जा रहे हो सर, ठीक है? तो वी विल सी कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है, इसके ऊपर इंटरप्रिटेशन चल रहे हैं सर, ठीक है? तो अलग ही प्रकार की बातें आपको मिल रही हैं सर। खैर चलिए लेट्स गो बैक टू दिस। तो व्हाट डू यू सी ओवर हियर सर, है ना समझे? तो अल-बिरूनीज़ ऑब्जर्वेशन विल बी लिमिटेड सर, है ना? एक तो ज्योग्राफिकल लिमिटेशन थी, कल्चरल लिमिटेशन थी, लिंग्विस्टिक लिमिटेशन थी सर, ओके? चौथी बात उसने जो सोर्सेस पकड़े थे वो सोर्सेस 100% इंडियन को फॉलो नहीं करता था सर, ओके समझे? तो वी विल फाइंड कि द सोर्सेस वाज़ नॉट बीइंग फॉलोड बाय द इंडियंस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। कोई करता था? बिल्कुल नहीं मिलता है हमको सर, ठीक है? तो उसकी ये भी एक लिमिटेशन है। तो उसने जो-जो चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी उसमें प्रॉब्लम्स तो होगी ना सर, है ना समझे? तो उसने जैसे पॉलिटिकल कंडीशन करेक्ट ऑब्जर्व की है। देखिए आपको सवाल में तो सोसाइटी के ऊपर पूछा गया था, बट आपको ओवरऑल जनरल पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए सर, है ना समझे? अब जैसे उसने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें लिखी है, उसने पॉलिटिकल कंडीशन, तो ये करेक्ट है कि भई इंडिया में फ्रेगमेंटेशन था। पर उसने ये भी कहा कि धर्मशास्त्र एक्जिस्ट कर रहे थे। वैसे धर्मशास्त्र वाज़ नॉट 100% करेक्ट सर, ठीक है? रेवेन्यू सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत लिखता है जो करेक्ट आपको मिलता रहता है। उसने खुद भी लिखा है कि हमारे यहाँ जब महमूद ने आक्रमण किया भारत में सर, ठीक है? तो भारत के लोग एकदम काइंड ऑफ है ना मट्टी की तरह है ना पूरे गायब हो गए, एटम्स की तरह छोटे-छोटे कणों में बस गए सर, ठीक है? तो वी विल फाइंड कि इस तरह से वो क्रिटिसाइज़ करता है या इंडियंस को बेसिकली है ना गायब करने की बात करता है। एक प्रकार का सार्केज़म था सर, ठीक है? और वो भी अपने आप को ग्लोरिफिकेशन करता है कि भई देखो हमने कैसे इनको गायब कर दिया सर, ठीक है? इनफैक्ट उसने इंडियंस को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ ये किया कि यार इंडियंस बेसिकली हमेशा इंसुलेटेड रहे हैं। इंसुलेटेड रहने का मतलब ये कि ये बेसिकली बाहर के लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है सर, ठीक है? और ये क्यों नहीं उसके पीछे का कारण है सर। यहाँ सब कुछ मिल रहा था पहली बात तो सर, ठीक है? दूसरी बात वी विल सी कि हमें ये भी पता चला है कि आप जिस तरह से आए थे सर, है ना? तो आपके साथ राब्ता कम ही होगा सर, है ना? इट वाज़ बट ऑब्वियस कि यू वर हियर एज़ अ प्लंडरर और इन्वेडर सर, ठीक है? सो पीपल वर नॉट रेडी टू ओपन अप द माउथ, है ना समझे? तो जो भी था वो चुपचाप बैठा रहा सर, कैरिंग ऑन, ओके? दूसरी उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसने कास्ट सिस्टम है ना इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने आइडेंटिफाई किया। देखिए सोसाइटी में क्या कहा, उसने इंडियन सोसाइटी को पर्शियन सोसाइटी के साथ कंपेयर कर दिया सर, ठीक है? कैरिंग ऑन, ओके? और कुछ-कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से उसने कहा कि पर्शिया में 4 प्रकार के लोग हैं, है ना? नाइट्स थे मतलब राजा लोग थे, मॉन्क्स थे, है ना? फायर प्रीस्ट, क्योंकि पर्शिया में एंशिएंट मतलब एंशिएंट पर्शिया जहाँ पारसी लोग रहते थे सर, है ना? फिर तो पर्शिया में इस्लाम आ गया सर, ठीक है? उसके पहले की कहानी में। फिर फिजिशियंस थे और आर्टिजन्स थे। तो इस तरह से ये कह रहा है कि सोशल डिवीजन्स वर नॉट यूनिक टू इंडिया, बट वो ये भी कह रहा है कि इंडिया की जो सोशल डिवीजन थी वो पर्शिया के सेंटर को कंपेयर करने की कोशिश करेगा। फिर वो क्रिटिसाइज़ ये भी कर रहा है कि देखो इंडिया में इक्वालिटी नहीं थी।
पर हम बेसिकली जो सेंट्रल एशिया में इस्लाम आया या ईरान में इस्लाम आया वहाँ इक्वालिटी थी सर, ठीक है ना समझे। तो इस तरह से वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा कि देखो इंडिया में सोसाइटी बड़ी इनइक्वल है और गजनवी इन्वेजन के बाद इक्वालिटी को लाने की कोशिश की गई है सर, ठीक है ना समझे। सो ही विल क्रिटिसाइजिंग हिंदूज फॉर आइसोलेशन, ही विल बी टॉकिंग अबाउट द अर्ली मैरिज सिस्टम, ही विल बी टॉकिंग अबाउट विडो मैरिज नहीं थे, है ना समझे। वो फिर वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत टिप्पणी करने की कोशिश करेगा सर, ठीक है। तो ओवरऑल वी विल सी कि उसकी कुछ क्रिटिसिज्म आपको थी, ये क्रिटिसिज्म थोड़ी बहुत वैलिड भी है ना, क्योंकि वो प्रैक्टिकली देख भी रहा है और कुछ उसने एक्सैजरेट किया है। जैसे कास्ट पॉलिशन के बारे में लिखता है सर, ठीक है। वो कहता है कि यार जाति प्रथा को लेके एक सोशल डिस्टेंसिंग था, कास्ट पॉलिशन था सर, ठीक है समझे, और प्योर इंप्योर की कैटेगरी में था। खैर ये 100% सही भी नहीं था, उसके पीछे का कारण आप देखिए। वी विल फाइंड कि जब ये गजनवी इन्वेजन हुए या गुरिड इन्वेजन हुए, इस पीरियड में हजारों लाखों की सेना के अंदर लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे सर, ठीक है समझे। सो द किंग्स आर्मी वाज वेरी मच हेटेरोजेनियस इन नेचर सर, ओके। सो व्हेन द आर्म्ड फोर्सेस वर हेटेरोजेनियस इन नेचर, देन हाउ कम वी कैन से ओनली वन पर्टिकुलर कास्ट और वन पर्टिकुलर वर्ड वाज फाइटिंग सर, है ना समझे। तो वी विल फाइंड कि उसने कुछ चीजें ऑब्जर्व की है, क्योंकि वो धर्मशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने लिखा है सर, है ना। अब जैसे प्योरिटी ऑफ कास्ट एंड इंप्योरिटी ऑफ कास्ट वाज रिटन इन द स्मृति, मनुस्मृति सर, ठीक है। सो बिकॉज़ ही केम इनटू कॉन्टैक्ट विद मनुस्मृति, एंड मनुस्मृति मनुस्मृति को 100% फॉलो कर रहा था सर, ठीक है। कोई नहीं कर रहा था, दैट वाज वेरी मच क्लियर सर, है ना समझे। बट देन ऑब्जर्विंग थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर बेसिकली बुक और उसके ऊपर से ओपिनियन बनाना, तो इंडियन सोसाइटी को थोड़ा नेगेटिव दर्शाने की कोशिश की गई है सर, ठीक है ना समझे। तो वी विल फाइंड कि इस तरह से वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा कि इंडिया की कास्ट सिस्टम और कास्ट पॉलिशन जो थी, इट वाज कॉन्ट्ररी टू द लॉ ऑफ नेचर। तो ही हाइलाइट्स द फैक्ट कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, पर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये भी लिखने की कोशिश करेंगे कि वो 100% करेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं था सर, है ना समझे। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट सिस्टम वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टडी ऑफ नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट? नॉर्मेटिव वर द स्मृतिज, दे वर बेसिकली एस्टैब्लिश्ड फॉर द नॉर्म्स, ओके। वो एक प्रिस्क्रिप्शंस के रूप में थी सर, है ना समझे। एंड दैट वाज नॉट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन सर, ओके। जैसे क्योंकि ये लिखी गई थी ब्राह्मण, बेसिकली ब्राह्मणों के द्वारा, वो भी एक से ज्यादा प्रकार की कमेंट्रीज के रूप में थी, तो देयर वाज ऑब्वियसली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एज वेल सर, ओके। अब मनु को उसने पढ़ के ऑब्जर्व किया है, मनु के सामने याज्ञवल्क्य को देखा होता तो कुछ अलग ओपिनियन मिलता उसको, है ना समझे। उसने नारद को देखा होता तो अलग होता, बृहस्पति को पढ़ा होता तो अलग होता सर, ठीक है। तो एक से ज्यादा स्मृति आपको मिलती है तो आइडियलिज्म है, तो रियल लाइफ में तो इतनी सिचुएशन थी नहीं सर, गेटिंग ओपन, है ना समझे। सो वी विल सी कि देयर वर क्लासेस ऑफ पीपल हु वर सब्जेक्ट टू सोशल डिस्क्रिमिनेशन सर, है ना समझे। तो जैसे अंत जाति है या अन्य जाति है ना, बेसिकली जो लोएस्ट ऑफ द क्लासेस हुआ करती थी, अंत्य जाति के रूप में भी पहचानते थे। ये सोशली डिस्क्रिमिनेटेड थे, पर इकोनॉमिकली इनका भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन था सर। सोशल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि वी विल सी कि इनको सामाजिक रूप में हायरार्की में रोल प्ले नहीं था, पर आर्थिक रूप में एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से या बाकी सारे डोमेस्टिक वर्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोग में लिया गया है सर, ठीक है ना समझे। तो ओवरऑल स्थिति में ऐसा हुआ कि गजनी के द्वारा जो चीजें लिखी गई थी, सॉरी अल बरूनी के द्वारा जो चीजें लिखी गई थी, वो पार्शियली करेक्ट है, वो पार्शियली इनकरेक्ट भी है सर, है ना। तो हमें उसकी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। इसके लिए यूपीएससी ने आपको क्या पूछा? एग्जामिन करिए सर। एग्जामिन का मतलब क्या है सर, ठीक है ना समझे, कि भाई एग्जामिन द व्यूज दैट वर गिवन बाय अल बरूनी इन द असेसमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी सर, है ना समझे। तो हम ये लिखेंगे कि भाई देखो उसके द्वारा जो चीजें ऑब्जर्व की गई है वो पार्शियली करेक्ट है, बट 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि उसके पास खुद लिमिटेड नॉलेज था, वो खुद कबूलता है सर, है ना समझे। ही हिमसेल्फ एक्सेप्ट द फैक्ट्स कि भाई देखो आई हैव लिमिटेड नॉलेज एंड बिकॉज़ आई डू नो अबाउट संस्कृत बट आई आल्सो डू नॉट नो अबाउट संस्कृत, है ना समझे, है ना समझे नहीं समझे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरे नॉर्मेटिव कंडीशंस को उसने हाईलाइट करके रियल पिक्चर बताने की कोशिश की है सर, है ना। नॉर्म्स एंड रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। नॉर्म्स में तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में ये भी कहता है कि सुबह गोली लो है ना 8 बजे, दोपहर को फिर 11 बजे, फिर 1 बजे, आप 1 बजे तीनों की तीनों गोलियां ले लोगे सर, है ना समझे। 8 11 कौन लेगा सर, ठीक है समझे। इट्स बेटर टू टेक, है ना। तो नॉर्म्स आर ऑलवेज सेट अप इन अ पर्टिकुलर वे बट दे आर नॉट बीइंग फॉलोड सर, है ना समझे। उसको एक हद से ज्यादा फॉलो नहीं किया जाता है। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए अल बरूनी की राइटिंग में, उसकी क्रिटिसिज्म के अंदर से सर, ठीक है। तो ओवरऑल ऑब्जर्वेशंस आपको मिल गए हैं। इनफैक्ट ये पैराग्राफ, ये पूरी की पूरी डिटेल आपको एनसीईआरटी में दी गई है सर, है ना समझे। तो एनसीईआरटीज़ को पढ़ना मतलब क्यों आवश्यक है, इवन फॉर द ऑप्शनल, उसके पीछे का कारण आपको ये मिलेगा, समझ में आया कि नहीं आपको, ठीक है। दिस ऑब्जर्वेशंस आर गिवन इन एनसीईआरटी, स्टेटेड है, और उसको हमने सिस्टमैटिकली थोड़ा बहुत इंक्लूड कर दिया है सर, है ना। तो दैट विल बी मोर देन इनफ। आप में से बहुत लोग कहेंगे कि मास्टर कितना याद रखना है सर, ठीक है। तो इसमें से इतना अपन याद करेंगे तो मोर देन इनफ हो जाएगा सर, है ना समझे। तो पिक्चर इज क्लियर टू यू गाइस, है ना समझे, कि भाई अल बरूनी के द्वारा जो राइटिंग था, अब अल बरूनी के और भी लोग थे गजनी के कोर्ट में, मैंने आपको बताया, फिरदौसी था, उतबी था, है ना समझे, और मेनी अदर स्कॉलर्स एज वेल, है ना समझे। बट देन सबके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। अब बेसिकली गजनी से थोड़ा आगे चले जाएंगे और वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम आगे जो है उसके ऊपर देखते हैं सर, है ना समझे। है ना समझे। भैया के नोट्स, भैया का एटलास, भैया ले बेचारे को सर, ठीक है। कौन से भैया की बात हो रही है सर, है ना। कौन से भैया, मेरे कंटेक्स्ट मेरे को बता दो तो मेरे को भी समझ में आए सर, है ना। व्हाट हुज भैया यू आर टॉकिंग अबाउट? यूट्यूब वाले भैया सर, है ना सर। यूट्यूब वाले भैया तो बड़े प्रोमिनेंट है, यूट्यूब में तो बहुत भैया है सर। वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं प्रीलिम्स के पहले सर। इस बार यहाँ से सवाल आएंगे, इस बार यहाँ से सवाल आएंगे। मतलब एक टीचर के रूप में हम नहीं प्रेडिक्ट कर पाते सर। मेरे को क्या कहते हैं तुम प्रेडिक्ट करके दिखाओ, मैं नहीं बता पाता, है ना। वो क्या कहते हैं, हाई यील्ड एरियाज फॉर यूपीएससी। सर 10 साल हो गए मेरे को पढ़ाते पढ़ाते, मैं कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया अभी तक हाई यील्ड एरिया, रियलिटी बता रहा हूँ सर। 10 साल हो गए मेरे को पढ़ाते, और मैं बहुत डेप्थ में पेपर एनालिसिस करता हूँ, समझे। मतलब मेरे सब्जेक्ट का तो करता ही हूँ, बाकी सबका भी देखता हूँ सर, ठीक है समझे। और मैं नहीं कर पाया कि बीटा हाई यील्ड एरिया, मेरे को लग रहा है सब हाई यील्ड है ना समझे। ना स्किप मिडियल इंडिया, हाँ 15 मार्क का मेंस में गया, और 10 तो नहीं पर 6 मार्क का आपका पीटी में गया, है ना। 3 क्वेश्चन आते हैं मिडियल इंडिया में, 2 से 3 क्वेश्चन, समझे। तो 6 मार्क उसमें गया और 15 मार्क इस बार वो टेक्नोलॉजी में चला गया। 15 और 6 21 मार्क, 21 मार्क समझ में आता है। स्टैटिक टॉपिक, आईएमओ याद नहीं रहेगा तुम्हें? आईएमओ या डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्या पूछा था इस बार? लोग G20 B20 ये वो करके गए थे मीट कर, हाँ डब्ल्यूएमओ पूछ दिया था। क्या लिख पाओगे डब्ल्यूएमओ? देखो देयर आर स्टैंडर्ड सोर्सेस, देयर आर स्टैंडर्डाइज्ड बेसिकली वे ऑफ लर्निंग एज वेल। यूपीएससी इरिस्पेक्टिव वो डायनामिक हुआ है, वो तो मुझे भी पता है सर, ठीक है समझे। बट देन रियलिटी ये है कि वो डायनामिक नेचर भी आपको स्टैटिक के साथ ही लिंक अप मिलेगा। अब देखिए चलो अभी इजराइल फिलिस्तीन की बातें चल रही है, पर आपको बैकग्राउंड का कंटेक्स्ट तो पीछे पता होना चाहिए कि क्या हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, है ना, कि कैसे इजराइली स्टेट का निर्माण किया गया, ना साइलेंस मूवमेंट कैसे निकल के आया। मतलब मेनी थिंग्स ना जो बेसिकली पीछे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके कंटेक्स्ट में आप देखोगे। फिर लेटेस्ट जो ये हमास और हिजबुल्लाह और पीएलओ तो बाद में आया। पता कितने ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलते हैं, हर 2 3 4 साल में कोई ना कोई बनाएगा। अभी हमास को फ्लैटन करेंगे ये लोग, अभी चलो मान लेते हैं कि हमास फ्लैटन हो जाएगा ना, गाजा की पट्टी साफ करेंगे लोग, वहाँ सिविलियंस थोड़े बहुत अब जो रहेंगे वो रहेंगे, और 5-10 साल के बाद फिर एक और नई इंस्टीट्यूशन बनाई जाएगी, समझे। देखिए इसमें फिलिस्तीनी राइट्स के साथ हमास में नेगेटिव पॉइंट ये कर दिया कि ये जो सोशल मीडिया में ये सब निकल गया है ना सर, जो काइंड ऑफ देखो टॉर्चरिंग वॉर्चरिंग कर रहे हैं, तो ये बेसिकली आईसीस के जैसे अपने आप को बता रहे हैं, ठीक है समझ। तो दैट्स द वे हाउ म्यूटिलेशन ऑफ डेड बॉडीज वर टेकिंग प्लेस, तो उसके कारण उसकी नेगेटिव प्रत्याघात बहुत मिलेगी कि देखो तुम राइट्स के लिए फाइट कर रहे हो, वो बात ठीक है, फिलिस्तीनी राइट्स मिलने चाहिए, वो समझ में आता है कि उनके राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन भी है, ओके। बट इन व्हाट वेज यू आर ट्राइंग टू टेक इट आउट, तो यू आर लूजिंग योर लेजिटिमेसी ना, आपकी जो लेजिटिमेसी है,
आप अपने अधिकार की जो मांग कर रहे हो सर, ठीक है, तो पूरी तरह से बदलेगी सर। खैर चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट। ओके, अब देखिए कहानी क्या है और कहानी में बदलाव क्या हुआ। तो गजनी के आक्रमण के बाद जो सेकंड इन्वेजन हुआ वो किसका हुआ, घुरी का हुआ सर, ठीक है ना। तो अल-बिरूनी याद रहेगा सबको सर, ठीक है ना। गजनी के बाद बेसिकली घुरी के ऊपर चले जाएंगे एंड विल ट्राई टू सी कि व्हाट हैपेंड विद रिस्पेक्ट टू घुरी, हाउ थिंग्स आर टेकिंग प्लेस। ओके, तो होता क्या है कि घुरी डायनेस्टी इज एन आउटकम ऑफ द गजनविड कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान, है ना। गेटिंग ओके, तो क्या हो गया 1 बजे, आपकी आइज़ ठीक नहीं लग रही, हाँ, आँखें ठीक नहीं है, आँखें ठीक नहीं है, नाक ठीक नहीं है, सर ठीक नहीं है, मतलब पूरा शरीर अंदर-अंदर हिला हुआ है मेरा, ठीक है। समझिए, आँखों में से सॉलिड पानी आ रहा है, मतलब इतना पानी आ रहा है कि बात मत करिए, ठीक है। तो कल आधा दिन इसके लिए स्क्रीन, मतलब पूरा दिन स्क्रीन के सामने मैं नहीं था। तो हाँ, ये टाइम वायरल का है, अभी डबल सीज़न्स भी हो रही है, डबल सीज़न समझ में आ रहा है ना, सर्दी और गर्मी दोनों इकट्ठी हो रही है, तो है ना, तो थोड़ा बहुत है सर, है ना, इम्प्लीकेशन। अभी एक आध दिन क्लास रिस्केड्यूल होगा तो समझ में आ जाएगा। अभी और अभी थोड़ा अक्टूबर हिट भी है और अभी नवरात्रि में बाहर जाएँगे रात को, है ना, बाहर का कचरा खाएँगे सर, तो थोड़ा इम्यूनिटी डेवलप होगा, थोड़ी धूल आएगी शरीर में सर। नवरात्रि में यहाँ सब गरबा होता है तो ओपन ग्राउंड्स में होता है, तो धूल मिट्टी उड़ती है थोड़ी बहुत, ठीक है ना, थोड़ा रेजिस्टेंस बनता है। अभी क्या है कि कन्फाइंड एटमॉस्फियर में रह के मैं ज़्यादा बीमार हुआ। मतलब मैं 4 साल से कन्फाइंड एटमॉस्फियर में आ गया ना, कमरे के अंदर बैठ के। पहले बहुत ट्रैवलिंग होता था, तब बीमार कम होता था ऐसे ही, और शायद कोविड के बाद भी हो सकता है कि बीमारी ज़्यादा हो गई सर। तो अभी हर 2 महीने में एक आध बार तो मेरे को सर्दी जुकाम और ये ना ही लग जाता है सर। व्हेयरएज़ आई लाइक नो यूज्ड टू गेट लेस ऑफ, कोविड के बाद भी हो सकता है। उम्र का भी कहानी आपको मिलता है सर, ठीक है ना। ऑप्शनल कैसे होगा सर? होगा सर, मैं नहीं होगा तो भी होगा सर, समझो। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि देखो, कागड़ो इसको कुकड़ो बोले तो सवार पड़ी ना, वैसा है ना। कुकड़े कू अगर है ना, अगर क्या कह सकते हैं, आपकी मुर्गी जब बोलती है, तो ये सवेरा होता है ऐसा किसने? सूरज अपने हिसाब से होता है, पहले लोगों को लग रहा है कि गुजराती में कहावत है, तो इसे कहावत है गुजराती, समझे? तो द शो मस्ट गो ऑन सर, है ना, मैं रहूँ ना रहूँ सर, किसको क्या पता सर? ये बड़ी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है लाइफ सर, है ना। चलिए, तो कहानी क्या है? कहानी अपन बात कर रहे थे, वी विल सी दैट गज़नी के बारे में। अब देखिए कि अरब इन्वेजन तो 712 में हुआ, 712 से लेके 750 तक अरब्स ठंडे हो गए सर, ओके। तो ये खाली सिंध के बाहर नहीं जा पाए। गज़नी की इन्वेजन की इम्पैक्ट ये हुई कि नॉर्थ वेस्ट का रूट खुल गया भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों खुल गया? क्योंकि दी शाहीज़ वर एबल टू लाइक नो दे वर नॉट बी एबल टू रेजिस्ट इट डाउन एंड देन ग्रेजुअली पंजाब इनका बैकयार्ड के रूप में आ गया सर, ओके। अब होता क्या है कि गज़नी ने जिस तरह से एम्पायर क्रिएट किया था सेंट्रल एशिया में, ये एम्पायर का परिणाम ही था कि घुर करके एक प्रोविंस है अफगानिस्तान, घुर। आप गूगल करो तो यू विल फाइंड अ प्रोविंस कॉल्ड घुर, समझे? ये सबसे लीस्ट डेवलप्ड था घुर सर, समझे? और ये घुर वाले विस्तार के अंदर ये हेरात के साइड में है, वेस्टर्न अफगानिस्तान, मतलब ईरान से सटे हुए विस्तारों की तरफ मिलेगा सर, ठीक है। एंड वहाँ अगर आप समझने की कोशिश करिए तो ये गज़नी से अपना दबदबा एस्टैब्लिश किया, है ना, मोहम्मद गज़नी ने। तो वहाँ पे जो घुर लोग था ना, ये स्थानिक ट्राइब था सर, ना, समझे? एंड ये जो घुर ट्राइब है वो बेसिकली गजनवीड के प्रभाव में आया, तो उनके सामंत बन गए। ग्रेजुअल सेंस में हमको ये पता चलता है कि ओवर पीरियड गजनी इज आल्सो प्लेस ऑफ अफगानिस्तान, है ना। गजना या गजनी करके प्रांत है, गजनी तो काबुल से 60 किलोमीटर है। गजनी इज कॉल्ड एज द एंट्री गेट टू काबुल, है ना, समझे? आप कभी देखोगे तो जब तालिबान 15 अगस्त को टेक ओवर करता है, उसके 2 दिन पहले उसने गजनी टेक ओवर किया था एंड बाय दैट टाइम इट वाज बट ऑब्वियस कि ये अब काबुल घुस जाएंगे सर, समझे? तो मैं सर आपकी जगह में करंट अफेयर्स का 60 क्वेश्चन सोल्व करा, तुम पूरा सब करवा दो सर, ठीक है, यूपीएससी कहां मना किया सर, ठीक है, समझ में आया। तो कहानी क्या आपको मिलती है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ना, पूरा ऑप्शन ऑप्शन भी करवा दो, एकदम बढ़िया है सर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को छुट्टी मिल जाएगी सर। मैं मतलब 3-4 साल से कितना 4 साल से छुट्टी नहीं लिया सर, ठीक है। ऑलमोस्ट 4 साल खत्म हो गया। आई एम नॉट टेकन अ वेरी लॉन्ग हॉलिडे, तो मतलब कभी लिया ही नहीं है 15-20 दिन वाला सर। ना घर पे मॉब हो जाती है हमारी, बोलो छुट्टी तो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन आपको मिलता है सर, ठीक है। ना 2-3 दिन का, दिवाली वाले पे 4 दिन का, मतलब जो हॉलिडे चाहिए ना सर, हफ्ता 10 दिन का, मतलब मौज वाला हॉलिडे सर, वो कुछ भी ना करो सर, वैसा हुआ ही नहीं 4 साल में सर, ठीक है। नॉट अ सिंगल डे। हाँ, केरला आना है सर ना, अभी बीच में सोच रहा था केरला आने के लिए सर, ठीक है। तो लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। मॉलिस नहीं है ना, किडनी विडनी बेचनी पड़ेगी सर मॉलिस के लिए सर। केरला ठीक है ना, केरला में थोड़ा आयुर्वेदिक बेसिकली बहुत सारी थेरेपीज भी हो जाती है सर। खैर चलिए चलिए, तो देखिए कि गुर की कहानी के ऊपर चले जाते हैं। देखो गुरिल्स कहाँ से आए सर, ना, हु वर द गुरिल्स, ओके, एंड व्हाई वर द गुरिल्स। तो गजनी का इन्वेजन 1000 से लेके 1026 तक रहा, राइट सर, ओके। ओवर पीरियड ऑफ टाइम द गुरिल इन्वेजन ऑफ इंडिया टुक प्लेस, ओके। अब द गुरिल इन्वेजन ऑफ इंडिया टुक प्लेस समवेयर इन 1078 एंड देन 1191-92 सर, ओके। सो यू कैन इमेजिन कि देयर वाज अ बेसिकली ह्यूज टाइम गैप इन बिटवीन सर, ओके। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि इसके बीच में तो 150 साल का टाइम गैप आपको मिलता है। 150 साल का टाइम गैप का मतलब ये है कि दे आर ट्राइंग टू हाइलाइट द फैक्ट कि इन बिटवीन इंडिया के अंदर पॉलिटिकल यूनिटी नहीं आई। ये 150 साल के अंदर गुरिल्स जो है बेसिकली गजनवीज के अंदर में आए थे। सो इन बिटवीन दिस 150 इयर्स द गुरिल्स बिकेम पार्ट ऑफ द गजनवीज, ओके। अब ये कैसे निकल के आए थे, तो उसके पीछे की कहानी ये है कि जैसे सेंट्रल एशिया के अंदर इनका एम्पायर बना ना, क्या कह सकते हैं कि गजनवीज का सर, ठीक है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये गुरिल्स इनके अंडर में है, और गुरिल्स के लोग ही थे जो इनके सामंत के रूप में पहले काम करते थे, बट देन फाइनली दे टुक ओवर, है ना, समझे? उन्होंने टेक ओवर कर दिया सर, गेटिंग ओवर, ओके। तो कहानी आपको ये देखने को मिलती है कि मोहम्मद घुरी सर, है ना, शहाबुद्दीन मोहम्मद घुरी सर, ठीक है। वो मूलतः से गुरीद से बिलोंग करता था और उसने वी विल सी कि टेक ओवर किया था सर, है ना, इन्होंने ही टेक ओवर किया था। तो पूरी स्टोरी यहाँ से निकल के आती है ना। तो सुल्तान मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन सम, एक्चुअली नाम क्या था? सुल्तान मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन सम, है ना, समझे? दैट वाज द नेम ऑफ द घुरी सर, है ना, समझे? गेटिंग ओवर, ओके। बट देन वी विल सी दैट ये घुरी इसके लिए कहते थे क्योंकि गुर से बिलोंग करते थे, है ना, समझे? सो बिकॉज़ दे बिलोंग टू अ प्लेस कॉल्ड एज़ गुर, तो दे वर कॉल्ड एज़ घुरी सर, है ना, समझे? तो इस तरह से इनकी लिनियरिटी शुरू होती है या इनकी डायनेस्टी की शुरुआत आपको मिलेगी। तो हमें थोड़ी बहुत बैकग्राउंड इसके रिलेटेड पता होनी चाहिए कि कैसे निकल के आए, कहाँ से आए। इनमें भी हम लोग को 3 ही बातें देखनी है सर, ठीक है। इनकी इम्प्लीकेशंस क्या थी, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और ये कैसे असर करके गए सर, है ना, समझे? तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि गुर यूज्ड टू बी वन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ अफगानिस्तान, है ना, समझे? सो इट वाज ऑन द वेस्ट ऑफ गजनी एंड द ईस्ट ऑफ हेरात सर, है ना। तो बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर के प्रोविंस के साथ जुड़े हुए थे। इनको गजनवीड्स ने ही इस्लाम के फोल्ड में लेके आए थे कि जब गजनी ने अपना बेसिकली सेंट्रल एशिया में अपना दबदबा एस्टैब्लिश किया, तो दे वर द वंस हू वर टेकिंग बेसिकली देम अंडर द फोल्ड सर, है ना, समझे? तो ग्रेजुअल सेंस में ये गजनवीड्स के अंडर में आए, उनके अंडर में बेसिकली रहने की शुरुआत करते हैं सर, ठीक है ना, समझे? एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि 11 से लेके 12th सेंचुरी के ट्रांजिशन पीरियड में इनका दबदबा एस्टैब्लिश होगा सर, ठीक है ना, समझे? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये घुरिद एम्पायर की शुरुआत हुई। इन्होंने गजनी को कैप्चर किया, गजनी के स्थानिक राजाओं को खत्म कर दिया सर, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने सेंट्रल एशिया के सेल्जुक तुर्क के सामने भी लड़ाई की सर, ठीक है। एंड देन फाइनली दे स्टार्टेड एज़ अ वसाल्स ऑफ गजनी। ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने अपने आप को ही वी विल सी कि टाइटल दे दिया कि भाई देखो अब तो हम सुल्तान के रूप में एस्टैब्लिश किया है सर, ठीक है। तो तब इनकी सेंट्रल एशिया के और भी राजाओं के साथ संघर्ष चलती रही, जैसे ख्वारिज़्मा का एक एम्पायर था सेंट्रल एशिया में, मतलब उज़्बेकिस्तान में, ठीक है। तो वहाँ से ये सब चीज़ें चली और वहाँ से इनकी शुरुआत होती है सर, ठीक है, समझे? तो कहानी ये है कि गियासुद्दीन मोहम्मद करके
एक राजा था सर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और ग्यासुद्दीन मोहम्मद के बाद उसी की फैमिली से है मुइज़ुद्दीन मोहम्मद। हमारे लिए बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है सर, मुइज़ुद्दीन मोहम्मद, क्योंकि ग्यासुद्दीन मोहम्मद जो है बेसिकली जो ओरिजिनल राजा था, उसके बाद मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन समा आएगा सर, ठीक है। और मुइज़ुद्दीन को ये चीज़ ऐसी थी कि मुझे अपना दबदबा एस्टैब्लिश करना है, आई वांट टू एस्टैब्लिश एंड वंस अगेन एस्टैब्लिश अ परमानेंट तुर्किश रूल इन इंडिया, और कैसे भी करके मैं जीतूंगा तो मेरे लिए बड़ा फायदा होगा सर, ठीक है, समझे। तो इस तरह से वी विल सी दैट ये पूरी की पूरी स्टोरी आपको मिलती है, और ये जब भारत के ऊपर आक्रमण करेगा तो इसकी भी इंपैक्ट आपको असर के रूप में पता होनी चाहिए सर, ठीक है। तो आगे की कहानी में मैं नहीं जा रहा हूँ सर, ठीक है, बट हम लोग को बेसिकली ये देखना है कि भाई व्हाई ही इन्वेडेड ओवर इंडिया सर, है ना, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव फॉर द इन्वेजन। सेकंडली हमको ये भी पता होना चाहिए कि इसके ऑब्जेक्टिव्स कितने डिफरेंस थे कंपेयर्ड टू व्हाट द गजनीज इन्वेजन हैड सीन सर, ठीक है ना, समझे, करेंगे ओके। अब देखिए कि गजनी और घुरी के बीच में है ना, समझे, हम लोग लास्ट में भी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बट हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ वी विल सी की ऑब्जेक्टिव्स व्हाई दे इन्वेडेड, है ना, समझे। तो वी विल सी कि ही वाज वेरी मच एम्बिशियस, ओके ना, समझे। सेकंडली पंजाब ऑलरेडी गजनी का एम्पायर का पार्ट बन चुका था, तो उसको ये लग रहा था कि पंजाब अगर हमने जीता है तो पंजाब के ऊपर भी जाना चाहिए हमें सर, ठीक है ना, समझे। सो व्हाई वी आर स्टेइंग आवरसेल्फ ओनली विद द पंजाब सर, करेंगे ओके। सेकंडली वी विल आल्सो फाइंड कि एट दैट टाइम हमें ये पता चल रहा है कि सेंट्रल एशिया में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही थी सर, है ना, समझे। ये कॉन्फ्लिक्ट्स में जैसे सेल्जुक करके टर्किश डायनेस्टी, सेल्जुक टर्क्स है ना, वो रूल कर रहे थे, गजनविड्स खुद रूल कर रहे थे, ऊपर ख्वारिज़्मा के सुल्तान रूल कर रहे थे, वो खुद गुर से गजनी की तरफ आया था सर, ठीक है। तो ही वाज फेसिंग सो मच ऑफ हीट इन सेंट्रल एशिया, तो ही रियलाइज्ड दिस पार्ट कि यार ये देखिए कैसे भी करके मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, एंड देयर इज वन प्लेस दैट आई कैन गो, दैट इज टुवर्ड्स द पंजाब सर, है ना, समझे नहीं समझे, कि भाई मेरे को अगर जाना चाहिए तो पंजाब से जाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा सर, करेंगे ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि ही रियलाइज्ड दिस पार्ट कि वो पंजाब के थ्रू जाएगा और पंजाब में अपना एस्टैब्लिशमेंट करेगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि सेंट्रल एशिया के जितने भी मुस्लिम किंगडम्स निकल के आए हैं सर, ठीक है ना, समझे, वो सबके सब कोई यूनिटी ला नहीं रहे हैं सर, है ना, समझे। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि महमूद या ये मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन सम जो है उसको एक चीज समझ में आ गई थी कि भाई मुझे भारत की तरफ आएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। सेकंडली इंडिया में पॉलिटिकल कंडीशंस उस पीरियड में बहुत बदली हुई थी। अब देखिए पंजाब के अंदर भी वी विल सी दैट मुल्तान वाला जो रीजन है इट वाज रूल्ड बाय द मुस्लिम डायनेस्टीज, सिंध वाले रीजन में भी मुस्लिम डायनेस्टीज रूल कर रहे थे, पर इनके बीच में यूनिटी नहीं है। दूसरा ये जब आया भारत में तो राजपूत किंगडम्स रूल कर रहे थे, राजपूत में चौहान थे, तोमर थे, सोलंकी थे, गढ़वाल थे, है ना, हमने देखा था पिछले क्लास के अंदर, देवर चालुक्य थे, इनके बीच में भी यूनिटी नहीं थी, चंदेल थे सर, ठीक है ना, समझे। अब बंगाल में सेना डायनेस्टी हुआ करती थी, दे वर आल्सो नॉट यूनाइटेड सर, करेंगे ओके। तो वी विल फाइंड कि दे न्यू अबाउट दिस पार्ट एज़ वेल, द सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया वाज आल्सो नॉट इन वेरी गुड कंडीशंस, है ना, मतलब उनके लिए अच्छी स्थिति में आपको नहीं मिल जाती है सर, ठीक है। तो ओवरऑल स्थिति ये देखने को मिली कि मुइज़ुद्दीन मोहम्मद सर, है ना, समझे, करेंगे ओके, जब वो सत्ता के ऊपर आया सर, है ना, समझे, करेंगे ओके, तो उसको ये चीज समझ में आ चुकी थी कि भाई मेरे लिए तो बड़ा फायदा है सर, ओके, आई शुड कम बैक टू इंडिया एंड आई शुड मेक श्योर कि मैं अपना लाभ उठाऊं सर, ओके। तो इस तरह से उसने पहले मुल्तान सिंध को जीता 1170s के दौर के अंदर सर, ओके। और 1170s के अंदर उसने कहा कि मुल्तान और सिंध में जो मुस्लिम डायनेस्टीज है ये सब के सब कुफर डायनेस्टी है ना, हेरेटिक्स है एक प्रकार से सर, ठीक, करेंगे ओके। इनफैक्ट इस पीरियड में मुल्तान में एक दो पंजाबी हिंदू डायनेस्टीज भी थी, उनके साथ भी ये संघर्ष करेगा, है ना, भट्टी राजपूत डायनेस्टी थी, तो उनके साथ ये संघर्ष करता है एंड ग्रेजुअली वो जीत गया। वो जीतने के बाद भाई साहब ने प्लान किया कि मुझे गुजरात जाना है एंड आई वांट टू रिवाइव समथिंग व्हाट गजनी हैड डन सर, गजनी ने क्या किया था, तो गजनी सोमनाथ आया था सर, है ना, समझे। अब सोमनाथ सबसे लास्ट में आया था गजनी 1025 में, ये अपने जीवन की शुरुआत में सोच रहा है 1178 में सर, ठीक है ना, समझे। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही डिसाइडेड टू एंटर ओवर गुजरात सर, ओके। तो गुजरात में उस टाइम पे सोलंकी डायनेस्टी से नायका देवी करके क्वीन हुआ करती थी, तो ये जो नायका देवी करके क्वीन है भीमदेव टू करके एक राजा थे, उनकी मदर थी और नायका देवी ने संघर्ष कर दिया सर, ठीक है। तो यहाँ लड़ाई होती है कयादरा की लड़ाई सर, ठीक है ना, इट्स नियर माउंट आबू, गुजरात राजस्थान की बॉर्डर पे सर, ठीक है, अरवलियों की पहाड़ियों के बीच में सर, ठीक है। और वहाँ पे भी उसी कयादरा की लड़ाई के अंदर इसको मारा, है ना, तो खुंदेल खुंदेल की इसकी सर्विस की गई, तो ही रियलाइज दिस पार्ट की आई वोंट बी एबल टू एंटर गुजरात सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल सी कि उसको अब समझ में आ गया कि अपना रास्ता जो है पंजाब से ही होगा भारत में, तो पंजाब तो ऑलरेडी वी विल सी कि थोड़ा बहुत जीता भी हुआ था और उसके थ्रू दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के ऊपर डोमिनेट करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो इस तरह से पंजाब को जीतने के चक्कर में ग्रेजुअल सेंस में विल सी इज बिकमिंग द कॉन्फ्लिक्ट विद द राजपूत किंग्स, ओके। राजपूत किंग्स में कौन थे सर, ओके, तो इट वाज पृथ्वीराज चौहान हु हैड कंसोलिडेटेड ओवर नॉर्थ इंडिया एट दैट टाइम सर, ओके। तो 1175 के आसपास में पंजाब सिंध के ऊपर डोमिनेशन किया, पर वो 100% कॉन्क्वेस्ट नहीं कर पाया, फिर उसने कायदा किया सर, ठीक है। कायदा करने के बाद भी विल सी कि ही रियलाइज दिस पार्ट ही वोंट बी एबल टू विन सर, ओके। सो देन ही फोकस एब्सोल्युटली ऑन पंजाब रीजन सर, ठीक है, समझे। उसके बाद उसने ग्रेजुअल सेंस में पंजाब को कंसोलिडेट किया, ये कंसोलिडेट करते 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 उसकी लड़ाई तरेन की हुई सर, है ना। अब तरेन की लड़ाई हुई थी करनाल के पास, इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि द इशू वाज अबाउट भटिंडा, है ना, पर भटिंडा या उसको ताराबिंद कहते थे सर, ओके। तो भटिंडा यूज्ड टू बी अ फोर्ट व्हिच वाज द इंटीग्रेट टुवर्ड्स पंजाब एंड वेस्ट के साथ कनेक्टिविटी थी, और पृथ्वीराज चौहान जो है ही वाज थिंकिंग टू कंसोलिडेट दिस रीजन सर, ओके। सो द राजपूत्स वर एक्चुअली रियलाइजिंग दिस पार्ट कि भाई वी नीड टू स्टॉप दिस अफगान इन्वेजन, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि उन्होंने भटिंडा के फोर्ट के ऊपर अपना दबदबा एस्टैब्लिश किया था। अब इन परिस्थितियों में वी विल सी कि मोहम्मद गोरी ने प्लान किया कि मैं संघर्ष करूंगा, और इसके कारण तरेन की लड़ाई हुई, तरेन की लड़ाई भटिंडा के अंदर की तरफ होती, मतलब करनाल की तरफ होगी सर, ठीक है। मतलब गोरी वाज एबल टू एंटर इनटू द रीजन एट दैट टाइम सर, ओके। बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये ताराबिंद की मैटर को लेके करनाल के पास लड़ाई हुई, इसी को कहते हैं बैटल ऑफ तरेन सर, ओके। सो द मेन बैटल वाज फॉट नॉट एट भटिंडा बट इट वाज फॉट एट करनाल। अब भटिंडा कहां पंजाब में है, करनाल कहां हरियाणा में, मतलब गोरी कहां तक आ चुका है सर, है ना, समझे। तो गोरी वाज एबल टू एंटर इनटू द नॉर्दर्न पार्ट्स एंड क्रॉसिंग पंजाब ही वाज एबल टू एंटर इनटू द रीजन ऑफ ताराबिंद एज़ वेल, मतलब दैट इज द रीजन ऑफ तरेन, ओके। तो इस तरह से उसकी संघर्ष हुई सर, है ना। तो ही हैड अ वेरी ह्यूज आर्मी एट हिज डिस्पोजल एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम पृथ्वीराज चौहान भी लड़ रहे थे सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। वी विल सी कि पृथ्वीराज चौहान जब लड़ रहे थे तो इस पहली लड़ाई के अंदर राजपूत राजा थोड़े कम आए उनके फेवर में, तो भी कुछ कुछ लोग थे, जैसे चंदेल थोड़े कम आते हैं। चंदेल क्यों कम आते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो चंदेल डायनेस्टी के रूलर्स थे उनके साथ पृथ्वीराज चौहान ने अलग से लड़ा किया था ना, अल्हा और उदल करके दो राजपूत महोबा के जो थे युवराज, उनके ऊपर संघर्ष हुआ था, उनके ऊपर फोक सॉन्ग लिखा गया था। फिर जयचंद हमें देखने को मिलता है, जयचंद जो गढ़वाल का राजा था वो थोड़ा लुक रहा था, ठीक है, समझे। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोकल सपोर्ट पृथ्वीराज चौहान वाज एबल टू डोमिनेट ओवर मोहम्मद गोरी सर, ठीक है, समझे, ओके। और पृथ्वीराज चौहान अपने भाई भी थे गोविंद राय करके, उनके ब्रदर थे सर, समझे। ये सबके सब बेसिकली गोरी के ऊपर डोमिनेट कर दिए सर, समझे। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि गोरी को इन्होंने ऑलमोस्ट गिरा दिया था सर, ओके। और गोविंद राज जो पृथ्वीराज चौहान के ब्रदर हुआ करते थे, इन्होंने गोरी को मतलब हाथ के ऊपर मारा था, मतलब ब्लो ऑफ स्वॉर्ड एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके, समझे। तो गोरी की हालत खराब हो गई थी ना, गोरी मरते मरते बच गया सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। वो सपोज टू मतलब आधा लटक गया था, क्या कह सकते हैं अपनी इसके अंदर व्हाट डू वी सी घोड़े के ऊपर सर, ठीक है। फिर एक गोरी का सैनिक था, उसने उसको बचाया, बोले हमारे राजा को क्या हो गया सर, ठीक है। ये सैनिक उसको पकड़ता है, फिर से घोड़े के ऊपर बिठाता है और फिर कुछ 30-40-50 किलोमीटर ऊपर की तरफ लेके गया अफगानिस्तान, मतलब पंजाब की तरफ से, ठीक है। वहां से ये जैसे तैसे करके वापस आया सर, ठीक है। तो इस तरह से तरेन की पहली लड़ाई के अंदर सर, ठीक है, वी विल फाइंड कि द राजपूत हैड वॉन सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड बिकॉज़ द गोरी वाज गोइंग बैक, पृथ्वीराज चौहान एंड हिज ब्रदर गोविंद राज आस्क्ड देयर सोल्जर्स नॉट टू अटैक द रिट्रीटिंग आर्मी सर, ओके। देखिए ये बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट आपको यहाँ से देखने को मिलती है, वो एथिकल वॉरफेयर की सर, ठीक है। तरेन की पहली लड़ाई के अंदर संघर्ष हुआ, दोनों राजाओं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है, बट देन वी विल सी दैट because the Rajputs used to fight in ethical warfare, they made sure that they would not be attacking the army which was retreating back. बोले मार खा के जा रहा है तो जाने दो उसको, ठीक है, वरना उसको रास्ते में धर दिया होता तो कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो 1191-92 में सर, है ना, पहली तरेन की लड़ाई हुई, तो केदरा में तो ये गोरी जीत नहीं पाया सर, इन द बैटल ऑफ केदरा ही वाज नॉट एबल टू विन सर, ओके। इन द बैटल ऑफ तरेन आल्सो ही वाज नॉट एबल टू विन सर, ठीक है, समझ गए, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी दैट पूरी कहानी बदल गई और ये वापस जाके अपने आप को रिऑर्गेनाइज करता है सर, ठीक। तो ये बड़ा बड़ा बौखला गया मोहम्मद गोरी, ये क्या हो गया हमारे साथ सर, ठीक है। तो
पहले तो इसने अपने आप की वो मलम पट्टी करवाई सर, उसको जो भी डैमेज हुआ था, हाथ-वाथ के ऊपर लग गया था सर, ठीक। फिर उसने अपने सेनापतियों को बुलाया और सबको मारा सर, है ना, दौड़ा-दौड़ा के सर, ओके। परेड किया गज़नी के अंदर, गज़नी में परेड करने के बाद गज़नी कैपिटल सर, ओके। तो उनको रास्ते में चलवाया बाज़ार के बीच में सर, ठीक है ना, समझे। भाई ये देखो है ना, हार के आया है सर, है ना, भाग के आया है सर, गेटिंग ओके। एंड इस तरह से हमें ये पता चलता है कि उस रात अपन 2 बजे तक पिया और सब गुस्सा निकाला और फिर से अपने आप को रीडेवलप किया सर, गेटिंग ओके। तो आप देखिए कि तराइन की पहली लड़ाई में करीबन कुछ-कुछ बड़े राजाओं को छोड़ के 100 से अधिक राजपूत रूलर्स थे छोटे-बड़े जो मोहम्मद घोरी के अगेंस्ट में लड़े थे, पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़े थे सर, ठीक है ना, गेटिंग ओके। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स वी विल सी दैट मोहम्मद घोरी रियलाइज़ दिस पार्ट कि इनको तोड़ना पड़ेगा सर, ना कैसे भी करके सर, ओके। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि 1 साल के बाद ये फिर से वापस आया, है ना, 1192 में। और 1192 में फिर से सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई। ये सेकंड टाइम जब आया तो उसने 1.25 लाख की सेना खड़ी की, 1.25 या 1.3 लाख के आस-पास। इसमें आंकड़ा अलग-अलग है। आंकड़ा क्यों अलग-अलग है, इसके पीछे की कहानी आपको मिलती है सर, ठीक है। इसके पीछे का कारण ये है कि एक फरिश्ता करके ऑथर है, उसने किताब लिखी थी इन द 17th सेंचुरी, मतलब 16th और 17th, उसमें कुछ एक्सेजरेटेड आंकड़ा लिखा है क्योंकि फरिश्ता ने विल सी की काइंड ऑफ घोरी और इंडिया में इस्लामिक रूलर्स की हिस्ट्री के ऊपर किताब लिखी थी। बट इसने 1192 में फिर से बड़ी सेना लेके आया सर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और ये जब बड़ी सेना लेके आया तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसने संघर्ष किया। इस टाइम पे फिर पृथ्वीराज चौहान के साथ लोग आ गए सर, है ना, समझे। एंड पृथ्वीराज चौहान के साथ कुछ-कुछ राजपूत राजा फिर से इकट्ठे हो गए, बोले नहीं हम लड़ेंगे तुम्हारे साथ सर, ओके, समझे। बट कुछ-कुछ राजा ऐसे भी थे, वी विल सी दैट दे वर नॉट सपोर्टिंग पृथ्वीराज चौहान सर, ओके। तो घोरी ट्रेडिशनल वॉरफेयर पहला दिन करता है ना, तराइन में फिर से लड़ाई हुई थी, कैंपिंग-वैम्पिंग हुआ था। तो सुबह से लेके शाम तक लड़ाई हुई, तो घोरी को रियलाइज़ हो गया यार ये तो चलेगा नहीं सर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो व्हाट ही डिड कि नॉर्मली संध्या काल के बाद यहाँ लड़ाई नहीं होती थी, है ना, समझे। तो नियमों के साथ लड़ाई होती है सर, ओके, है ना, एथिकल वॉरफेयर आपको मिलती रहेगी सर, ओके। पर घोरी ने शाम के टाइम पे सरप्राइज अटैक किया, घुड़सवार को लेके आया और पूरा एम्बुश कर दिया। एम्बुश करने के बाद भाई एक साथ अब ये हमास-वमास कैसे आ गया सर, ठीक है ना, नॉट एक्सपेक्टेड था, है ना, कि भाई वो इनके योम किपुर का सेलिब्रेशन चल रहा है और ये, है ना, फटाक से घुस गया सर, ठीक है। तो वी विल सी ये घुस गया ना, कुछ 11-12 हज़ार सैनिक लेके गया, तंबू-वंबू के अंदर घुस जाता है सर, ठीक है। अब दैट वाज़ वेरी मच सरप्राइजिंग फॉर द राजपूत डायनेस्टीज़ एट दैट टाइम हू डिड नॉट थॉट कि इस तरह से भी अटैक हो सकता है सर, गेटिंग ओके। इसको लेके फरिश्ता लिखता है कि भाई देखिए यहाँ के जो स्थानीय राजा थे वो दौड़ा-दौड़ी करने गए सर, है ना, समझे। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1192 तक आते-आते कहानी हमको ये मिलती है वेयर पृथ्वीराज चौहान ने संघर्ष तो किया बट इसके बाद जयचंद करके जो दूसरे राजा थे जो उनके दुश्मन हुआ करते थे काइंड ऑफ, उन्होंने घोरी को पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया कि ये कहाँ भाग रहे हैं सर, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या कि पृथ्वीराज चौहान के भाई थे गोविंद राय सर, ठीक है। तो उनकी ये लड़ाई के अंदर मृत्यु हो गई सर, ठीक है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम मोहम्मद घोरी को जिसने मारा था एक पृथ्वीराज चौहान के सेनापति पहली लड़ाई में, उसको भी घोरी ने ढूंढ निकाला और पृथ्वीराज चौहान खुद बैटलफील्ड से रिट्रीट कर रहे थे, ऐसा फरिश्ता ने लिखा है सर, ठीक है। और इसमें ये जयचंद ने बताया कि वहाँ पे कहीं पे भागे उनको पकड़ो सर, ठीक है। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया सर, गेटिंग ओके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल कम टू नो कि अब आगे क्या होगा, इसके ऊपर डिस्कशंस हुए। डिस्कशंस में दो प्रकार की कहानी चलती है। 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ उसके ऊपर अलग-अलग प्रकार की बातें चली। पहली बात लिखी मिनाज-उस-सिराज ने सर, मिनाज-उस-सिराज मेडिवल इंडिया में किताब लिखता है। दूसरी बात लिखी हसन निज़ामी ने सर, एक ने लिखी थी ताजुल मसीर और दूसरे ने लिखी थी तबाकत तबाकत ताजुल मसीर एंड तबाकत नसीरी, यस, तबाकत नसीरी एंड ताजुल मसीर, ओके। इन बोथ दिस बुक्स दे हैव गिवन डिफरेंस ऑफ वी कैन से ओपिनियन ऑफ व्हाट हैपेंड टू पृथ्वीराज चौहान। मिन्हाज हैज रिटन दैट पृथ्वीराज चौहान वाज कैप्चर्ड एंड फिर उनको मार दिया गया वहाँ पे, ठीक है। हसन निज़ामी ने ये लिखा कि नो डाउट पृथ्वीराज वाज कैप्चर्ड, ही वाज टेकन बैक टू अजमेर, है ना। ही वाज टेकन बैक टू अजमेर, ही वाज मेड अ काइंड ऑफ अ फ्यूडल, लेटर ऑन ही वाज मेड सम काइंड ऑफ उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए, फिर उसके बाद उनको मार दिया गया, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल आल्सो फाइंड कि इसमें तीसरी एडिशन हुई और तीसरी एडिशन होती है चांद बड़ई के द्वारा। चांद बड़ई जो पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट भी थे, इनके मिनिस्टर भी थे, इन्होंने किताब लिखी थी पृथ्वीराज रासो सर, ठीक है ना, समझे। इसमें अलग प्रकार की बातें आपको मिलती है सर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और इसमें लिखा गया है कि इनिशियली पृथ्वीराज चौहान वाज टेकन टू अजमेर एंड फ्रॉम अजमेर ही वाज टेकन टू गजनी सर, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि इसके पीछे की दो कहानी आपको यहाँ से मिलती है। अजमेर इसके लिए क्योंकि हो सकता है कि पृथ्वीराज चौहान कंटिन्यू टू रूल इन द लेटर स्टेजेस एज़ वेल एज़ अ वसाल ऑफ वी कैन से घोरी। द प्राइम रीजन इज दैट कि देयर आर कॉइन्स फाउंड ऑफ द राजपूत डायनेस्टीज जहाँ एक साइड के ऊपर पृथ्वीराज चौहान या चौहान डायनेस्टी की इमेजेस है और दूसरी साइड के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल कम टू नो कि मुइज़ुद्दीन मोहम्मद या श्री मोहम्मद करके एक टाइटल दिया गया है। श्री मोहम्मद का मतलब क्या है कि दे आर यूजिंग द टाइटल ऑफ मोहम्मद घोरी श्री, है ना, श्रीमान के रूप में। ये दर्शा रहा है कि ही माइट वाज द मेन रूलर ऑफ पृथ्वीराज चौहान। इसमें पृथ्वीराज रासो ने ये भी लिखा है कि मोस्ट ऑफली ये गजनी में जब गया तो वहाँ पे मोहम्मद घोरी ने एक प्रकार की क्या कह सकते हैं कि वो है ना एशियाड गेम्स या घोरी गेम्स इनवाइट की थी और उसमें पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल दी गई थी, बाय दैट टाइम उनको गुलाम बना दिया गया था और तब पृथ्वीराज चौहान ने आर्चरी में भाग लिया था। आर्चरी का मतलब है तीर कमान में। और चांद बढ़ई उनके साथ थे। चांद बढ़ई मूलतः से मोहम्मद घोरी को खत्म करने के लिए पृथ्वीराज चौहान की मदद करने आए थे और पृथ्वीराज चौहान ने चांद बढ़ई को ये कहा था कि आप मुझे डायरेक्शन दिखाना कि वेयर इज सुल्तान सिटिंग और बाकी मैं अपना काम करूंगा। तो मारना इस तरफ था बट मारा गया दूसरी तरफ सर, ओके। तो चांद बढ़ई ने एक दोहा यूज किया था कि 4 बार 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बार 24 गज अंगुल मस्त प्रमाण, ये थे पे सुल्तान है मत चुको चौहान, ये थे पे सुल्तान है मत चुको चौहान सर, ठीक है। या ता बैठा सुल्तान है मत चुको चौहान सर, ना ता बैठा मतलब उधर बैठा सुल्तान है मत चुको चौहान। तो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस थोड़ी बोली गई हिसाब से पर कुछ ऐसा दोहा उन्होंने उचारा और इसके थ्रू बताने की कोशिश की गई कि सुल्तान कहाँ बैठा है, कितना डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन है, कितने डिस्टेंस के 24 गज का डिस्टेंस है और फिर वहाँ पे जाके तुम्हें मारना है सर, ठीक है, समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि पृथ्वीराज चौहान ने तीर सीधा चलाने की जगह साइड में चलाया और वहाँ पे घोड़ी को पट्ट से हेडशॉट लगा सर, ठीक है। और उसके बाद चंद बड़े खुद अपनी कटार लेके आए थे, ये ब्रॉट अ स्मॉल नाइफ काइंड ऑफ थिंग एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि चंद बड़े ने उनको घोड़ी मतलब क्या कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान को भी मारा, खुद भी मर गए सर, ठीक है, समझे। तो इस प्रकार की चीजें आपको यहाँ से देखने को मिलती है और इंटरेस्टिंगली वी विल फाइंड कि ये चंद बड़े के अंदर या पृथ्वीराज दासों में लिखा गया है, मूवी में भी दिखाया गया है, भारत एक खोज अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी ये सब चीजें हाईलाइट की गई है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बट वी विल फाइंड कि ये करेक्ट है कि नहीं है, बहुत डिबेटेबल है। डिबेटेबल इसके लिए है क्योंकि पृथ्वी चौहान still continue to rule for a year or some months, okay ना, before getting overpowered at the hand of the Ghori. Secondly, Ghori continue to rule after this, okay ना, समझे। क्योंकि अगर इमीडिएटली उनको घोरी की मृत्यु हो गई तो घोरी का मृत्यु 1206 के आसपास हुआ जब कुतुब ने नवाब आया था, ठीक है। तो ये दर्शा रहा है कि घोरी शासन करता रहा। ये चांद बढ़ई की जो पोएट्री है पृथ्वीराज दासों में लिखी गई है, इट वाज मेनली टू मोबिलाइज एंड मोटिवेट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द रूलर्स टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड द इन्वेजन्स दैट वर टेकिंग प्लेस, है ना, समझे। तो वी विल सी कि जयचंद की कहानी आपको यहाँ से ये देखने को मिलेगी कि ये जो सेकंड बैटल हुई उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जयचंद के पॉइंट ऑफ व्यू से थी सर, है ना।
एंड इसके पीछे का कारण आपको ये मिलता है कि जयचंद हु वाज द रूलर एट दैट टाइम सर, ठीक है, ऑफ गढ़वाल सर, है ना, ही गेव द वीकनेसेस ऑफ द राजपूट्स करिंग ही डिड नॉट केम अप सर फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंडली ही गेव द रॉन्ग डायरेक्शन, है ना, कि भाई इनडायरेक्टली उसकी जो कमजोरी थी वो दिखाने की कोशिश की गई सर, है ना, समझ गए। तो जयचंद को बड़ी खुशी हुई इस बात को लेकर कि देखो बहुत बड़ी बात है सर, ठीक है, मेरे लिए बहुत फायदा हुआ सर, ठीक है। तो ही सीन एज अ ट्रेटर इन द इंडियन कंटेक्स्ट, ओके ना, समझे। और कहानी आपको ये होती है कि इसका परिणाम जयचंद को 2 साल के बाद मिला, क्योंकि 1192 में जब तरेन हुआ, पृथ्वीराज चौहान चलो खत्म ही हो गए होंगे, उसके बाद जयचंद अकेला जिंदा नहीं बच पाता है। जयचंद को ऐसा था कि चलो मैंने बदला ले लिया, है ना, संयोगिता का, एक्चुअली बदला इसलिए लिया गया, तो अगर आपको याद होगा तो पृथ्वीराज चौहान के साथ ये हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान की डॉटर को स्वयंवर से लेके आए थे, राइट, संयोगिता को, तो संयोगिता या संयुक्ता को, तो जब स्वयंवर से लेके आ गए थे तो जयचंद ने कहा कि ये तो मेरी नाक का सवाल है सर, ये तो मेरी इंसल्ट की गई है सर, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल सी कि जयचंद ने कहा कि मैं इसका बदला लूंगा। अब ये बदले के चक्कर में वो विदेशियों को इनवाइट कर गए सर, है ना, समझे, सो इनवाइटेड फॉरेनर, है ना, समझे। तो इवेंचुअली हमको ये पता चल रहा है कि 1192 में जब तरेन हुई थी 2 साल के बाद 1194 तक आते-आते जयचंद के ऊपर आक्रमण किया गया कन्नौज के ऊपर, ठीक है। घोरी क्यों कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि कन्नौज यूज्ड टू बी द एपिसेंटर, गजनी ने भी किया था सर, 2-2 3-3 दफा सर, ठीक है। इट वाज बट ऑब्वियस ना सर, गेटिंग ओवर, ओके। तो जयचंद रियलाइज दिस पार्ट कि मेरे से तो गलती हो गई है सर, है ना, समझे। एंड वी विल फाइंड कि ऐसी हालत हुई कि वो हाथी के ऊपर लड़ रहा था इसमें, तो पट से सीधी आंख के ऊपर, है ना, रिकी अखियों से गोली मारे सर, ओके। एंड देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम मोहम्मद घोरी वहां जयचंद की वी विल सी कि हाथी के ऊपर गिरने से फिर उसकी हालत खराब हो गई और फिर वो कन्नौज के किले में घुसा था, ठीक है, समझे। तो असनी करके एक जगह है कन्नौज के सिटी के अंदर ही सर, ब्राह्मणस्कच में, वहां पे ये गया और उसके बाद उसने वहां कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया। कन्नौज को जीतने के बाद ये बनारस गया, बनारस के अंदर बेसिकली ये ऑथर लिखता है इसका, गजनी के फरिश्ता लिखता है, और फरिश्ता से और भी लोगों ने लिखा है कि उसने बनारस और कन्नौज के बीच में 1000 मंदिरों को लूटा, है ना, गेटिंग ओवर, ओके। एंड वी विल फाइंड कि द फॉल ऑफ तरेन नेवर मेड घोरी द पॉलिटिकल रूलर एंड द रिलीजियस, वी कैन से लाइक नो कंट्रोलर ऑफ इंडिया, बट आफ्टर द फॉल ऑफ बेसिकली कन्नौज, है ना, द होल ऑफ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर एट द हैंड्स ऑफ वी कैन से घोरी, क्योंकि आप देखिए 150 साल में बहुत सारी चीजें रीडेवलप हुई थी, समझ में आ रहा है सर, ओके। इन 150 ईयर्स देयर वर मेनी थिंग्स दैट वर रीडेवलप्ड, है ना, रीडेवलपमेंट कैसे हुआ था कि जब गजनी लूट के गया था उसके बाद वी विल फाइंड की चीजें बदल के आई थी ना सर, ओके। बट नाउ चीजें बदल गई सर, गेटिंग ओवर, ओके। वंस अगेन वी विल फाइंड द सेम ओल्ड स्टोरी। तो जयचंद के समय तक आते-आते चीजें पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, एंड देन फिर घोरी के लिए फ्री हैंड था, तो घोरी ओवर पीरियड ऑफ टाइम वाज एबल टू विन ओवर कन्नौज, कन्नौज से वो सेंट्रल इंडिया बिहार तक जाएगा सर, समझे। तो इस तरह से वी विल फाइंड कि उसके बाद उसने ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को कॉन्कर किया, सेंट्रल पार्ट किया, नॉर्थ के अंदर अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करेगा और यहाँ से तुर्किश रूल की शुरुआत हुई सर, समझे। तो पिक्चर बिकम क्लियर कि हाउ ही इज कमिंग टुवर्ड्स इंडिया सर, समझे, और तुर्किश डायनेस्टी, तुर्किश रूल की कैसे डेवलपमेंट हुई सर, ठीक है। तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर राजपूत डायनेस्टीज के ऊपर लेते हैं, क्योंकि हमें तो वीकनेसेस से ही देखना है सवाल सर, ओके। क्योंकि सवाल आपको यहाँ से आता है, एसेस द कॉजेस ऑफ डिफीट ऑफ द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, ओके। द बैटल ऑफ तरेन एंड चांदवार लेड द फाउंडेशंस ऑफ तुर्किश रूल, वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कि हाउ एंड व्हाई सर, है ना, समझे, हाउ इट लेड द फाउंडेशंस, क्योंकि तरेन तो शुरुआत थी साहब, है ना, तरेन के बाद चंदवार में, तरेन में पैसा नहीं मिला उतना, है ना, और चांदवार तक आते-आते पूरा ईस्ट इंडिया आ गया सर, फर्टाइल लैंड आ गई सर, कन्नौज जीता, कन्नौज से बनारस जीता, बनारस से बिहार जीता सर। अगर चांदवार ना होता तो बिहार ना जीत पाता, कॉन्फेडरेसी बाय द टाइम पूरी खत्म हो चुकी है ना। तरेन से उसको पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस मिलती है, चांदवार से इकोनॉमिक और ज्योग्राफिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस मिलती है। एक्चुअली तरेन एक ऐसी जगह थी जहां ये इनके डिक्लाइन के बाद पूरी कहानी खत्म हो जाती है पृथ्वीराज चौहान की सर, ठीक है। एंड देन वी विल सी दैट अब कुछ चीजें बचती नहीं है सर, अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो इस तरह के सवाल आए हैं। इंटरनल स्ट्राइफ एंड कॉन्फ्लिक्ट बिसेट विद पर्सनल एम्बिशन वाज इनफ फॉर एन इन्विटेशन फॉर द घुरिड्स टू इन्वेड इंडिया, है ना, इनफ फॉर एन इन्विटेशन सर, पर्सनल एम्बिशन थी सर, इंटरनल स्ट्राइफ थी, इसके सिवा और भी रीजंस है ना सर, इट वाज नॉट लाइक सिंगल रीजन, ओके। इंटरनल स्ट्राइफ के सिवा और भी रीजंस आपको मिलेंगे सर, मल्टीपल रीजंस, ओके। तो वी विल फाइंड कि व्हाई द राजपूट्स लॉस्ट एंड व्हाई द घुरिड वॉन, है ना, व्हाई द गजनवीज वॉन, ओके। इसके पहले भी आप देखिए तो गजनवी भी जीत गए थे, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, इनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे सर। खैर छोटा ब्रेक लेते हैं एंड देन we can once again start the discussions of the defeat of the Rajput kings and the implications of the Ghurid dynasty on India. शुभम कहाँ गया अपना शुभम? शुभम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ भाई, हाँ, इधर ही है ना सर। शुभम आप आपका प्लान है कैसा? पेपर तो यार करना तो है सर, इसी हफ्ते करेंगे सर, करेंगे। एक्चुअली प्लान तो संडे का ही था, पर मैंने आपको बताया कि एक हफ्ता तो दिशा दशा दोनों खराब है सर, दोनों करेंगे सर, ओके। विल ट्राई टू डू बोथ ऑफ देम, पर सिस्टम अभी हिली हुई है, जैसे आपको लिनियरिटी नहीं आती ना वैसे कभी-कभी हमको भी नहीं आती सर। हैंडआउट भी शांत है क्योंकि हैंडआउट भी अपलोड नहीं हो रहे हैं ना, क्योंकि क्लासेस शुरू हो गए 6 घंटे 7 घंटे के क्लासेस एंड फॉलोड बाय आई प्रॉब्लम, बॉडी प्रॉब्लम, क्या से क्या प्रॉब्लम। पर मैं क्लासेस चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पेन किलर ठोक के भी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं सर। आपको हमेशा से ज़्यादा ही आती है, क्या आती है? लिनियरिटी सर, ओके। हमारा तो हाल बेकार है, नहीं नहीं सर, सबका वैसा ही है सर, चिंता मत करिए। बट वो आता है सर, देखो हर एक देयर नॉट देयर आर गुड फेजेस डाउन फेजेस, तो ये चलता रहता है सर, ये सबकी लाइफ में चलता रहता है सर।
पिछला महीना बहुत बढ़िया रहा, मतलब लास्ट मंथ आप देखिए कितना एक्टिव था एकदम, क्लासेस भी बढ़िया हो रहे थे, हैंड आउट वेंड आउट सिलेबस कंप्लीशन। इस महीना थोड़ा शुरुआत से ही डाउन गया है सर। फिर अभी 4-5 दिन जाएगा, मोस्ट प्रोबब्ली 13, 14, 15 तारीख तक आते ठीक हो जाएगा, नवरात्रि शुरू होगा ना, तो यहाँ लेट नाइट तक भजिया का नाश्ता वास्ता होता है सर, तो थोड़ा सोशलाइजिंग भी हो जाएगा, समझे। तो एपेटाइट्स दिस आर पार्ट एंड पार्सल सर, तो थोड़ी ठीक चलती रहेगी। खैर चलिए, तो डिस्कशन एक्चुअली क्या हुआ कि ये टू मच ऑफ यूपीएससी जोन में आ जाते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ नवरात्रि में सब क्या सोसाइटी में, हमारे यहाँ गोकुलधाम जैसी सोसाइटी है, तो पीपल लाइक इंटरेक्ट होके, तो वहाँ सब कॉमन मैन की लैंग्वेज में डिस्कशन होते हैं। मैं बैठा-बैठा सुनता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि मैं वो जोन से बाहर आ जाता हूँ यूपीएससी। देखो यूपीएससी वाले के साथ प्रॉब्लम क्या है पता है, वो खुद के ही दुश्मन बन जाते हैं, समझे। क्योंकि यू नो टू मेनी थिंग्स जो कॉमन मैन को नहीं पता होती। अब जैसे फिलिस्तीन का इजराइल का मैटर है, ये इंडिया सेंटर की इम्पैक्ट कहाँ से होगी सर, आपको चिंता में रखती है, बोले यार इसकी अब क्या होगी, आप उसके थॉट प्रोसेस में। अब बाहर जाओगे लोग गरबा खेल रहे हैं, उनको पड़ी नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है, समझे ना। इंडिया में भी इसकी क्या इंप्लीकेशन होगी, स्टॉक मार्केट कितना गया, स्टॉक देखिए कितना गया, शेयर मार्केट ये ओपन अप मार्केट खुला होगा ना सर, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मार्केट, हाँ डाउन गया 350 पॉइंट गया, 380 पॉइंट। कल रात को किसी से बात कर रहा था, बोले एम थोड़ी जाए, मैं तो एम थोड़ी जाए सोच, मैं तो मोटा भड़ाक होते ना जाए। कल शाम को कोई आया था मेरे घर पे सर, 380 पॉइंट टूटा सर, समथिंग समझ। मैंने कहा कि आज सुबह देख लेना कि आज पूरी इकोनॉमी की वाट लगी पड़ी होगी, बोले ऐसा थोड़ी होता है। मैंने बोला बुद्धि चलती है कि नहीं चलती सर घर पे कोई आया था सर, तो मैंने कहा था मेरा डाउन जाएगा सर, ठीक है। सेंसेक्स अभी 300 पॉइंट 380 पॉइंट डाउन, निफ्टी भी डाउन, सब जाएगा। इसकी इंप्लीकेशन तो बहुत पड़ेगी ना सर, इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ेगी सर। वोलेटिलिटी है, देखो दुनिया की द वर्ल्ड इज वेरी मच इंटरकनेक्टेड ना। सो इट्स लाइक कि आज से 100-150 साल पहले या 500,000 साल पहले कुछ हो जाता था, पता नहीं चलता था। अब तो क्या इतनी इंटरडिपेंडेंसी है सर, तो वाई इंप्लीकेशंस भी आ रही है ना सबके ऊपर। इकोनॉमिक इंप्लीकेशन है, सोशो पॉलिटिकल है, जियो पॉलिटिकल है, कल्चरल है, रिलीजियस इंप्लीकेशन है, कितनी सारी आ रही है। तो हुआ क्या कि इनकी मैटर ताराबीन को लेके थी ना, बठिंडा को लेके, ठीक है। और फिर दोनों की दोनों साइड्स ने करनाल में लड़ाई की सर ना, तो घोरी पहली बार तो बच गया सर ना, समझे, गेटिंग ओपन ओके। बट देन ओवर पीरियड ऑफ सेकंड लड़ाई हुई, सेकंड लड़ाई के अंदर पूरी कहानी बदल जाती है सर, ओके। तो सेकंड टाइम पे फरिश्ता लिखता है कि 2 लाख सेना के साथ ही आया, और उसके बाद नहीं, ये तो फर्स्ट लड़ाई है, फर्स्ट लड़ाई में फिर वो वापस चला गया, तो खिलजी सैनिक था, वो शायद कोई कहता बख्तियार खिलजी था, कोई कहता कोई और खिलजी था। बट ये वापस गया 1192 में, फिर वापस आया सर ना, तो फिर वापस आके कुछ 1.5 लाख की सेना लेके आया, 1.2 लाख के आसपास। और पृथ्वीराज चौहान को लोकल राजपूत राजा भी मदद करने आ रहे थे, बट देन ओवर पीरियड में पृथ्वीराज चौहान की संघर्ष ये हो गई कि उनको जयचंद ने हरवाया सर, ठीक है। तो हसन निजामी ये लिखता है कि पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया था, कोई कहता है मिनाज सिराज कहता है कि नहीं, इन्होंने बेसिकली आके इस तरह से बदला लिया था सर, ठीक है। फरिश्ता ये भी लिखता है कि भारतीय सैनिक जो थे, भारतीय राजा लोग थे, बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे सर, उसके कारण वी विल सी कि पृथ्वीराज चौहान जो है उनको हराया जाता है सर, ठीक है ना, समझे। तो फरिश्ता वी विल सी कि विल बी हाइलाइटिंग द फैक्ट कि इंडिया के बीच में यूनिटी नहीं थी, या इंडियंस के बीच में वी विल फाइंड कि नेबरिंग स्टेट्स के बीच में योगदान आपको नहीं मिलता है। और फिर उसके बाद ये चंद बड़े की कहानी आई, मैंने आपको बताया, चंद बड़े ने इनकी आंखें निकाली गई थी पृथ्वीराज चौहान की सर, ठीक है। ये भारत एक खोज करके वी विल सी की एक वो आती थी सीरीज, ओके। तो नेहरू जी की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया सर, ठीक है। उसके ऊपर से ये श्याम बेनेगल साहब ने सीरीज बनाई थी सर, ओके। उसमें ये सीन दिखाया गया है सर, ठीक है, समझे। तो मूल कहानी संयोगिता की थी, एंड ओवर पीरियड ऑफ जयचंद जो है उसने गद्दारी किया है ना, तो जयचंद ने कहा कि तुम मेरी बेटी को लेके गए हो, तो उसका बदला लेंगे सर, ठीक है। तो कहानी पूरी तरह से बदल गई और पूरी गेम हो जाती है सर, ठीक है, समझे। तो तरेन को टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहते हैं। तो व्हाई इट इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री सर ना, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ तरेन, बैटल ऑफ तरेन सर, ओके। तो व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसके बाद एक पूरा प्लानिंग तो था ही, वी विल आल्सो फाइंड कि राजपूत डायनेस्टी का डिजास्टर भी रहा, और उसके बाद पूरी सभ्यता का डिक्लाइन हो गया सर, समझे। तो इट वाज अ वेरी डिलिबरेट एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लान्स जो इसके द्वारा बनाया जाता है सर, ठीक है। एंड उसके बाद भारत की जो सिविलाइजेशनल सिस्टम है वो टूटती है, और फिर फॉरेन इन्वेजन होते हैं। तो निजामी साहब इसके ऊपर लिखते हैं, या सतीश चंद्र भी लिखने की कोशिश करेंगे कि तरेन भारतीय इतिहास का सबसे दुखद पीरियड था सर, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से आक्रमण हुआ उसके बाद रास्ता खोल दिया गया सर, ठीक है। और तरेन के रास्ते के बाद ही हमको ये पता चलता है कि चांदवर की लड़ाई होती है सर, ठीक है। चांदवर की लड़ाई मैंने आपको बताया कन्नौज के ऊपर होगी सर, जहाँ जयचंद डिफीट हो गया सर, एंड ग्रेजुअली लोग फिर ईस्टर्न इंडिया में आए, तो इन्होंने फिर नॉर्थ इंडिया जीता, हिंदुस्तान, कन्नौज, बनारस तक जीत गए सर, ओके। यहाँ 1000 से ज्यादा टेंपल्स और इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने उस पीरियड में प्लंडर किया था सर, ओके। तो यू कैन इमेजिन कि हाउ बिग एरियाज दैट वर वॉन ओवर सर, गेटिंग ओके। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम बीएस स्मिथ से लेके सब लोगों ने इसको आइडेंटिफाई करके लिखा है कि भाई ये तो बड़ा डिजास्टर था, और इसके बाद ये लोग वी विल सी कि बिहार से लेके बाकी सारे रीजन में भी अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करेंगे सर, ठीक है। तो वी विल सी कि जयचंद जो है वो इंटरनल है ना, इसको 2.5 फ्रंट वॉर के रूप में आज की तारीख में कंसीडर किया गया है कि ये भारत कैसी लड़ाई कर रहा है, 2.5 फ्रंट कर रहा है सर, ठीक है। इसमें जो आधा है वो जयचंद है आसपास, ठीक है। तो वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है सर, समझे, गेटिंग ओके। तो इनसे हमको वी विल सी कि देखने की आवश्यकता है कि भाई 2.5 फ्रंट के बारे में हमारे सीडीएस साहब, बिपिन रावत से लेके सब लोग ने इसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन किया। आज की तारीख में जो स्ट्रेटजी में इसी की बात होती है कि दो तो चाइना पाकिस्तान है और तीसरा आधा यहाँ पे बैठा हुआ है सर, ठीक है। ये हर एक सोसाइटी में है सर, ठीक है ना। हर एक सोसाइटी का मतलब है कि आप कोई भी सोसाइटी में देखोगे, आधा वाला पार्ट आपको इंटरनल मिलेगा। उसको कौटिल्य ने भी लिखा है कि सबसे घातकी यही होता है कि एक्सटर्नल एडेड बाय इंटरनल, समझे कि विदेशी आक्रमण हो रहा है पर इसमें स्थानिक लोग मदद कर रहा है, ठीक है ना। वो चाहे मीर जाफर हो, चाहे जयचंद हो, चाहे रघुनाथ राव हो, भारतीय इतिहास में देखोगे सर, ठीक है। और वैसा इतिहास आपको दुनिया के अंदर भी मिलता है, ठीक है। तो वी फाइंड मेनी थिंग्स जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्टेक्स्ट में निकल के आई, और इसके बाद तो फिर ये लोग जीतते ही रहे सर, है ना, तुर्की राजा सर, ओके। तो जयचंद के हारने के बाद फिर इसने बख्तियार खिलजी को भेजा कि भाई तू जा यहाँ पे सर, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को बेसिकली नॉर्थ के अंदर भेज दिया गया, तो उसके दो सेनापति निकल के आए सर, ठीक है। वन वाज बख्तियार खिलजी एंड सेकंड वन वाज वी कैन से कुतुबुद्दीन ऐबक सर, ओके। तो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज एक्चुअली द पर्सन जिसको नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में कंसोलिडेशन के लिए भेजा गया सर, ओके। साइमल्टेनियसली इन्होंने सेंट्रल इंडिया जीत लिया सर, है ना। तो ये ऐबक जो था ना, ऐबक ने बुंदेलखंड को जीता। बुंदेलखंड वाज द लास्ट प्लेस जो अभी भी संघर्ष में पड़ा हुआ था, 1198 के आसपास का पीरियड था। तो परमार्दी देव करके एक राजा हुआ करते थे, आपको पता होगा, चंडेला राजपूत के सामने से, ठीक है। तो उन्होंने बहुत लड़ाई की, कलिंजर मतलब आज का खजुराहो वाला जो रीजन है, वहाँ पे लोग जीते हैं। और फिर उसके बाद वी विल सी कि जो चंडेल डायनेस्टी के मुख्य 3 मथक थे, खजुराहो, कलिंजर एंड महोबा, महोबा तो ओल्ड कैपिटल था उनका सर, ठीक है। उसको ये लोग जीते हैं। तो ऐबक वाज एबल टू विन ओवर सेंट्रल इंडिया सर, ठीक है। और ऐबक ने जब सेंट्रल इंडिया जीता, साथों साथ बख्तियार खिलजी को भेज दिया ईस्ट की तरफ सर, समझे। अब ये बख्तियार खिलजी बड़ा प्रोमिनेंट बंदा निकल के आया सर, ठीक है, समझे। इसने ही बिहार में करीबन वी विल सी की एंट्री किया सर, गेटिंग ओके। अब कहानी क्या है कि बिहार में उस पीरियड में वी विल सी की पॉलिटिकली बहुत सारी वीकनेसेस चल रही थी ना, लोकल रूलर्स थे सर, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि उसने बिहार में 200 लोगों के साथ एंट्री की थी। और वहाँ का जो स्थानिक राजा था, फॉरगॉट हिज नेम सर, वो वहाँ से भाग गया बिहार से। और बिहार से भागने के कारण 200 लोगों ने बिहार को जीत लिया। यू कैन इमेजिन दिस पार्ट कि व्हाट कुड हैव बीन द लाइक सॉरी स्टेट ऑफ बिहार एट दैट टाइम सर, ओके। एंड फिर बिहार वाज द मेन प्लेस जो बिहार के लिए जाना गया था सर, ओके। सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम विक्रमशिला वाज देयर, नालंदा वाज देयर सर, ठीक है, समझे। उसके बाद वी विल सी की पूरी कहानी बदल गई सर, गेटिंग ओके। एंड वी विल सी कि इसके बारे में मिनाज सिराज ने भी लिखा है, और फिर निजामी ने भी लिखा है, और फरिश्ता जैसे लोगों ने बाद में भी लिखा कि कैसे वहाँ पे सटासटी होती है सर, गेटिंग ओके। तो वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लडशेड हुआ। फिर वहाँ से ये बंगाल की तरफ गया बख्तियार खिलजी। सो खिलजी आफ्टर विनिंग ओवर बंगाल, वी विल सी दैट विल बी डिसाइडिंग ओवर एंड गोइंग टू बंगाल सर, ठीक है, समझे। बंगाल में सेना डायनेस्टी थी सर, समझे। अब आप समझने की कोशिश करिए, सेना डायनेस्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लक्ष्मण सेन करके राजा था, फट्टू राजा था सर, ठीक है। और इसकी भी कहानी में ये है कि ये घोड़ा सवार, ये घोड़ा
बेच के जाता है सर, ठीक है ना समझे। तो उसने कहा कि मैं तो घोड़ा बेचने आया हूँ सर, गेटिंग पॉइंट, नदिया करके जो कैपिटल था बंगाल में, वहाँ पे जाएगा सर, है ना समझे। एक्चुअली बंगाल यूज्ड टू हैव ड्यूअल कैपिटल एट दैट टाइम, तो लखनऊ या नदिया सर, ठीक है ना समझे। तो वहाँ ये नदिया में बैठते थे उस पीरियड में, और नदिया डिस्ट्रिक्ट में इनका घर था सर, क्या कह सकते हैं अपने सेनास का सर। तो ये वहाँ 18 घुड़सवारों के साथ गया, इसने जाके पहले घोड़े बेचने का नाटक किया, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये वहाँ पे जाके विद्रोह करा था। अब देखिए 17-18 लोग थे, राजा उस टाइम पे खाना खा रहा था, डिनर का टाइम था जब ये बगावत होती है फोर्ट्रेस के अंदर सर, ठीक है। तो इट वाज वेरी ईजी कि तो आप इनको एम्पावर मतलब ओवरपावर कर सकते थे सर, ठीक है समझे, गेटिंग पॉइंट। बट कहानी ये हुई कि इसकी पाइप फट के फ्लावर हो गई लक्ष्मण सेन की सर, ओके। राजा को समझ में नहीं आया कि क्या हो गया सर, ठीक है समझे। वो अपने पैलेस के पिछले दरवाजे में गया, वहाँ जो भी थोड़ा बहुत उसके पास पैसा और ये सब पड़ा था, खजाना बजाना, अपनी बीवी बच्चों को लेके भाग जाता है सर, ठीक है गेटिंग पॉइंट। और इस तरह से ये लखनऊ वाला जो रीजन है वो उसने जीत लिया बंगाल के अंदर से, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन कि ऐसे शासक बैठे हुए हैं सर, है ना समझे, तो क्या हालत होती है समझे। तो वी विल सी कि बाय नॉट फाइटिंग अगेंस्ट द बख्तियार खिलजी, द रूलर्स ऑफ बंगाल एक्चुअली इनवाइटेड रैथ अपॉन देमसेल्व्स, ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो कहानी आपको ये मिलती है कि इसके बाद वो दूसरे विस्तार में जाके सेटल होगा सेना डायनेस्टी के राजा, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि ये सब कहानी इसके अंदर से आपको मिलती रहेगी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल सी कि बंगाल के हाथ से चला गया। फिर बख्तियार खिलजी का प्लान ये था कि वो ऊपर की तरफ जाएगा, पहाड़ों की तरफ जाएगा सर, है ना समझे। एंड ही लेफ्ट हिज वाइफ एंड ऑल बिहाइंड एंड मतलब अलग-अलग इंटरप्रिटेशन है, किसी में लिखा गया है कि वो खजाना लेके गया था सर, है ना, और इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में उसके जो मेट्स और वो थे उनको लेके भागा था सर, ठीक है। माइट बी अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एज़ वेल, बट मूल तौर से वो भागा था, है ना समझे। ये प्रोमिनेंट पार्ट आपको यहाँ से मिलता रहता है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर सर, है ना। सो ही रैन अवे वन मोर टाइम। अब इसके बाद बंगाल जीती है इन्होंने, बंगाल जीता, बिहार जीता, पैसा आया, रेवेन्यू आने की शुरुआत हुई। इसके बाद इसको मन में आया बख्तियार खिलजी को कि लेट अस डू समथिंग बिग सर, बोले क्या कर सकते हैं। बोले अपन पहाड़ों में चलते हैं ना, तो बंगाल से पहाड़ों की तरफ जाएंगे, तिब्बत की तरफ जाएंगे सर, ठीक है। तो कुछ 1205 का पीरियड था, दिस वाज पीरियड ऑफ 1205 सर, ठीक है। एंड उसने वी विल सी कि पहाड़ों में आसाम से जाने का प्लान किया। आसाम बेसिकली कामरूप उस टाइम पे किंगडम निकल के आ चुका था। तो उसने वहाँ के राजा को कहा कि देखो हमको पहाड़ों की तरफ, तुम्हारी तरफ नहीं आना पर ऊपर की तरफ जाना है सर, इनको टुवर्ड्स तिब्बत, मतलब इनको क्या चल रही थी सर, ठीक है। एंड देन वी विल सी दैट ये तिब्बत की तरफ गया तो सही, और वहाँ पे इनको समझ में आ गया कि बेटा अपन गलत दिशा में आए हैं सर, ठीक है, समझे। एंड वी विल फाइंड कि ये जब गया तो आसाम में उसको नहीं रोका। ये जब वापस आ रहा था तो आसाम की सेना ने कहा कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो सर, है ना समझे, है ना, कि यू कैन एंटर एनी पॉइंट ऑफ टाइम बट यू कैन नॉट नेवर लीव सर, है ना, वेलकम टू द होटल कैलिफोर्निया सर, ठीक है। और 10,000 सैनिक लेके गया था, आधे तो वी विल सी कि वहाँ पहाड़ों में खत्म हो गए तिब्बत के ऊपर सर, ठीक है समझे, क्योंकि वहाँ जो ट्राइबल किंगडम्स थे, जो हिली एरिया थे सर, वहाँ इनकी पूरी बजी। जब वो वापस आ रहा था आसाम के राजाओं ने लपेटे में ले लिया। तो इन सब के चक्कर में बख्तियार खिलजी जो है बीमार हो गया सर, ठीक है। तो इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया, तो इसकी जो सेनापति थी इनको जानकारी मिली बंगाल में सर, ठीक है समझे। एंड सेनापति को जानकारी मिली कि अपना जो मेन राजा है या जो मेन गवर्नर है सर, ठीक है, उसकी खुद की भी पूरी बच गई है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वहाँ विद्रोह हुआ और उसने अपनी डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट की। तो वी विल सी कि एक राजा था जिसका नाम था अली मर्दान। अली मर्दान बेसिकली बंगाल का इंडिपेंडेंट रूलर बन गया 1205 के बाद। अली मर्दान ने इनकी खिलजी की भी पूरी बजाई। दूसरी कहानी आपको इस पीरियड में सेंट्रल एशिया के अंदर हुई सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। और सेंट्रल एशिया में ये हुई कि मोहम्मद गोरी जो इस पीरियड में कंटिन्यूअसली भारत में आवागमन कर रहा था सर, ठीक है, उसको जानकारी मिली कि बंगाल में ये कांड हो गया हमारे साथ। नॉर्थ इंडिया के अंदर पंजाब से लेके आज का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का रीजन है वहाँ पे विद्रोह हो गए सर, ठीक है। विद्रोह का मतलब ये है कि वहाँ कंटिन्यूअसली रिबेलियंस हो रहे थे सर, ठीक है। तो वहाँ पे खोखर करके कम्युनिटी है सर, उन्होंने रिबेलियन किया था सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। और खोखरों ने विद्रोह किया तो उसको अफगानिस्तान से आना पड़ा, क्योंकि ऐबक कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऐबक उस टाइम पे उत्तर भारत में था, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रही पेशावर वाले रीजन में सर, ओके। तो खोखरों के विद्रोह को कंट्रोल करने के चक्कर में ये सब इंडिया में आया, और इंडिया में आने के बाद विल सी कि वन मोर टाइम जब ये गजनी की तरफ जा रहा था तो रास्ते में इसको धर दिया गया खोखरों के द्वारा, बोले तू बेटा गलत जगह के ऊपर आया सर, ठीक है। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1205-6 में खोखरों ने इसको पलटाया। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के मोहम्मद घुर का या ये घोरी का कोई सेनापति इंडिया में सीधे सीधे नहीं बचा है सर, समझे, मतलब जो डोमिनेटिंग हो। यहाँ बंगाल में विद्रोह हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक एकमात्र व्यक्ति के रूप में बचा है सर, ठीक है, समझे। दूसरी साइड के ऊपर हमको ये भी पता चला कि उसके बाकी सारे गवर्नर्स भी अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, ओवर पीरियड ऑफ टाइम यल्डूस करके उसका एक सेनापति था, उसने काबुल के ऊपर अपने आप को एस्टैब्लिश किया सर। यल्डूस मतलब काबुल से लेके यहाँ पे आ जाएगा, क्या कहते हैं, मुल्तान वाले विस्तार में सर, ठीक है। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि गजनी के सेनापतियों के द्वारा, सॉरी घोरी के सेनापतियों के द्वारा अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स को एस्टैब्लिश किया गया। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक निकल के आया था, जिसने वी विल सी कि अपनी इंडिपेंडेंट एस्टैब्लिशमेंट की, गुलाम डायनेस्टी, क्योंकि ये सब स्लेव्स थे। सो घोरी डिड नॉट हैड एनी सन्स, है ना, समझे, उसके कोई संतान नहीं थे। एंड बिकॉज़ ही डिड नॉट हैड एनी सन्स, तो हिज स्लेव्स बिकेम द डे फैक्टो रूलर्स आफ्टर हिज डेथ, ओके। तो इसमें ये बख्तियार खिलजी भी उसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक भी उसका गुलाम था, कुब्चा करके एक और गुलाम था मुल्तान में, यल्डूस करके एक और गुलाम था जो गजनी में बैठ गया। एंड इस तरह से ऐबक अपने आप को कंसोलिडेट कर देगा। ऐबक कहता है कि मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ना गोरी बचा है जिसके अंडर में मैं आता था, ना उसको भुखरों ने मार दिया। बख्तियार खिलजी जो मेरा समकालीन सेनापति भारत में था उसको बंगाल में मार दिया, उसी के ही गवर्नर के द्वारा, अली मर्दान के द्वारा। अली मर्दान ने इंडिपेंडेंट बंगाल की डायनेस्टी की स्थापना की। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मी स्टेइंग बैक, समझे, वेल एस्टैब्लिशिंग माय ओन डायनेस्टी। तो इस तरह से गुलाम वंश की शुरुआत हुई, समझे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द वन who actually helped the मोहम्मद गोरी टू कंसोलिडेट ओवर नॉर्थ इंडिया सर, ठीक है समझे। तो इसने अलीगढ़ से लेकर रणथंभौर से लेकर कलिंजार तक जीता था सर, ठीक है समझे। और ऐबक गुजरात पे आने की प्लान कर रहा था, वो जीत नहीं पाया सर, ठीक है समझे। फिर उसने बदौन और कलिंजार महोबा ये सब ऑक्यूपाई कर दिया। फिर दूसरा बख्तियार खिलजी, है ना। तो बख्तियार खिलजी का पूरा नाम था अख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, अपना बख्तियार खिलजी याद रखते। तो भाई साहब बिहार तो जीत के आया, नालंदा भी जीत के आया, फिर बंगाल की तरफ गया सर, ठीक है। एंड बंगाल जीता तो सही, बंगाल के राजा भाग भी गया सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये तिब्बत की तरफ जाने की प्लान करता है। तिब्बत में गया, तिब्बत से वापस आते इसको विद्रोह झेलना पड़ा आसाम के कामरूप के राजाओं के द्वारा, और साथ ही साथ वापस आया, बीमार हो गया था, है ना समझे। तो तब इसका अपना ही सेनापति इसको मार देता है, अली मर्दान ने इसको मार दिया था, ठीक है। तो कहानी आपको ये मिलती है कि घोरी की एक साइड के ऊपर भी बजी पड़ी है सर, ठीक है। क्यों हालत खराब है, क्योंकि मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन कसम के सामने कंटिन्यूअसली विद्रोह हो रहे हैं सर, ठीक है समझे। इसमें खोखरों ने विद्रोह किया था, तो खोखरों के विद्रोह के चक्कर में जब वो वापस इंडिया की तरफ आता रहा 1206 में, तो बाय दैट टाइम चीजें पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, उसको भी मार दिया गया। तो बिकॉज घोरी के कोई संतान नहीं थे, तो इसी के ही गुलाम सेनापति के रूप में ये इंडिपेंडेंट गवर्नर्स के रूप में है। तो 3 या 4 आपको शासक हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है ना समझे। तो व्हाट इज हैपनिंग कि आफ्टर द डेथ ऑफ घोरी विल सी कि एक था यल्डूस है ना, दूसरा था कुबचा सर, है ना समझे, तीसरा था कुतुबुद्दीन ऐबक सर, है ना समझे, और चौथा था आपका विल सी कि बख्तियार खिलजी। अब हुआ क्या कि बख्तियार खिलजी की तो मृत्यु हो चुकी ईस्ट, तो ईस्ट विल नेवर बी पार्ट ऑफ देयर डोमिनेशन सर, है ना। अली मर्दान करके लोकल गवर्नर ने इसको मारा था बख्तियार खिलजी, और इसने अपनी इंडिपेंडेंट डायनेस्टी बना दी। ऐबक नॉर्थ के ऊपर रहा, लाहौर से लेकर दिल्ली तक हमको देखने को मिलता है, और वहाँ पे उसका डोमिनेशन रहेगा। कुब्चा मुल्तान में रहता है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम ऐबक के बाद ही डायनेस्टी में आने वाला इल्तुतमिश कुब्चा को खत्म करेगा, और यल्डूस भी विल सी कि इल्तुतमिश के ट्रांजिशन तक आ जाते खत्म हो जाएगा सर, ओके। तो इनिशियल पीरियड में ये 1 2 और 3 के बीच में संघर्ष होगा पावर को लेकर सर, है ना। उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली लाहौर के बीच में अपने आप को एस्टैब्लिश करता है और स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करेगा, क्योंकि ये सबके सब गुलाम ही थे, दे वर ऑल स्लेव्स ऑफ घोरी। इनफैक्ट स्लेवरी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन मेडिवल इंडिया। हम लोग पढ़ेंगे कि स्लेव्स हैव मेड द एम्पायर एंड स्लेव्स हैव ब्रोकन अप द एम्पायर, ठीक है। ये गुलामी प्रथा है जिसने साम्राज्य बनाया था, ये गुलामी प्रथा है जिसने साम्राज्य को तोड़ा था, ठीक है। स्लेवरी के ऊपर इंडिपेंडेंटली डेडिकेटेड क्वेश्चन आपको आने की शक्यता है, ना। देयर इज अ
देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यूपीएससी माइट आस्क यू अ सिग्निफिकेंट रोल, है ना, पर उसको पूरा खत्म करके पढ़ेंगे सर। क्यों? क्योंकि पूरा आप देखिए कि राइट फ्रॉम दी दिल्ली सल्तनत, मतलब स्लेव डायनेस्टी हो गई है, स्लेव के बाद आप देखो खिलजी देखोगे, तुगलक देखोगे, सैयद और लोधी, है ना, समझे? उसमें सैयद तक आपको स्लेव्स की बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है सर, ठीक है ना, समझे? और फिरोज शाह तुगलक के बाद उनकी डाउनफॉल आपको मिल जाएगी सर, ठीक है ना, समझे? तो स्लेवरी सिस्टम हैव मेड द एम्पायर, इट हैज आल्सो ब्रोकन द एम्पायर सर, ठीक है? एंड वी विल सी कि जब हम लोग ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो हमको समझ में आएगा सर, समझे? तो ओवरऑल स्थिति ये हुई कि घुरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चलता है कि घुरी की तो मृत्यु हो गई 1205-6 में, पर ऐबक वाज एबल टू एस्टैब्लिश अ न्यू डायनेस्टी कॉल्ड द स्लेव डायनेस्टी। यहाँ से दो प्रकार की डिबेट चली। पहली डिबेट ये चली कि क्या घुरी एम्पायर बनाने आया था कि नहीं आया था, ठीक है? तो वी विल फाइंड कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और ओवरऑल आज के कनेक्टिविटी के रूप में भी देखें तो एक चीज बड़ी क्लियर है कि घुरी वाज हियर फॉर मेकिंग द एम्पायर सर, है ना, समझे? तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको लेके इनिशियली डिबेट बहुत चल रही थी कि वो एम्पायर बिल्डिंग के लिए नहीं आया होगा सर, ठीक है? बट व्हेन वी सी द हिस्ट्री सर, एज ऑफ नाउ अगर हम लोग चीजों को देखते हैं तो हमें समझ में आ रही है कि ही वाज हियर फॉर मेकिंग द एम्पायर सर, ठीक है? इसके एक्शंस में रिलीजियस ज़ील, सिक्योरिटी नीड और ये सब की सब मिक्सचर्स में थी। पॉलिटिकली भी इसकी ये स्थिति ऐसी थी कि ही हैड टू कम टू इंडिया सर, है ना, क्योंकि ऊपर ख्वारिज़्म थे, सेल्जुक से, गजनी और गुरी में लोकल रूलर्स हुआ करते थे। ये सबके सब वी विल सी कि अंदर-अंदर लड़ाई कर रहे थे, सबके सब मुस्लिम स्टेट्स थे, पर इनके बीच में पॉलिटिकल यूनिटी थी नहीं। इट वाज बट ऑब्वियस फॉर हिम टू कम टू इंडिया सर, ठीक है ना, समझे? वी विल सी दैट रिलीजन और पॉलिटिकल मिक्सचर दोनों आपको इसके अंदर से मिलता रहेगा सर, है ना, समझे? क्यों? क्योंकि वी विल फाइंड कि इसको ये पता था कि भई रिलीजन का यूज़ करेंगे और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है सर, ठीक है? तो ये कंटीन्यूअसली चीज़ हमको यहाँ से मिलती है। इनफैक्ट इनिशियली ही वाज आल्सो हेजिटेंट टू टेक ओवर डायरेक्ट रूल ओवर इंडिया एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि इसने जब चौहान को डिफीट भी किया, तो उसने पृथ्वीराज चौहान की फैमिली को इवन इमीडिएटली पृथ्वीराज चौहान को भी थोड़े कुछ महीनों तक सत्ता में रखा था सर, है ना, समझे? क्यों? क्योंकि इसको पता था कि भई डायरेक्टली रिमूविंग देम फ्रॉम पावर माइट लीड टू सम काइंड ऑफ वी विल सी दैट रेबेलियन और नॉन कंसोलिडेशन ऑफ द घुरिड एम्पायर इन इंडिया सर, ठीक है ना, समझे? तो उसको पता था कि कैसे इनका उपयोग करना है। ही वाज नॉट एन आइडियलिस्ट, ओके ना, समझे? ही न्यू हाउ टू मेक द सिचुएशन इन हिज फेवर सर, ठीक है ना, समझे? तो ही वाज वेरी मास्टर डिप्लोमेट एज़ वेल सर, है ना, समझे? तो डिप्लोमेट क्यों था उसके पीछे की कहानी आप समझने की कोशिश करें। उसने जयचंद का सहारा लिया, फिर जयचंद को खत्म कर दिया सर, ठीक है? तो कंटीन्यूअसली इस प्रकार की चीजें मिलेगी और जो चीज़ ये नहीं कर पाया ना, क्या कह सकते हैं अपना वी विल फाइंड कि अरब्स नहीं कर पाए, गजनी नहीं कर पाया, वो चीज़ घुरी करके गया सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? तो ओवरऑल स्थिति ये रही कि इंडिया ग्रेजुअल सेंस में हमको ये पता चलता है कि घुरिड इन्वेजन का पार्ट के रूप में फिर घुरिड एम्पायर के अंदर आ गया। तो इनके ऊपर एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी आया है। कंपैरेटिव एनालिसिस हम लोग कल की क्लास के अंदर करेंगे सर, ठीक है ना, समझे? गेटिंग ऑन। देखो अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस ज्यादातर आपको ये कहेंगे कि नॉन रिलीजियस ऑब्जेक्टिव है सर, ओके? बट ओवरऑल फैक्चुअल और वी विल सी कि बाकी सारे ऑथर्स को हम लोग कोट करके लिख सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था सर, है ना, समझे? तो ये तो हमेशा आपको मिलेगा ही सर, ओके? क्योंकि ये स्टेट को भी थियोक्रेटिक स्टेट के रूप में एस्टैब्लिश करेंगे सर, है ना? तो जब हम आगे देखते हैं तो द थियोक्रेटिक स्टेट्स सेकंडली डेसिक्रेशन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ना। तो ऐसा तो था नहीं कि अगर नॉन रिलीजियस ऑब्जेक्टिव होता तो दे वुड हैव स्पेयर्ड द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिस कंट्री, है ना, समझे? और नाइदर वुड हैव टेकन द टाइटल ऑफ बुशिकन एज़ वेल, ओके? इवन फरिश्ता जस्टिफाई करता है, निज़ामी जस्टिफाई करता है, हसन मिन्हाज जस्टिफाई करता है सर, ठीक है? सॉरी हसन मिन्हाज का मिन्हाज सिराज जस्टिफाई, हसन मिन्हाज तो कोई और है सर, ठीक? मिन्हाज सिराज जस्टिफाई करता है कि आवर किंग इज टेकिंग अ ह्यूज ग्लोरी एंड ही इज वेरी प्रेस्टिजियस अमंग अस बिकॉज़ ही इज डिस्ट्रॉइंग द प्लेसेस ऑफ इन्फिडेल्स, ओके ना, समझे? तो बेसिकली ये सब के अंदर अगर हिस्टोग्राफी भी हम लोग देखेंगे तो रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स हमको मिलेंगे सर, ठीक है? और रिलीजन के साथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मिक्सचर था सर, ठीक है? रिलीजन एज़ अ टूल वाज ऑलवेज यूज्ड बाय दिस फॉरेन इन्वेडर्स कंटीन्यूअसली सर, ओके? तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि इवन अकबर के अंदर भी हमको ये मिलेगा ना सर, ठीक है? कि भाई वो ऐसे तो कहेगा कि देखो मुझे आलिमों को ज्यादा प्रभाव नहीं रखना है, पर जब जब जरूरत पड़ी तो अपने आप को गाजी कह देता था सर, है ना, समझे? क्यों? क्योंकि द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू स्प्रेड हिज एम्पायर सर, ओके? एंड डोमिनेट हिज कंट्रोल ओवर इंडिया सर, ओके? तो वी विल फाइंड कि दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि उसके एक्शंस में प्रैक्टिकलिटी मिलेगी, पर अगर आप थ्योरेटिकली देखोगे तो हमें सर, क्योंकि कोई भी राजा जो है वो अपने सपोर्ट बेस को आइसोलेट करके शासक के रूप में नहीं आ पाएगा सर, है ना, समझे? सो प्रैक्टिकल सेंस में कुछ-कुछ एक्शंस ऐसी होगी जहां आपको लगेगा कि राजा जो है वो काइंड ऑफ सेक्युलर पॉलिसीज को अपना रहा है और उसकी रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे सर, ओके? पर उसका सपोर्ट बेस कौन था? जो हार्डकोर सपोर्ट बेस था वो तो रेडिकल लोग था सर, ठीक है ना, समझे? तो इसके लिए वो राजा की चतुराई है, एक प्रकार की डिप्लोमेसी है जहां रिलीजन और पॉलिटिक्स का मिक्सचर करके यूज करने की कोशिश करेगा सर, समझे? सो वी विल सी दैट एटलीस्ट चीजें समझ में आ गई होगी कि ये कैसे आइडेंटिफाई करता है सर, ठीक है? देखो फरिश्ता हैज रिटन अ बुक इन द 17th सेंचुरी अबाउट द होल मुस्लिम वर्ल्ड, ओके ना, समझे कि नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं आपको? तो फरिश्ता की कहानी आपको ये मिलती है कि फरिश्ता ने जो किताब लिखी है ना सर, ठीक है ना, वो सेकेंडरी सोर्स समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है? सो इट वाज नॉट द ओरिजिनल सोर्स दैट वी फाइंड ओवर हियर, सो दैट इज द प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू फरिश्ता सर, ओके? और वो आया था समवेयर इन द बहमनी किंगडम, है ना? बहमनी से लेके अगर आप समझने की कोशिश करिए तो ही केम इन द ट्रांजिशन ऑफ विजयनगर टू बहमनी सर, ओके? सो एट दैट टाइम मतलब विजयनगर के ट्रांजिशन में वो दक्खनी स्टेट्स का डेवलपमेंट हुआ, हाँ, तो तब उसने लिखा था उनके कोर्ट में बैठ के सर, ओके? पर्शियन हिस्टोग्राफी के रूप में। तो यू कैन इमेजिन कि उसने जो किताब लिखी उसका नाम है तारीख ए फरिश्ता। तारीख ए फरिश्ता का मतलब है कि ही इज राइटिंग अबाउट द तारीख ऑफ फरिश्ता एंड देन ही इज तो बेसिकली हो सकता है कि उसने बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी होगी जो एक्सेप्शंस के रूप में, जैसे आपको है ना ये तबक्का जो मैंने आपको बताया था, तबक्कत नसीरी भी तबक्का वाइज है, तबक्का मतलब चैप्टर वाइज, स्टेप बाय स्टेप। उसमें भी इस्लाम की ओरिजिन से लेके इस्लाम कैसे इंडिया में आया पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट के रूप में, रूलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है। इन सब के कुछ-कुछ राइटिंग्स के अंदर वी विल सी कि जब राजाओं के ओपिनियन इन्होंने लिखे, खास करके घुरी के या गजनी के, ठीक है? उसमें उन्होंने रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स को जस्टिफाई किया है। इसके लिए आज की हिस्टोग्राफी में ये डिबेट के अंदर एक्सेप्ट किया गया कि भी रिलीजियस ऑब्जेक्टिव वाज आल्सो वन ऑफ द मोटिव्स, बट दिस माइट बी वन ऑफ द ओनली पार्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है? क्योंकि आपको ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए उसमें डिफीट सेंट्रिक बहुत पूछे गए हैं सर, ना, कि इंटरनल स्ट्राइफ एंड कॉन्फ्लिक्ट बेसेड विद पर्सनल एम्बिशंस, ओके? या असेस द कॉजेस, है ना, समझे? कि भाई व्हाट वर द मोर देन वन कॉजेस, ओके ना, समझे? देयर वर सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज एज़ वेल सर, ओके? इंफीरियर कैवलरी ऑफ द राजपूत वाज नॉट द ओनली कॉज ऑफ द डिफीट, या क्योंकि कैवलरी के सिवा मिलिट्री तो एक कॉज था ना सर, ओके? मिलिट्री के सिवा देयर वर मल्टीपल कॉजेस, ओके ना, समझे? और मिलिट्री के सिवा दूसरे कॉज कौन से थे? तो पॉलिटिकल इश्यूज थे, यूनिटी का इश्यू था, इकोनॉमी का इश्यू था, है ना? राजपूत का बेसिकली आप देखोगे एथिकल वॉरफेयर का इश्यू था, समझे? तो टुमारो विल जस्ट डिस्कस आउट द रीजंस और फिर कल से ही हम लोग शुरू कर देंगे विद रेफरेंस टू द इन्वेजन्स एंड फिर उसके बाद हम लोग स्लेव डायनेस्टी के ऊपर चले जाएंगे सर, ठीक है? तो कल स्लेव में बलबन तक पहुंच जाएंगे सर, ठीक है? विल बी एबल टू रीच टिल बलबन, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस दो ही आए हैं सर स्लेव डायनेस्टी में, ये गुलाम वंश में। अगर आप देखोगे तो ऐबक से सवाल नहीं आया है, अल्तुतमिश से सवाल पूछता है, क्योंकि ही इज नोन एज रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दूसरा रजिया से आता है सर, ठीक है ना? अल्लाह बचाए मेरी जान की रजिया गुंडों में फंस गई सर, ठीक है? तो 40 गुंडे थे काइंड ऑफ सर, ठीक है? वो गाना है सर खैर वो तो बॉलीवुड में बनाया, पर 40 लोग थे सर, 40 बेसिकली नोबल्स ना, काइंड ऑफ तुर्किश ओरिजिन नोबल्स हो एक्सक्लूसिव, तो रजिया को पलटा देते हैं सर। हाउ कैन शी बिकम अ क्वीन ना? और ये रजिया सुल्तान कैसे कहती है अपने आप को सर, ठीक? तो वो वेरी नोबल है ना, समझे? वो पुरुषों की वेशभूषा धारण कर रही है सर, ठीक है ना, समझे? तो इट वाज वेरी मच, तो उसके ऊपर किसी बॉलीवुड ने गाना लिख दिया सर, खैर। तो रजिया आती है, रजिया के बाद फिर बल बनाता है सर, ठीक है ना, समझे? तो ये तीन हमारे लिए प्रोमिनेंट है। वी शुड नो अल्तुतमिश, रजिया, समझे?
देखो दैट काफिर हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस कॉनोटेशंस, ओके। काफिर सारी भाषा में कहते हैं नॉन बिलीवर्स, ठीक है ना। सो एज पर द ओरिजिनल इस्लामिक आइडियोलॉजी इफ यू सी अ पर्सन हु डज नॉट हैव ईमान, ईमान का मतलब है कि हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड काफिर। सो इट माइट बी एनी पर्सन, इट माइट बी ही माइट बी मुस्लिम, ही माइट बी एनी पर्सन, ठीक है, समझे। ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि कहा गया कि एनी पर्सन हु इज नॉट मुस्लिम इज कॉल्ड काफिर। बट इनिशियली ऐसा था कि इवन मुस्लिम्स वर कॉल्ड काफिर। दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हेन गजनी केम टू पावर, गजनी ने कहा कि ये अरब लोग काफिर है, समझे, इनका गॉड के अंदर या मेरे जो गॉड की परिभाषा उसमें बिलीव नहीं है, ठीक है। सो हु डज नॉट बिलीव, ओके, नॉन बिलीवर का मतलब क्या था, बट हु डज नॉट हैव ईमान, फेथ, है ना। अब फेथ का मतलब बेसिकली अलग-अलग, अब सबने अपना इंटरप्रिटेशन दिया फेथ में। तो जो राजा पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहा था उसने रिलीजियस डेफिनेशन को डिफाइन किया और रिलीजियस डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ से ये बताने की कोशिश की ये कुफ्र कर रहा है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हेन घोरी ने सिंध के ऊपर आक्रमण किया, अरबों के ऊपर, उसने मुल्तान के ऊपर आक्रमण किया, करबतिया से, मुल्तान के ऊपर डायनेस्टीज, मुस्लिम डायनेस्टीज थी, दोनों को कहा कि कुफ्र कर रहा है। व्हेन गजनी केम, गजनी ने भी मुल्तान के ऊपर आक्रमण किया, बोले कुफ्र कर रहा है। चलो हिंदू शाही काफिर थे, उनको समझ में आया, ठीक है। पर सिंध की और बाकी सारे रीजन्स की जो मुस्लिम डायनेस्टीज थी उनके ऊपर आक्रमण करके करे कि काफिर है सर, उसका मतलब क्या है? इनफैक्ट मिडिवल इंडिया में औरंगजेब भी ये कहेगा दक्कनियों को, तो दक्कनी डायनेस्टीज आपको साउथ इंडिया के अंदर मिलती है, शाहीज, इमाद शाही, बरीद शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही, बोले काफिर है सर, ठीक है ना। तो इट इज ऑलवेज द पॉलिटिकल ruler or the person of the dynasty, they will be setting a narrative towards कि कौन काफिर है, समझे नहीं समझे। So according to their own interpretation of the religious thought and their own I would say needs, है ना, समय की जो नजाकत है या समय की जो आवश्यकता है उस हिसाब से, ठीक है ना, समझे। तो उनको काफिर आज की तारीख में आपको बताता हूँ सर, इजराइल में अरब ओरिजिन लोग रहते हैं जो यहूदी, मतलब इजराइल स्टेट का पार्ट है, इजराइल का पासपोर्ट है उनके पास, उनको ये फिलिस्तीनी लोग कहते हैं कि काफिर है। आपको पता कितने लोगों को पता है कि विद इन इजराइल वी विल फाइंड गुड नंबर ऑफ अरब सिटीजंस आर लिविंग, अरब है सर, यहूदी नहीं, अरब मुस्लिम है सर, ठीक है। वो उनमें से कुछ लोग इजराइल की लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में, इजराइल आईडीएफ में है सर, ठीक है। उनको ये यहूदी और ये बाकी सारा ये क्या कह सकते हैं कि जो अरब और जो इनका जो सो कॉल्ड मीडिया है, सोशल मीडिया है, हमास का उनका सर, ये सब कुछ कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे नैरेटिव में सेट नहीं हो रही, इसलिए तुम वो भी मुसलमान ही है, वो भी जैसे अहमदिया को यहाँ पे कहा जाता है कि तुम काफिर हो सकती है। तो बेसिकली ये आप समझने की कोशिश करिए कि एक काइंड ऑफ, है ना, एक टर्म है, उसको अपने हिसाब से रीइंटरप्रेट। अब जैसे सऊदी ईरान को बीच में कह रहा था कि काफिर है, अभी तो क्या थोड़े संबंध थोड़े अब तो बिगड़ गए सर, ठीक है ना, जो सऊदियों का दिमाग खट गया है, समझो। बोले यार ये एक तो हमारा सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन, वो ईरान से लेजिटिमेसी ला रहा है सर, ठीक है ना, समझे। ऊपर से हमारे यहाँ वीसी की नियम में इजराइल को इन्वेस्ट करने के लिए बुला रहे थे हम लोग। इनकी वहां तक बात हो गई थी अब्राहम अकॉर्ड के बाद कि एम्बेसी खोल देंगे, एम्बेसी समझ में आ रहा है, एम्बेसी नहीं खोली अभी तक सऊदी और यूएई ने। पर प्लान ये तो कॉरिडोर की भी बात हो गई, एम्बेसी खोलने की बात हो गई, मैंने समझा, सब उल्टा कर दिया इन्होंने, समझे। तो लंबी है सर, इट्स नॉट अ वेरी ईजी थिंग टू अंडरस्टैंड सर। तो मिडिल ईस्ट तो वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कोई नहीं समझ पाया। वो 6 के 6 जीसीसी की कंट्री एक दूसरे के दुश्मन है। आप बीच में देखिए कतार के साथ इन्होंने क्या किया। ये वो सलमान की एक दिन सटक गई थी 2017 में, दो दो साल तक उसको बोला कि मैं आइसोलेट कर दूंगा, यू नो दैट ना व्हाट हैपेंड विद कतार, पूरे जीसीसी। अभी वो बीच में यमन के अंदर ये कर रहे हैं, ठीक है। लेबनान में पीछे इनका इनका लेबनान में कांड के पीछे इनका भी हाथ है, सिविल वॉर, और उसके बाद लेबनान इंस्टेबल रहा था, ठीक। सऊदी और यूएई के बीच में भी अच्छे रिलेशन नहीं है, अगर आपको ना पता हो, ये बड़ा दिखा रहा है। पर इनके इंटरप्रिटेशन के पॉइंट से सऊदी यूएई भी अच्छा नहीं है, समझो। वहां भी कोल्ड पॉलिटिक्स तो चलती रहती है कि कौन लीडर है। सऊदी और तुर्की के बीच में भी अच्छा नहीं है, तुर्की खलीफा कहता है अपने आप को, सऊदी के अंडर में आता था पहले, आज सऊदी खड़ा हो गया, बोले मैं ना मानूं तुमको सर, ठीक है। तो इवन विद इन द इस्लामिक वर्ल्ड, है ना, समझे, ये एक दूसरे को काफी बोलता रहेगा, बोले कुफ्र कर रहा है सर, ठीक है, ये हमारे हिसाब से इंटरप्रेट नहीं कर रहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस ना, तो उसकी प्रोपेगेंडा चलती रहती है सर, क्या चल रहा है। बट उर्दू भी बाद में आएगी सर ना, उर्दू इज समवेयर इन द ट्रांजिशन ऑफ आई वुड से अलाउद्दीन खिलजी सर ना, मतलब वो 1200 के बाद आती है सर, गुरी के इन्वेजन के बाद आती है, समझे। 1300 के ट्रांजिशन में आएगी, अलाउद्दीन खिलजी के कैंप में बोली गई थी, मिलिट्री कैंप में बोली गई थी, अभी टाइम है सर। कांट गिव इंपॉर्टेंस टू मॉरल फ्रीडम इन स्पाइट ऑफ कांट क्रिटिसाइज जस्टिफाइंग यूजिंग बेसिकली कांट, आप समझने की कोशिश करिए, मॉरल फ्रीडम मतलब काइंड ऑफ वो स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है सर, ठीक है। आई जस्ट चेक इट आउट वन मोर टाइम सर, समझे। तो कहानी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो मॉरल फ्रीडम हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, पर मॉरलिटी कौन सेट करेगा? स्टेट सेट करेगा। तो एक साइड के ऊपर इंडिविजुअलिटी को प्रमोट कर रहा है कांट, है ना, समझे। तो ये सही कि भाई देखो इंडिविजुअल राइट्स उसको प्रमोट करना चाहिए, पर मॉरल फ्रीडम या मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए मॉरल क्या है, तो स्टेट भी सेट करता है अपना एजेंडा। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि कांट की वीकनेसेस के पॉइंट ऑफ से बोला गया कि देखो मॉरलिटी या नैतिक दृष्टिकोण से जो स्वतंत्रता देने की बात कर रहा है, उसमें इंडिविजुअल को साइडलाइन करते हुए जो सोसाइटल मॉरलिटी है या स्टेट की मॉरलिटी है उसको भी उतना मान्यता दे रहा है, मतलब पॉइंट उसके कंटेक्स्ट में है, ठीक है। तो आई जस्ट कम बैक टू दिस पार्ट, इसके ऊपर मैं कांट के ऊपर मेरे को याद कराना है। पंडित नेहरू ऑफ इंडियन रिलीजन, क्या हो गया सर? ये डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के साथ है ना सर, इट इज रिलेटेड टू डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर सर। तो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के अंतर्गत यू नीड टू सी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस ना। उसमें कुछ कुछ ऑथर्स ने वी विल कम टू नो कि हाईलाइट किया हुआ है कि मुगल की जो डिक्लाइन है वो रीजन सेंट्रिक अप्रोच के कारण हुई थी सर, ठीक ना। रीजन सेंट्रिक अप्रोच यही पूछा ना आपको। तो रीजन सेंट्रिक अप्रोच में दो ऑथर थे, चेतन सिंह और मुजफ्फर आलम सर, ठीक है ना, समझे। और इन्होंने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि इट इज बिकॉज ऑफ द सेंटर स्टेट रिलेशंस इट हैज गॉन टू डाउनफॉल। अब द सूबास ऑफ अवध, द सूबास ऑफ पंजाब, द सूबास ऑफ हैदराबाद, द सूबास ऑफ बंगाल, ये क्यों निकल के आए सर, ठीक है ना, समझे। तो इट इज बिकॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द रीजन सर, समझे समझे, है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोकल एलिट्स हुआ करते थे या काइंड ऑफ, अगर आप समझने की कोशिश करिए, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन था वो टूट गया इनके यहाँ पे सर, गेटिंग ओपन, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनका पॉलिटिकल इंटीग्रेशन टूट गया, तो इसके कारण इनका ये डिक्लाइन हुआ सर ना। तो इसके लिए रीजन सेंट्रिक अप्रोच के साथ बात की गई, अंडरस्टूड दिस पार्ट, है ना। तो दिस इज एन अप्रोच, जैसे एक जागीरदारी क्राइसिस था, एक रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब था, वैसे ही रीजन सेंट्रिक अप्रोच है। इसमें ये भी कहा गया कि रीजन सेंट्रिक अप्रोच में मुगल पॉलिटी में जो सोशल क्लासेस थे वो अलग अलग रीजन से आते थे, कोई पंजाब से आता था, हैदराबाद से आता था, अवध से आता था, सिंध से आता था, ठीक है ना। तो उनके अंदर भी वीकनेसेस और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए सर, है ना, समझ गए। तो उसके कंटेक्स्ट में ये डिस्कशन किया गया, आप क्लास देखोगे ना तो उसमें डिस्कस किया हुआ है कि हाउ द रीजन सेंट्रिक अप्रोच, क्योंकि मुगल बादशाह का एक रीजन के ऊपर पकड़ या उसकी कंट्रोल छूटना अल्टीमेटली इसके डाउनफॉल की तरफ गया सर, है ना। तो ये चेतन सिंह और मुजफ्फर आलम के द्वारा दिया गया था। प्लीज टेक यूज ऑफ, नहीं नहीं, मैं वो एक आयुर्वेदिक चूरन चूरन का ड्रॉप्स यूज करता हूँ सर। ऐसा कोई ऐसे बहुत केमिकल डाल दिया सर शरीर में सर, सिट्रिजिन तो जुकाम तो ऐसे ही मिट जाएगा, 2 दिन वो थोड़ा स्टीम बीम लेंगे सर, ठीक। दवाई लेने की कंटाल गया था, दवाई ले लेंगे सर, सुबह शाम टैबलेट की टैबलेट सर, व्हाट इज द पॉइंट।
सर इग्नोर एनसीईआरटी बोथ सर है ना, एक्चुअली एनसीईआरटी आप पढ़ लो, इग्नू तो मेरी नोट्स के अंदर कवर होती है, अपनी जो नोट्स है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इग्नू से आती है, ठीक है, दिक्कत नहीं है। या कांट वाज रोमांटिक सर, ऐसा नहीं था कि नहीं था, पर उतना रूसो के जितना नहीं था। कांट वाज मोर ऑफ एन आइडियलिस्टिक पर्सन। डू कंसीडर उपनिषदिक थॉट्स एम्बॉडी द हाई पॉइंट ऑफ वैदिक रिलीजियस थॉट्स? क्या आप मानती हो कि वैदिक का जो रिलीजन थॉट था, या वैदिक का रिलीजन है, वो उपनिषद के सिद्धांतों के अंदर निकल के आया है? हाँ आया है, कि वेद में भी आत्म ब्राह्मण की बात की गई, वही चीज़ उपनिषद के अंदर आई है। वेद में भी सुप्रीम कॉन्शियसनेस की बात की है, वो भी वी विल सी की, तो वेदों की थॉट को अल्टीमेटली कल्मिनेट कहाँ पे हुआ? वैदिक रिलीजन को कहाँ पे कल्मिनेट हुआ? इन द फॉर्म ऑफ फिलॉसफी इट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन व्हिच इज रिफ्लेक्टेड इन द उपनिषद्स, है ना? उपनिषद आर नेवर डिफरेंट फ्रॉम द वेदास, कहने की बात ये है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या आप मानते हो, कि आप सहमत हो कि उपनिषद के सिद्धांत जो है वो वैदिक धार्मिक दर्शन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, सो कल्मिनेशन ऑफ द वैदिक रिलीजियस थॉट एंड आइडेंटिटी? तो वेद क्या कहता है? सुप्रीम बीइंग की बात करता है, उपनिषद भी सुप्रीम बीइंग की बात करता है। वेद जो चीज रिचुअल से कह रहा था, ये चीज फिलॉसफी से एक्सप्लेन कर रहा है। ये कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है वेदों को। नो डाउट काफी लोग कह रहे हैं कि भाई इट वाज एंटी रिचुअलिस्टिक, बट इन रियलिटी इट वाज नॉट दैट मच एंटी रिचुअलिस्टिक एज वेल, समझे? क्यों? क्योंकि इसने जैसे हॉर्स का एग्जांपल दिया कॉस्मोस का, है ना, अगर आपको याद हो तो अश्वमेध यज्ञ, तो ये कहा गया कि जो यज्ञ कर रहे हैं हम लोग, ये यज्ञ बेसिकली जहां हॉर्स की, है ना, वध हो जाता था, वो उपनिषद के अंदर यूनिवर्स के रूप में घोड़े को दर्शाया गया कि घोड़े के अलग-अलग अंग जो है वो आपको एक यूनिवर्स है, कॉस्मोस के रूप में है, ठीक है? तो वी विल फाइंड कि वेदों के ही दर्शन, वेदों के ही रिलीजियस आइडियाज हैं, समझे? जहां ऑल द 33 कोटीज है, सब परम ब्रह्म, ठीक है? अगर आपको याद होगा तो याज्ञवल्क्य की ये चर्चा हुई थी गार्गी के साथ, है ना, समझे? इन द कोर्ट ऑफ राजा जनक सर, है ना? तो वो क्या दर्शा रहा था? तो कितने भगवान हैं? तो उपनिषद में बेसिकली परम ब्रह्म, है ना, ब्राह्मण की बात की गई सर। तो वेदों से ही निकला हुआ है सर, समझे? एंड इसके जो सिद्धांत है वैदिक रिलीजियस थॉट को रीइंटरप्रेट किया गया इन द फॉर्म ऑफ फिलॉसफिकल टेक्स्ट, समझे? तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना है वैदिक रिलीजियस थॉट्स को कैसे उपनिषद रिफ्लेक्ट करता है, सर, है ना? वी हैव नेवर सीन उपनिषद टू बी डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक रिलीजन, है ना? तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए सर, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये चीज पूछी गई है, समझे? चलिए सर, है ना, आज खत्म करते हैं एंड आई सी यू टुमारो। कल मिलता हूँ वापस, और कल से ही स्लेव डायनेस्टी शुरू कर देंगे। बाय बाय।